हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। डीडी का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर पार्ट बी में कुछ लेंथी चैप्टर्स दिए हैं जिनको एग्जाम के एक दिन पहले करते वक्त थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उन्हीं चैप्टर्स को मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 17, 19 और 20। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको लाइक करो, जिससे यूट्यूब इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर करे और उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19 ड्यू डिलिजेंस के साथ में। इसके अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है कि ड्यू डिलिजेंस की डेफिनेशन क्या है। ड्यू डिलिजेंस की डेफिनेशन में लिखा है, ये एनालिसिस है, रिस्क असेसमेंट है इम्पेंडिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन का, यानी जो आप अंडरटेक करने वाले हो। इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तीन चीजों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बिजनेस की, पर्सन की और परफॉर्मेंस की। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? जिससे इंफॉर्मेशन सही है ये इंश्योर करा जा सके और अनकवर कर सके ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रांजैक्शन के आउटकम को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। ये इस डेफिनेशन के अंदर आपको याद रखना है। उसके बाद में और क्या लिख सकते हो आप ड्यू डिलिजेंस पे अगर नोट आता है तो, कि ड्यू डिलिजेंस जो है वो एक्टिविटीज कवर करता है रिलेटिंग टू प्री ट्रांजैक्शन, ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी कि तीनों जो आपके एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, वो इस एक्टिविटी के अंदर, ड्यू डिलिजेंस की एक्टिविटी के अंदर कवर हो जाएंगे और उसको लेकर के हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जो है वो कैरी आउट करेंगे। ठीक है, ये आपको लिख करके आना है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं नीड फॉर ड्यू डिलिजेंस के ऊपर। नीड क्या है ड्यू डिलिजेंस की? तो इसके अंदर ये लिखा है कि डिटेल ड्यू डिलिजेंस हर एक बिजनेस एस्पेक्ट का जब आप करते हो तो आपको सभी पॉसिबल रिस्क जो है वो पता चल जाती है। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि किन किन चीजों के बारे में आप फुली इन्फॉर्म्ड हो जाते हो, फाइनेंशियल्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, इंटरनल सिस्टम के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, की ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में, मैनेजमेंट टीम के बारे में, प्रमोटर्स और अदर मटेरियल फैक्टर्स के बारे में, जो कि आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में क्या करेगा, मदद करेगा। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ड्यू डिलिजेंस का क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन द टारगेट कंपनी। ठीक है, जो एक्वायरर कंपनी है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करना? बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन द टारगेट कंपनी बिफोर मेकिंग एनी रिटर्न कमिटमेंट्स। यानी कुछ भी कमिटमेंट हम करें ट्रांजैक्शन में, उसके पहले हम पूरी तरीके से सामने वाली कंपनी को अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, ये एस्पेक्ट जो है इसके अंदर आपको पता चल जाएंगे, पॉसिबल रिस्क जो है वो भी पता चल जाएगी। तो ये जरूरत है भाई। ठीक है, ये आप लिख करके आओगे। उसके बाद में एक ये लाइन आप नीचे की लिख सकते हो कि ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज जो है उसको कंसिडर करा जाता है स्वॉट एनालिसिस विच इज एसेंशियली रिक्वायर्ड टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, ये भी आप एक चीज लिख के आ सकते हो। अगर नोट ड्यू डिलिजेंस पे लिखने को आता है तो ड्यू डिलिजेंस की डेफिनेशन, ड्यू डिलिजेंस क्या, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करता है, और फिर उसके बाद में नीड क्या है ड्यू डिलिजेंस की, ऑब्जेक्ट क्या है ड्यू डिलिजेंस का, ये सब बातें आप उसके अंदर कवर कर लोगे। Then उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है ड्यू डिलिजेंस का? तो ऑब्जेक्टिव में टू वेरीफाई द स्ट्रेटेजिक आइडेंटिफिकेशन और द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द टारगेट कंपनी। ऑब्जेक्टिव के अंदर ये सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, कलेक्शन ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, identification of strength and threats and weaknesses to improving the bargaining position and identification of areas जहाँ पे representation या warranties जो है वो required है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको दिया नेसेसिटी क्या है ड्यू डिलिजेंस की। तो नेसेसिटी के अंदर पॉइंट्स दिए टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एज अ प्रूडेंट बिजनेस पर्सन, टू कंफर्म ऑल द मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू द बिजनेस, टू एक्सेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ अ प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्ट ट्रांजैक्शन, टू कंफर्म दैट द बिजनेस इज व्हाट एज इट अपीयर्स, जैसा दिख रहा था वैसा ही है। Then to create a trust between two unrelated parties, to identify potential deal killers, representation and warranties for indemnification, negotiation, price concessions, to determine compliance with the relevant laws and disclose any regulatory restrictions on the proposed transaction, to ascertain the appropriate purchase price and the method of payment। ये पॉइंट्स जो है आप इसके अंदर से कर सकते हो याद। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं बट आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, 8-10 पॉइंट जो है वो आपको याद करने हैं। देन उसके बाद स्कोप ऑफ ड्यू डिलिजेंस के अंदर लिखा है कि स्कोप जो है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है और डिपेंड करता है नीड्स के ऊपर, उन लोगों की जो ड्यू डिलिजेंस करवा रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट अंडरटेक करने वाले, ट्रांजैक्शन अंडरटेक करने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है? जो ड्यू डिलिजेंस में आप इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन कर रहे हो उसके अंदर हम देखते हैं कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ एप्लीकेबल लॉज के साथ, रेगुलेटरी वायलेशंस और डिसिप्लिनरी एक्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, असेट्स, रियल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह भी आ जाएगा, अनपेड टैक्स लिएंस या जजमेंट्स, पास्ट बिजनेस फेलियर या कॉन्सिक्वेंशियल डेट, exaggerated credentials या fraudulent claims, misrepresentations और character issue, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज, रेपुटेशन, गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल असेट्स। तो ये सब पॉइंट जो है आपको इसके अंदर लिख करके आने हैं। इसके बाद में आपको दिया फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कंडक्टिंग द ड्यू डिलिजेंस। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। इसमें बोला है सबसे पहले आपको डेवलप करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग कि आपका पर्पस क्या है ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करवाने का। जब आप ये करते हो तो इससे क्या होता है, इससे आपको एक बेसिस मिलता है फॉर डिटरमाइनिंग और वैलिडेटिंग द एप्रोप्रिएट टर्म्स एंड प्राइस फॉर द ट्रांजैक्शन। इसके अंदर ये फॉलोइंग फैक्टर्स जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर के क्लियर रहना इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एंड प्रोबेबिलिटी की टारगेट कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर पाएगी आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है। देन कंसीडर वेदर यू हैव द रिसोर्सेज टू मेक द बिजनेस सक्सीड एंड वेदर यू आर विलिंग टू पुट इन ऑल द हार्ड वर्क जो कि रिक्वायर्ड है नए वेंचर के लिए। Consider whether the business gives you the opportunity
to put your skills and experiences to good use and learn as much as you can about the industry you are interested in from media reports, journals and people in the industry. ये पहला आपका फैक्टर है. देन उसके बाद प्लानिंग द शेड्यूल. इसके अंदर एक बार आपने डिसाइड कर लिया फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस तो मेक श्योर द फॉलोइंग थिंग्स: steps to be followed in due diligence process, areas to be checked, aspects to be checked in each area, and information and other material to be requested from the seller. देन नेगोशिएशन फॉर टाइम में इसके अंदर ये लिखा है कि सेलर तो आपको कम ही टाइम देगा रिव्यू करने के लिए, इसलिए आपको नेगोशिएशन करना चाहिए एडिक्वेट टाइम के लिए, जिससे आप प्रॉपर्ली फाइनेंशियल और लीगल एस्पेक्ट्स को जो है क्या कर सको, रिव्यू कर सको. उसके बाद रिस्क मिनिमाइजेशन में दिया इन्फॉर्मेशन जो है वो डबल चेक करी जानी चाहिए, फाइनेंशियल हो, टैक्स रिटर्न हो, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स या कोई लॉ सूट वगैरह, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वगैरह, कोई भी अगर इससे रिलेटेड चीजें तो सब डबल चेक होनी चाहिए. टारगेट कंपनी क्रिएटिव अकाउंटिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है, ये भी चेक करा जाना चाहिए. ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज डील करते हुए द ओवरऑल बिजनेस एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द एस्पेक्ट्स जैसे बैकग्राउंड क्या है प्रमोटर्स का, परफॉर्मेंस ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट टीम, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, then business plans, risk management system, technological advancement, infrastructure adequacy, optimum utilization of available resources. Then information from external sources के अंदर बोला है कंपनी के कस्टमर और वेंडर्स भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनसे भी आप इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो. देन लिमिट द रिपोर्ट विद ओनली मटेरियल फैक्ट्स. इसके अंदर ये लिखा है कि जब आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो इट इज एडवाइजेबल कि आप प्रिसाइज रहो और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूड करो जिसका मटेरियल इंपैक्ट हो सकता है टारगेट कंपनी के ऊपर. देन स्ट्रक्चर ऑफ इन्फॉर्मेशन में लिखा है एक बार ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस ओवर हो जाती है तो जब आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर कोरिलेशन ऑन रिलेटेड मैटर्स. तो ये सब फैक्टर्स जो इसके अंदर आ जाएंगे जो आपको लिखना है. देन स्टेजेस प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस. इसके अंदर आपको बोला है प्री डिलिजेंस. प्री डिलिजेंस के अंदर आप जो है मैनेजमेंट करते हो पेपर फाइल्स और पीपल का. इसके अंदर पहले हम लेटर ऑफ इंटेंट साइन करते हैं, एनडीए साइन करते हैं, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कंपनी एंड रिव्यू ऑफ द सेम विद द चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सप्लाइड बाय द कंपनी, आइडेंटिफाइंग द इश्यूज, ऑर्गेनाइजिंग द पेपर्स रिक्वायर्ड फॉर अ डिलिजेंस एंड क्रिएटिंग अ डेटा रूम. देन ये वाला जो पैरा इसके अंदर वही बातें फिर से लिखिए कि आप साइन करवाते हो लेटर ऑफ इंटेंट, देन एनडीए साइन होता है, दोबारा से ये करने की जरूरत नहीं है आपको. डेटा रूम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको कंसीडर करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डेटा रूम. डू नॉट डिले द डेडलाइंस. देन मार्क ईच मॉड्यूल ऑफ द चेकलिस्ट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेटली. इन केस कुछ इश्यूज हो जाते हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इन केस ऐसे कुछ इश्यूज है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो क्लियरली मेंशन कर दो कि नॉट एप्लीकेबल. इन केस कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व नहीं करा जा सकता इमीडिएटली तो आप उसको एडमिट कर लो. सिंगल पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए टू ओवरसी द प्रोसेस ऑफ डिलिजेंस. कीप अ रजिस्टर टू ट्रैक पीपल कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ द डेटा रूम. देन ओवरव्यू ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द फाइल्स जो प्रोवाइड करना है और जो इंट्रोडक्शन है वो करवा देना है टू द पॉइंट पर्सन, यानी ये जो था, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है उसके साथ इंट्रोडक्शन करवा देना सभी का. देन ड्यूरिंग द डिलिजेंस कुछ और भी चीजें विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटैलिटी कि आपको वार्म एंड रिसेप्टिव रहना है टू द प्रोफेशनल जो कि डिलिजेंस कंडक्ट कर रहे हैं. इंक्वायर ऑन द ड्यू डिलिजेंस टीम एंड इन केस ऑफ एनी करेक्शन आपको वो एडमिट और रेक्टिफाई करना है. देन डिलिजेंस वाली स्टेप के अंदर लिखा है आफ्टर द diligence is conducted the professional submit a report which is called a due diligence report. अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आउटकम जो है वो हो सकते हैं, तो डील ब्रेकर हो सकता है. डील ब्रेकर कब होगा, जब आपको बहुत ज्यादा नॉन कंप्लायंसेस जो है वो मिले हैं, ठीक है, या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या नॉन लायबिलिटीज वगैरह जो है अराइज हो सकती है, ठीक है, नॉन कंप्लायंसेस के कारण. तो मतलब इस तरीके के नॉन कंप्लायंसेस मिले हैं जिसके कारण क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या नॉन लायबिलिटीज अराइज हो सकती है. डील डाइल्यूटर के अंदर लिखा है कि यहाँ पर भी वॉयलेशंस तो आपको मिले, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली इंपैक्ट डालेंगे, ठीक है, क्वांटिफिएबल पेनल्टीज के टर्म्स में, लेकिन इस और जो डिमिनिश है, ठीक है, वैल्यू जो है कंपनी की, टारगेट कंपनी की जो वैल्यू है वो भी डिमिनिश जो है वो हो सकती है, बट ये बहुत ज्यादा बड़े नॉन कंप्लायंसेस नहीं है. तो इस केस में बस क्या करेंगे, डाइल्यूट कर देंगे. डाइल्यूट कर देंगे यानी इनिशियल अमाउंट अगर ज्यादा हमने डिसाइड करा था तो वो क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा. देन डील कॉशनर के अंदर है इट कवर्स दोस फाइंडिंग्स इन अ डिलिजेंस व्हिच मे नॉट इंपैक्ट द फाइनेंशियल्स बट देयर एग्जिस्ट सर्टेन नॉन कंप्लायंसेस जो कि रेक्टिफिएबल है, ठीक है, बट ये है बस कि इन्वेस्टर जो भी है वो एक थोड़ा सा कॉशन जो है वो लेकर के चले. देन डील मेकर्स के अंदर लिखा है कोई भी नॉन कंप्लायंसेस जो है हमको नहीं मिला है, ठीक है, यहाँ पर डिलिजेंस टीम हैव नॉट बीन एबल टू कम अक्रॉस एनी वायलेशंस लीडिंग देम टू सबमिट व्हाट इज कॉल्ड अ क्लीन रिपोर्ट. तो इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. डील ब्रेकर, डील डाइल्यूटर, डील कॉशनर और डील मेकर. देन उसके बाद में पोस्ट डिलिजेंस में क्या हो रहा है, पोस्ट डिलिजेंस में रेक्टिफिकेशन करते हैं नॉन कंप्लायंसेस का जो भी हमको मिले, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस. एप्लीकेशंस, फाइलिंग ऑफ पेटिशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस ऑफेंसेस या नेगोशिएटिंग द शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, ये सारी चीजें जो इसके अंदर करी जाती है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है. इसके बाद में आपको दिया टेक्निक्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड रिस्क असेसमेंट. इसके अंदर ये बोला कि ड्यू डिलिजेंस, रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल प्रोसेसेस जो हैं इनको अच्छी बिजनेस प्रैक्टिसेस माना जाता है. अब ये जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इनके 4 कॉर्नर स्टोन्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. इसके अंदर सबसे पहले नो योर क्लाइंट. इसके अंदर बोला कि सभी बिजनेसेस जो है, ठीक है ना, उसमें रिस्क होती है, तो आपका काम क्या होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को जो है अच्छे तरीके से समझो जिससे आप सारी रिस्क वगैरह जो इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर पाओ प्लस असेस कर पाओ जिससे हम उसको मैनेज कर पाएंगे. तो ये सिंपल सी बात आपको इसके अंदर लिख के आनी है. उसके बाद प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई द रिस्क. इसके अंदर बोला है कि हम सिर्फ लिस्ट डाउन नहीं करेंगे रिस्क को या मोर ऑब्वियस रिस्क जो होती है उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करने का काम नहीं करेंगे, हम रेंज जो है रिस्क की, टाइप्स ऑफ रिस्क जो एसोसिएटेड है विद अ पर्टिकुलर क्लाइंट एंड द सर्विसेज दे प्रोवाइड, ठीक है, ये सब इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है. क्यों करना है, इससे इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है ऑफ द कमर्शियल रिलेशनशिप और आप केयरफुल प्रिपरेशन कर पाते हो फॉर हैंडलिंग एनी प्रॉब्लम्स जो कि अराइज हो सकती है, ठीक है. सो ये चीज इसके अंदर लिख के आनी है कि सिर्फ लिस्टिंग नहीं होगी या जो ऑब्वियस रिस्क होती है उसको आइडेंटिफाई करने का काम नहीं होगा. रेंज ऑफ रिस्क, टाइप ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर क्लाइंट एंड विद अ पर्टिकुलर सर्विस टाइप, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे. क्यों ऐसा करना है, बिकॉज इससे हम मैनेज कर
कर पाएंगे हमारी कमर्शियल रिलेशनशिप को, और केयरफुल प्रिपरेशन कर पाएंगे जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है उनके लिए। उसके बाद में एक्शंस टेकन टू कंट्रोल एनी रिस्क, इसके अंदर लिखा है एक बार आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर ली तो उसके बाद में आपको उसका प्रॉपर असेसमेंट करना है। क्यों प्रॉपर असेसमेंट करना है? जिससे हम स्टेप्स ले सके टू मिनिमाइज द रिस्क। अब वो एक्शन प्लान क्या हो सकता है, ठीक है, रिस्क को रिस्क से डील करने के लिए, ठीक है, वो एक्शन प्लान क्या हो सकता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ चुका है आपको, ये तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, एक्शन प्लान, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप पेरियोडिकली टेस्ट और मॉनिटर करोगे रिस्क को, ठीक है। दूसरी चीज, जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी टेस्टिंग की, वो डिपेंड करेगी इस बात पे कि वो किस तरीके की रिस्क है और सर्विस टाइप क्या है क्लाइंट का। देन मिस्ट्री शॉपर वगैरह जो है उनका भी यूज करा जा सकता है, अगर आपको उसका मतलब नहीं पता तो आप गूगल कर लो, या साइड में भी लिखा हुआ है, ये भी पढ़ सकते हो आप। उसके बाद इंटरनल मैकेनिज्म्स टू इनेबल विसल ब्लोइंग बाय स्टाफ, जहां पर भी अप्रोप्रिएट है। इंटरनल चेक्स वगैरह प्लेस करे जाएंगे। प्रोसीजर होगा टू अल्टर एड्रेस इंस्टांसेस ऑफ नॉन कंप्लायंट बिहेवियर। मॉनिटर करा जाएगा क्लाइंट की सर्विस को टू एंश्योर कि कोई भी डायरेक्शन जो अथॉरिटी ने दिया है उससे कंप्लायंस हुआ हो, ठीक है। ये फोन पेड सर्विस अथॉरिटी, ये आपको जो है करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ तैयार रखो कि क्लाइंट की सर्विसेज को मॉनिटर करा जाएगा, जिससे जो भी डायरेक्शंस अथॉरिटी ने दिया है उससे कंप्लायंस हो, ये इंश्योर करने के लिए। एंड देन लास्ट में लिखा है कंप्लायंस फाइल प्रोड्यूस करी जाएगी, जिसके अंदर रिटर्न रिकॉर्ड होगा, जो भी असेसमेंट है उसका, जो भी सब्सिक्वेंट एक्शन हम प्लान कर रहे हैं उसका, और एविडेंस इस बात का कि मॉनिटरिंग और टेस्टिंग जो है हमने कैरी आउट करी है, ठीक है। देन उसके बाद रिस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट्स, इसमें लिखा है जैसे ही ब्रीच वगैरह होता है आप उसको आइडेंटिफाई, जैसे ही आप मतलब जैसे जो भी ब्रीच होता है आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, शुड बी आइडेंटिफाइड, और उसको आपको क्विकली एक्नॉलेज करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप उसको टाइमली मैनर में क्या कर सको, रेमिडाइट कर सको, यानी रेमेडी जो है प्रोवाइड कर सको जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको। ये पूरा टेक्निक्स के अंदर आप याद रखोगे। इसके बाद आपको दिया है टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस, और टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस के अंदर सबसे पहले आता है ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। इसके अंदर आपको रखना है कि इसका एम क्या है, इसका एम है असेसमेंट करना फंक्शनल ऑपरेशंस ऑफ द टारगेट कंपनी, कनेक्टिविटी ऑफ द ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व है, आप वेरीफाई कर रहे हो ऑपरेशनल मैटर्स, जैसे क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ऑफिस लेआउट कैसा है, सिटिंग कैपेसिटी कैसी है। आइडिया ये है कि आप वेरीफाई कर रहे हो सारी की सारी फैसिलिटीज जो कि ओन्ड है बाय द टारगेट कंपनी, एंड ये चेक करना कि उन फैसिलिटीज की जो कॉस्ट है वो कैप्चर हो गई या नहीं हो गई फाइनेंशियल्स के अंदर। देन इसके अंदर आप एक डिटेल इंडेक्स बनाते हो फिक्स्ड असेट्स का, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर लोकेशंस, एज ऑफ द असेट, उसके अलावा रियल एस्टेट डीड्स, मॉर्टगेज, टाइटल पॉलिसीज, अदर परमिट्स वगैरह, ये भी इसके अंदर आप जो वेरीफाई करने का काम करते हो। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है कि इसका एम क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, आइडिया क्या है इस ड्यू डिलिजेंस को करने का, और इसके अंदर हम क्या चीज करते हैं, डिटेल इंडेक्स जो तैयार करते हैं। देन उसके बाद स्ट्रेटेजिक ड्यू डिलिजेंस के अंदर लिखा है, आप देखते हो कि जो आपका रैशनल है डील को करने के पीछे या ट्रांजेक्शन को करने के पीछे, ठीक है, उसकी टेस्टिंग आप यहाँ पर कर रहे हो। इसके अंदर आप ये चेक करते हो कि आपकी डील कमर्शियली वाइबल है या नहीं है, और जो टारगेटेड वैल्यू है वो रियलाइज होगी या नहीं होगी। कुछ फैक्टर्स जो इसके अंदर आप देखते हो, वैल्यू क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज क्या है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, क्रिटिकल कैपेबिलिटीज, ये सब इसमें आ जाएगा। देन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर आप चेक करते हो कि जो भी फाइनेंशियल्स आपको शो करेगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर वो सही है या नहीं है। इसके अंदर आप क्या क्या चीजें देखोगे, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं लास्ट 3 इयर्स के, जो रीसेंट अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं विद द कंपेरेबल स्टेटमेंट्स ऑफ लास्ट 1 ईयर, अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप रिव्यू करोगे, आप रिव्यू करोगे इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर को, आप देखोगे कि अर्निंग्स कैसी है, कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, वैल्यू ऑफ असेट्स को आप देखोगे, टैक्स इंप्लीकेशन जो है वो आप देखोगे, रिव्यू करोगे कंपनी के प्रोजेक्शंस को और किस बेसिस पे वो प्रोजेक्शंस करे गए, जो भी टॉप कस्टमर अकाउंट्स है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट एनालिसिस है, एनालिसिस ग्रॉस मार्जिन का, ये सब चीजें आप इसके अंदर कैरी आउट करोगे। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर जो टैक्स ड्यू डिलिजेंस है वो भी आ जाता है, तो टैक्स ड्यू डिलिजेंस के स्पेसिफिक आपको क्या क्या चीजें देखनी होती है, टैक्स का कंप्लायंस, टैक्स कंटिजेंसीज एंड एग्रेसिव पोजीशंस, ट्रांसफर प्राइसिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एरियाज एंड टैक्स प्लानिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। इलस्ट्रेटिव स्कोप, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर जो दिया उसमें लिखा है स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिव्यू एंड कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, हाईलाइट सिग्निफिकेंट मैटर्स इन द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, एनालिसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, एनालिसिस ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ रेवेन्यू, एनालिसिस ऑफ सेलिंग कॉस्ट एंड मार्केटिंग ओवरहेड्स, एनालिसिस ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस, हाईलाइट द मूवमेंट ऑफ डेटर्स, एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट शीट, ये सब चीजें जो इसके अंदर आ जाएगी। और भी कुछ पॉइंट्स इसके अंदर आप लिख सकते हो, जैसे स्टेटस ऑफ टैक्स क्लेम एंड डिस्प्यूट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। इसके बाद आपको दिया है टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस, इसके अंदर दो चीजें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्यू डिलिजेंस और टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्यू डिलिजेंस के अंदर यही बात लिखी है कि कंपनी जो है वो आईपी ओन करती है और यूज करती है आईपीस को टू मोनेटाइज देयर बिजनेस। जो आईपीस है उनको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि टेंजिबल असेट्स को दिया जाता है, और आजकल जो आईपीस है उनको भी बेचा और खरीदा जाता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है आईपी ड्यू डिलिजेंस का वो है टू असर्टेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ द टारगेट कंपनीज राइट ओवर द आईपी, टू इवैल्यूएट द वैलिडिटी ऑफ द सेम एंड टू एंश्योर कि कोई इन्फ्रिंजमेंट क्लेम्स तो नहीं है। इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, शेड्यूल ऑफ पेटेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन, शेड्यूल ऑफ कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एंड ब्रांड नेम्स। देन उसके बाद पेंडिंग पेटेंट्स एंड क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स एंड एनी पेंडिंग क्लेम्स केस बाय और अगेंस्ट द कंपनी इन वॉयलेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देन टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस के अंदर टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस व्हेन एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज या लाइन ऑफ बिजनेस, और व्हेन दे नीड अ सिंपल इवैल्यूएशन कि यार हमारी करंट टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है। इसके अंदर क्या-क्या कंसीडर करते हैं हम एस्पेक्ट्स, जैसे कि करंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, कंपनी की एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कैसी है, फर्दर इन्वेस्टमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। तो ये टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस के अंदर बस आपको इतना सा लिख करके आना है। उसके बाद जो पूरा टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस है उसका गोल क्या है, उसका गोल है टू आइडेंटिफाई कि
जो एक्विजिशन हम करने वाले हैं टारगेट ऑर्गेनाइजेशन का और जो टेक्नोलॉजी असेट्स हमको मिलेंगे उस एक्विजिशन पर, वो किस हद तक सपोर्ट करते हैं हमारे एक्विजिशन गोल को। वैल्यूएशन प्रोसेस क्या होगा, यानी कितनी प्राइस जो है पे करेगा एक्वायरर कंपनी के लिए, एसेट्स के लिए। आइडेंटिफाई करना रिस्क ड्यू टू आईपी इश्यूज, कैपेबिलिटी गैप्स क्या है, एंड टू सपोर्ट द गो फॉरवर्ड बिजनेस गोल्स। ये देखना कि जो भी हम एक्विजिशन कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हमको मिलेगी, वो हमारे गोइंग फॉरवर्ड जो भी बिजनेस गोल्स हम डिसाइड करेंगे उसको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ये दोनों चीजें आपको इसके अंदर लिखनी है टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस में। उसके बाद एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस के अंदर लिखा है कि इसमें आप एनालिसिस करते हो एनवायरमेंटल रिस्क एंड लायबिलिटीज का जो एसोसिएटेड है विद एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो एक्वायरर है वो डिटेल्ड असेसमेंट करता है हिस्टोरिक, करंट एंड पोटेंशियल फ्यूचर एनवायरमेंट रिस्क का जो एसोसिएटेड है टारगेट कंपनी के टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के साइट्स एंड ऑपरेशन से। इसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट हम करते हैं इन चीजों को लेकर, रिव्यू करना है एनवायरमेंटल सेटिंग एंड हिस्ट्री ऑफ द साइट, असेसमेंट ऑफ द साइट कंडीशंस, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ साइट्स, एंड कंफर्म लीगल कंप्लायंस एंड पॉल्यूशन चेक्स फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। इसके अंदर और क्या-क्या चीजें जो है वो रिव्यू करी जाती है, तो इसके अंदर रिव्यू करा जाता है लिस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल परमिट्स एंड लाइसेंसेस और उनकी वैलिडिटीज, सारे करस्पॉन्डेंस और नोटिसेस जो अथॉरिटीज की तरफ से या रेगुलेटरी एजेंसीज की तरफ से दिए गए हैं, कंपनी का डिस्पोजल मेथड जो है वो इन लाइन विद द रेगुलेटेड गाइडलाइंस है या नहीं, और कंटिंजेंट एनवायरमेंटल लायबिलिटीज वगैरह या तो कंटिन्यूइंग इंडेमनिफिकेशन ऑब्लिगेशन है वो क्या है कंपनी के ऊपर, ये सारी चीजें इसके अंदर चेक होगी। ह्यूमन रिसोर्स ड्यू डिलिजेंस का एम है ऑब्वियसली पीपल और उससे रिलेटेड इश्यूज के ऊपर, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, एनालिसिस करना टोटल एम्प्लॉइज का इंक्लूडिंग करंट पोजीशन, वैकेंसी, कितने लोग ड्यू है रिटायरमेंट के लिए और कितने लोगों ने नोटिस पीरियड जो है वो सर्व कर दिया। एनालिसिस ऑफ करंट सैलरीज, बोनसेस पेड ड्यूरिंग द लास्ट 3 years and years of service, all the employment contracts including NDAs, non solicitation, non competition agreements, HR policies regarding annual leave, sick leave, other forms of leave, analysis of employee problems for alleged wrongful termination, harassment, discrimination, in case labor disputes हैं तो request for arbitration, grievance procedure, list and description of all the employee health benefits and welfare insurance policies or self funded arrangements, and employee benefit schemes and schedule of grants of such scheme। देन लेबर लॉ ड्यू डिलिजेंस के अंदर हमारा पर्पस है रिव्यू करना, कंप्रेहेंसिव रिव्यू करना जो भी लेबर लॉस के कंप्लायंस है उससे, ये डिटेक्ट करने के लिए कि कोई नॉन कंप्लायंसेस तो नहीं हुआ है और एक मौका देने के लिए कंपनी को कि वो अपने एरर और डेफिशिएंसीज को सही कर सके। इसके अंदर हम गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं और मिनिमाइज करते हैं जो भी लेबर लॉ या फिर पेरोल डेफिशिएंसीज होती हैं। इसके अंदर सभी आ जाएंगे यार, सेंट्रल स्टेट लोकल लॉज रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, ठीक है, सब हम रिव्यू करेंगे। अब लेबर लॉ ड्यू डिलिजेंस के अंदर क्या-क्या एरियाज कवर होते हैं, तो लेबर लॉ रेगुलेशंस एंड एग्रीमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट्स टू एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन जॉब डिस्क्रिप्शन, लीगल डिक्लेरेशन एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस बाय कॉन्ट्रैक्टर एंगेज्ड बाय द कंपनी एंड ऑब्जर्विंग लायबिलिटी एज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। देन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ड्यू डिलिजेंस के अंदर इन्होंने लिखा है कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ड्यू डिलिजेंस जो है उसको कब करा जाता है, जब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम प्रोक्योर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम रिस्क जो भी एसोसिएटेड है उसको अनकवर कर सकें और जो भी सिक्योरिटी गैप्स है उनको आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अंदर आता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर, डेटा प्रोटेक्शन शेयरिंग पॉलिसी, नेटवर्क एंड सिस्टम डिजाइन, वायरलेस एंड रिमोट एक्सेस फैसिलिटी, इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड डेटा रिकवरी। देन लीगल ड्यू डिलिजेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो इसमें लीगल एस्पेक्ट्स वगैरह आ जाएंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन की लायबिलिटीज क्या, टारगेट कंपनी के पोटेंशियल लीगल पिटफॉल्स क्या हो सकते हैं आगे चल करके। देन प्रिपरेशन होता है इसके अंदर रेगुलेटरी चेकलिस्ट का, हम पर्सनल से जो मीटिंग वगैरह करते हैं, इंडिपेंडेंट चेक भी करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ में, इन एडिशन टू द वेरिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड EOA, minutes of board meeting for the last 3 years, minutes of all the meetings or actions of shareholder, copy of share certificates issued by KMP, issued to KMP, copy of all the guarantees to which company is a party, all material contracts, copies of loan agreements, status of pending litigation, ये सारी चीजें जो इसके अंदर देखी जाएंगी। इसके बाद आपको दिया ड्यू डिलिजेंस ऑफ कंपटीशन लॉ। इसके अंदर क्या क्या प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, तो आप एग्जामिनेशन करते हो सिलेक्टेड कंपनी डॉक्यूमेंट्स का, आप इंटरव्यू करते हो सिलेक्टेड कंपनी पर्सनल के साथ, आप आइडेंटिफाई करते हो स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटीज जिसके कारण एंटी ट्रस्ट एक्सपोजर जो है वो फेस करना पड़ सकता है कंपनी को। फिर जो भी रिजल्ट्स वगैरह होते हैं ड्यू डिलिजेंस के, उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि इफेक्टिव कंपटीशन लॉ कंप्लायंस प्रोग्राम की जरूरत है या नहीं है। दूसरा, रिजल्ट्स के बेसिस पे आप वेरिएशन भी कर सकते हो डील वैल्यू के अंदर, या विड्रॉ भी करी जा सकती है डील। देन उसके बाद लिखा है कि ड्यू डिलिजेंस जो है कंपटीशन लॉ में वो इन एंड हेड्स में करा जाता है। सबसे पहले आप देखते हो ड्यू डिलिजेंस ऑफ वेरियस एग्रीमेंट्स, देन ड्यू डिलिजेंस ऑफ डोमिनेंस एंड इट्स लाइकली अब्यूज, एंड ड्यू डिलिजेंस ऑन कॉम्बिनेशन। तो जो पहला है आपका ड्यू डिलिजेंस ऑफ वेरियस अग्रीमेंट, इसके अंदर आप क्या क्या चीजें देखते हो, अग्रीमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अग्रीमेंट इफ एनी विद द कॉम्पिटिटर, अग्रीमेंट विद कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो भी परचेज अग्रीमेंट है, नॉन कॉम्पीट कोवेनेंट्स है, एंड अग्रीमेंट्स है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्निकल नो हाउ अग्रीमेंट्स या कंसेशन अग्रीमेंट्स, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। देन इसके बाद ड्यू डिलिजेंस ऑन अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, इसके अंदर आता है एग्जामिनेशन एज टू द एक्जिस्टेंस ऑफ डोमिनेंस, एग्जामिनेशन ऑफ रेलेवेंट मार्केट विद द प्रोडक्ट और ज्योग्राफिकल इन केसेस ऑफ अब्यूज इफ एनी, एंड कॉम्बिनेशन के अंदर आप देखते हो नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन, एक्विजिशन ऑफ शेयर, वोटिंग राइट, एसेट कंट्रोल, मर्जर अमलगमेशन, एग्जामिनेशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स और टर्नओवर एंड द वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी, स्टेटस ऑफ मर्जर नोटिफिकेशन टू बी फाइल्ड विद CCI, स्टेटस ऑफ डोमिनेंस आफ्टर मर्जर, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। इस पे क्वेश्चन जो है वो काफी बार आया है, तो ये आपको जो है करके जाना है। Then उसके बाद एथिकल ड्यू डिलिजेंस, एथिकल ड्यू डिलिजेंस जो है उसकी मदद से आप एथिकल कैरेक्टर मेजर कर पाते हो कंपनी का और आइडेंटिफाई कर पाते हो पॉसिबिलिटीज ऑफ एथिकल रिस्क। इसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर पाती है कि जो भी टारगेट कंपनी है, ठीक है, वो कितना एथिकली वाइबल है। ये एक इफेक्टिव रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट टूल है, रेपुटेशन मैनेजमेंट टूल है। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है असेसिंग दी टर्म्स विद द एथिकल कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारा एथिकल कल्चर किस तरीके का है, टारगेट कंपनी का किस तरीके का है, वैल्यूज किस तरीके के, वो सब आप जो इससे असेस कर पाते हो। तो ये चीज जो आप एथिकल ड्यू डिलिजेंस में लिख के आओगे। देन ड्यू डिलिजेंस फॉर मर्जर एंड अमलगमेशन के अंदर लिखा है कि ड्यू डिलिजेंस एक क्रिटिकल प्रोसेस है जिसको इग्नोर नहीं कर सकता है मैनेजमेंट। इसके अंदर हम सिर्फ असेस
जो है फाइनेंशियल, लीगल, रेगुलेटरी एक्सपोजर्स वगैरह तो असेस करने का काम करती है, बट साथ में हमको टारगेट कंपनी के स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस, कल्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे एस्पेक्ट्स के बारे में भी जो है समझने का मौका मिलता है, और इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि जो भी हमने डिसीजन लिया है ट्रांजेक्शन का, ठीक है, वो सही है या नहीं है, और वो सही प्राइस पर लिया गया या नहीं लिया गया। तो ये इसमें आप लिख करके आओगे। देन क्या प्रोसेस होती है ड्यू डिलिजेंस की एमएनए स्ट्रेटजी के अंदर, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन स्टेज होता है। प्रिपरेशन स्टेज पे बायर क्या क्या चीज करेगा, एमएनए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट होगी, प्रिपरेशन करेंगे ऑफ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टारगेट्स, अपॉइंट करेंगे एक्सटर्नल एडवाइजर को फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टारगेट, शॉर्टलिस्ट करेंगे टारगेट्स को और क्रिएट करेंगे ड्यू डिलिजेंस टीम। सेलर क्या क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस प्लान, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बायर्स, अपॉइंट एक्सटर्नल एडवाइजर एंड शॉर्टलिस्ट बायर्स। प्री डिलिजेंस पे बायर क्या क्या चीजें करेगा, अप्रोच करेगा टारगेट को, नेगोशिएट करेगा इनिशियल टर्म्स, एग्जीक्यूट करेगा एनडी एग्रीमेंट, कंपाइलेशन करेगा लिस्ट ऑफ डेटा का जो रिक्वायर्ड है। सेलर अप्रोच करेगा बायर्स को, नेगोशिएट करेगा इनिशियल टर्म्स, एग्जीक्यूशन करेगा एनडीए का और क्रिएशन ऑफ डेटा रूम। देन उसके बाद ड्यू डिलिजेंस स्टेज पे क्या होगा, इंस्पेक्शन ऑफ डेटा रूम, एनालिसिस ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, स्ट्रक्चर दी टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ द डील। देन यहाँ असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाएगा डेटा रूम को लेकर और सेट करी जाएंगी डेडलाइंस फॉर द ऑफर। नेगोशिएशन में फाइनल ऑफर दिया जाएगा, नेगोशिएट करे जाएंगे जो भी टर्म्स वगैरह, यहाँ पे कंपाइल करे जाएंगे फाइनल ऑफर जितने भी आएंगे, बेस्ट ऑफर सिलेक्ट करा जाएगा और नेगोशिएशन करे जाएंगे। पोस्ट डिलिजेंस यहाँ पर पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन वगैरह होगा, कल्चरल एडजस्टमेंट वगैरह अगर करने तो वो चीज होगी। यहाँ टर्मिनेशन होगा डेटा रूम का एंड ओनरशिप एक्सचेंज होगा। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, ये भी आपको लिखने को आ सकता है। अभी तक तो फिलहाल इस पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं आया है। इसके बाद में आपको दिया प्रिपरेशन ऑफ स्कीम ऑफ अमलगमेशन। इसके अंदर ये बोले कि एप्लीकेशन जो है मर्जर अमलगमेशन की फाइल करी जाएगी विद द एनसीएलटी बाय बोथ द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ सैंक्शनिंग द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। अगर एक से ज्यादा कंपनी इन्वॉल्व है स्कीम में तो एप्लीकेशन जो है वो एट द डिस्क्रिशन ऑफ सच कंपनीज बी फाइल्ड एज अ जॉइंट एप्लीकेशन। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनीज का अलग अलग स्टेट में है तो दो ट्रिब्यूनल जो इन्वॉल्व हो जाएगी, उनका जुरिसडिक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों जो कंपनीज है उनको सेपरेट पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी विद द रिस्पेक्टिव ट्रिब्यूनल्स। यहाँ एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अगर चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, ठीक है, वो एक ही स्टेट में पहले शिफ्ट कर लिया जाए और फिर सिंगल जुरिसडिक्शन में आपको क्या करना पड़ेगी, जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो फाइल करनी पड़ेगी। ड्राफ्टिंग ऑफ स्कीम, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर बेसिक डिटेल्स आती है, ट्रांसफर कंपनी के जैसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस। मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है, एमओए और मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफर कंपनी, जुरिसडिक्शन ऑफ द बेंच, लिमिटेशन, फैक्ट्स ऑफ द केस, रीजन आपको बताने होते हैं फॉर गोइंग इनटू मर्जर और अमलगमेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनीज इन्वॉल्वड एंड शेयर होल्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज इन्वॉल्वड, डेफिनेशन क्लॉज। ऑपरेटिंग पार्ट के अंदर अपॉइंटेड डेट आएगा, ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी पर से, देन ट्रांसफर ऑफ असेट्स, ट्रांसफर ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रांसफर ऑफ लाइसेंसेस, अप्रूवल्स, परमिशन, ट्रांसफर ऑफ द कंपनीज स्टाफ, वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज, ये ट्रांसफर होगा, ठीक है। Transfer of company's staff, workmen and employees, transfer of undertaking or the transfer company not to affect the transaction contacts of the transfer company, enforcement of contract deeds, bonds and other instruments, enforcement of legal proceedings, issue and allotment of shares under the scheme, increase in authorized share capital, accounting treatment, conduct of business by the transfer company till effective date, dissolution of transfer company, effect of scheme expenses relating to the scheme conditional upon approval, sanctions, effect of non-receipt of approval, general terms and conditions जो कि applicable है scheme के लिए, then prayer and relief होगा, approval of the scheme, particulars of bank draft evidencing the payment of fee for the application, ये चीजें इसके अंदर आएंगी। उसके बाद आपको कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस दी है फॉर प्रेजेंटिंग एन एप्लीकेशन, तो ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर खास कुछ ज्यादा बातें हैं नहीं। देन उसके बाद सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पेटिशन, इसके अंदर लिखा है पेटिशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर मर्जर अमलगमेशन शैल बी सबमिटेड इन फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1 along with following documents: notice of admission in form number NCLT 2, affidavit in form number NCLT 6, copy of a scheme of compromise and arrangement. An applicant shall also disclose to the tribunal in the applicant the basic on which each class of members or creditors has been identified for the purpose of approval of the scheme. ये बेसिक नहीं है, ये बेसिस है, तो ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद आता है ड्यू डिलिजेंस फॉर टेक ओवर। इसके अंदर आपको लिखना है कि टेक ओवर ड्यू डिलिजेंस जो है वो जनरली कंडक्ट करा जाता है डिफरेंट डोमेन्स के लिए, जैसे फाइनेंशियल, लीगल, टैक्सेशन, सोशल लाइफ, एनवायरनमेंट। टेक ओवर ड्यू डिलिजेंस कवर करता है हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ अ कंपनी। टेक ओवर ड्यू डिलिजेंस इज यूजफुल इन अलाउइंग द बायर टू कंफर्म हिज और हर डिसीजन ऑफ द सेल या नेगोशिएटिंग द कंडीशंस ऑफ द सेल। बायर जो है वो एनालिसिस कर पाएगा, ठीक है, पोटेंशियल का ऑफ द टारगेट कंपनी। टेक ओवर ड्यू डिलिजेंस अलाउ करता है बायर को टू बेटर डिसर्न द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज लिंक्ड टू द टारगेट कंपनी, जो भी एसोसिएटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज है उसको आप अच्छे से समझ पाते हो। उसके बाद में ये आपको चीजें लिख करके आनी है कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर टेक ओवर भी आ जाएगा, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज के केस में टेक ओवर होगा एज पर द रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय सेबी। कोई भी अगर अग्रीड पार्टी है, ठीक है, वो एप्लीकेशन दे सकती है एनसीएलटी को इन द इवेंट ऑफ एनी ग्रीवेंसेस विद रिस्पेक्ट टू टेक ओवर ऑफर ऑफ कंपनीज अदर देन लिस्टेड कंपनीज इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और एनसीएलटी जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है जैसा उसको सही लगता है। ये जो रूल्स दिए हैं इसके अंदर लिखा है कि मेंबर जो है उसको एप्लीकेशन करनी ही पड़ेगी अरेंजमेंट के लिए फॉर द पर्पस ऑफ टेक ओवर ऑफर, जहां पर वो मेंबर दूसरे मेंबर्स के साथ मिलकर के होल्ड करता है, ठीक है, एटलीस्ट 3/4 of the shares in the company, and such application has been filed for acquiring any part of the remaining shares of the company. देन जो भी वो एप्लीकेशन होगी उसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, तो उसके अंदर रिपोर्ट होने वाली है रजिस्टर्ड वैल्यूअर की, जिस जो कि ऑब्वियसली डिस्क्लोज करिए डिटेल्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स प्रपोज्ड टू बी एक्वायर्ड बाय द मेंबर। फॉलोइंग फैक्टर्स को कंसीडर करके हाईएस्ट प्राइस जो पे करी गई है बाय एनी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स एंड द फेयर प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, अलग अलग वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे, जैसे रिटर्न ऑन नेट वर्थ, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग मल्टीपल। एंड डिटेल्स होंगी बैंक अकाउंट की जो ओपन करा जाएगा सेपरेटली बाय मेंबर, वेयर इन अ सम ऑफ अमाउंट एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन डिपॉजिट करवाया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द टेक ओवर ऑफर। उसके बाद में क्या क्या कंप्लायंसेस हैं जो चेक करनी है इसके अंदर, तो इसमें भी पूरी लिस्ट आपको दी हुई है, सारे करने की जो है जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, आप सिलेक्टिवली कर सकते हो इसके अंदर भी। इसके अंदर बोला है कि एक्विजिशन या ट्रांसफर जिसने ट्रिगर करा है ओपन ऑफर, ठीक है, वो मतलब उसने ट्रिगर करा है नहीं करा ओपन ऑफर, वो चेक करेंगे सबसे पहले। देन एंश्योर दैट अ मर्चेंट बैंकर ऑफ कैटेगरी 1 हैज बीन अपॉइंटेड हु इज नॉट एन एसोसिएट या ग्रुप ऑफ एक्वायरर्स ऑफ द टारगेट कंपनी।
इंश्योर की एस्क्रो अकाउंट ओपन करा गया, कंसिडरेशन जो पेबल अंडर द ओपन ऑफर वो कैलकुलेट करा गया ऑफर प्राइस पे अज्यूमिंग फुल एक्सेप्टेंस, लेटर ड्यूली ऑथराइजिंग द टारगेट कंपनी टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ एस्क्रो अकाउंट जो है वो दिया गया हो, then undertaking from the target company that none of the acquired person acting in concert have been prohibited by SEBI from dealing in securities, undertaking from the seller promoter director of the target company that they have not been prohibited by SEBI from dealing in securities, undertaking from the target company that it has complied with the provisions of listing agreement, undertaking from the target company that it has complied with the provision of these regulations and that any non-compliance, delayed compliance has been brought to the notice of the target company. Public announcement of an open offer to the shareholder of the target company has been given and detailed public statement has been published. ये एक चीज इसके अंदर आ जाएगी। देन उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट हैज बीन सेंट टू ऑल दी स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पर भी लिस्टेड है टारगेट कंपनी के शेयर्स। डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट पब्लिश जो है कर दिया गया बाय द एक्वायरर टू द मैनेजर टू द ओपन ऑफर विद इन मैक्सिमम 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। The compliances relating to publication of public announcement and detailed public statement by the acquirer has been complied with as per this regulation. Then उसके बाद acquirer has made complete payment of consideration whether in the form of cash या by issue exchange of transfer of securities to all the shares to all the shareholders जिन्होंने अपने shares tender करे थे within 10 working days of the expiry of the tendering period. देन उसके बाद में इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन जरूर आपको आ सकता है कि जो भी पर्सन है जो पीएससी के साथ में क्रॉस कर जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 5% शेयर या वोटिंग राइट्स, उसने डिस्क्लोज कर दिया अपनी एग्रीगेट शेयर होल्डिंग वोटिंग राइट्स टू द टारगेट कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इनटू एवरी स्टॉक एक्सचेंज जहां पे शेयर्स टारगेट कंपनी के लिस्टेड है 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ऑफ एक्विजिशन या डिस्पोजल। एंड अगर इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म का केस है तो वहां पर 5% की लिमिट जो है वो 10% हो जाएगी। देन एनी पर्सन, ठीक है, टुगेदर विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट जिसके पास ऑलरेडी 5% या उससे ज्यादा है, कोई भी चेंज अगर आता है उसके शेयर होल्डिंग के अंदर या वोटिंग राइट के अंदर और वो जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वो एक्सीड कर रहा है 2% को, चाहे वो चेंज पॉजिटिव साइड पे हो या नेगेटिव साइड पे हो, चाहे उसकी शेयर होल्डिंग बढ़ रही हो या कम हो रही हो, अगर वो चेंज 2% से भी ज्यादा का है तो आपको वो चेंज भी क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और वो चेंज कब से आ रहा है, 2% का, एक्सीडिंग 2% का फ्रॉम द लास्ट डिस्क्लोजर जो आपने करा था यहाँ 1 में। ठीक है, जो 1 के अंदर आप डिस्क्लोजर दे रहे थे वहां से जब भी आपके शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट में 2% से ज्यादा का चेंज आएगा तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इन continued disclosure of aggregate shareholding has been made within 7 days of financial year ending on March 31st to the target company at its registered office in every stock exchange। इसके अंदर शेयर होल्डर जो होल्ड करे शेयर्स वोटिंग राइट्स 25% या उससे ज्यादा वो एक तो करेगा ये वाली चीज, ठीक है, डिस्क्लोजर। और दूसरा प्रमोटर ऑफ द टारगेट कंपनी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। प्रमोटर ऑफ द टारगेट कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिए डिटेल्स ऑफ शेयर्स एनकम्बर्ड बाय देम और एनी इन्वोकेशन या रिलीज ऑफ एनकम्बरेंस ऑफ शेयर्स जो उन्होंने हेल्ड करें। ठीक है, किसको बता दिया, टारगेट कंपनी को भी बता दिया, स्टॉक एक्सचेंज को भी बता दिया विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ सच इवेंट। उसके बाद चेकलिस्ट के एक्वायरर के लिए, तो एक्वायरर को प्रिलिमिनरी स्टडी करनी है ऑब्वियसली। टारगेट कंपनी तो क्या क्या देखेगा, इन्फॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड ऑन टारगेट कंपनी एंड टू बी एनालिस्ट फाइनेंशियल और लीगल एंगल से। रजिस्टर ऑफ मेंबर को एग्जामिन करा जाएगा जिससे शेयर होल्डर्स कौन कौन है वो समझ में आए। टाइटल ऑफ द टारगेट कंपनी विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज में बी वेरीफाइड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द टारगेट कंपनी हैव टू बी एग्जामिन्ड। एग्जामिनेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। एग्जामिनेशन चार्जेस क्रिएटेड बाय द कंपनी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ फीमा प्रोविजंस इफ एनी रिलेटिंग टू एफडीआई हैज टू बी लुक्ड इनटू। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोस्पेक्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। इसके बाद में आपको दिया एस्क्रो अकाउंट के बारे में। एस्क्रो अकाउंट के अंदर आपको याद रखना है कि जो एस्क्रो अकाउंट के अंदर अमाउंट जाएगा उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। फर्स्ट 500 करोड़ पे 25% ऑफ द कंसिडरेशन एंड बैलेंस जो कंसिडरेशन है उसके ऊपर एडिशनल अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ द बैलेंस कंसिडरेशन। उसके बाद अगर आपका ओपन ऑफर कंडीशनल है अपॉन मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस तो आपको 100% ऑफ द कंसिडरेशन पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस या 50% ऑफ द कंसिडरेशन पेबल अंडर द ओपन ऑफर इसमें से जो भी हायर है वो डिपॉजिट करवाना होता है कैश फॉर्म में एस्क्रो अकाउंट के अंदर। अगर इनडायरेक्ट एक्विजिशन का केस है तो अमाउंट इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ द कंसिडरेशन जो पेबल है वो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा एस्क्रो अकाउंट के अंदर। देन कंसिडरेशन जो भी पेबल है ओपन ऑफर में, ठीक है, अगर अपवर्ड रिवीजन होता है ऑफर प्राइस या ऑफर साइज के अंदर तो वो जो भी एस्क्रो अकाउंट में आपने अमाउंट ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया उसको भी क्या कर दिया जाएगा, रिवाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको फिर से कैलकुलेट करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज्ड ऑफर प्राइस और जो भी आपका ऑफर साइज है। देन एस्क्रो अकाउंट जो है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, ये जो है इस पे आपको एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। कैश आप डिपॉजिट करवा सकते हो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ। बैंक गारंटी के फॉर्म में हो सकता है जो कि किसके फेवर में होगी, मैनेजर टू द ओपन ऑफर के फेवर में बाय एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। या डिपॉजिट ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड और फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर्स और अदर फ्रीली ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज विद एप्रोप्रिएट मार्जिन यानी विद एप्रोप्रिएट कैश अमाउंट। ठीक है, इसका आगे दिया भी हुआ है कि कितना आपको रखना है, ठीक है, कैश में। प्रोवाइडेड ऑल्सो कि अगर सिक्योरिटीज आप जो है जमा करवा रहे हो एस्क्रो अकाउंट के अंदर तो वो कंफर्म करे रिक्वायरमेंट्स को जो 9(2) में दी हुई है। 9(2) की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। ठीक है, उसके पहले डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटीज परमिटेड नहीं है इनडायरेक्ट एक्विजिशन के केस में। तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन के केस में एस्क्रो अकाउंट में सिक्योरिटीज आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते। रेगुलेशन 9(2) के अंदर ये लिखा है कि जो भी क्लास ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, क्योंकि आप सिक्योरिटी जमा करवा रहे हो एस्क्रो अकाउंट में, तो जो क्लास ऑफ शेयर्स हैं वो लिस्टेड होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज पे और फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होने चाहिए एट द टाइम ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। जो भी क्लास ऑफ शेयर्स हैं दे हैव बीन लिस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 इयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट। जो इशूअर है उस क्लास ऑफ शेयर का उसने रिड्रेस कर दिया है एटलीस्ट 95% ऑफ द कंप्लेंट्स जो रिसीव हुए थे बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कैलेंडर मंथ जिसके अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो करा गया। Issuer of such class of share has been in material compliance with the listing regulations for a period of at least 2 years immediately preceding the date of public announcement. प्रोवाइडेड कि अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि कंपनी जो है वो मटेरियली कंप्लायंट नहीं है तो वो ऑफर प्राइस जो है वो आपको कैश में ही फिर पे करनी पड़ेगी, आप सिक्योरिटीज के फॉर्म में नहीं कर पाओगे।
इम्पैक्ट ऑफ ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन जो है, ठीक है, फॉर 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द नेट प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स ऑफ सच इशूअर, यानी पैट जो है उसके 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड बोर्ड हैज नॉट इशूड एनी डायरेक्शन अगेंस्ट द इशूअर ऑफ सच शेयर्स नॉट टू एक्सेस द कैपिटल मार्केट या इशू फ्रेश शेयर्स। तो ये भी पॉइंट जो है, इसमें सेपरेट क्वेश्चन आपको बना करके वो दे सकते हैं। देन उसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जब आप बैंक गारंटी या सिक्योरिटीज डिपॉजिट करवाओगे तो एटलीस्ट 1% टोटल कंसिडरेशन का आपको कैश में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। यानी जो मार्जिन की बात हो रही थी ऊपर, ठीक है, ये जो मार्जिन यहाँ पर लिखा हुआ था, ये जो लिखा था मार्जिन, ठीक है, ये मार्जिन कितना है 1% जो कैश फॉर्म में होगा। देन उसके बाद अगर आपका एस्क्रो अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कैश डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो एक्वायरर जो है, ठीक है, जब वो ओपन कर रहा है अकाउंट, वो एम्पावर कर देगा मैनेजर टू द ओपन ऑफर को टू इंस्ट्रक्ट द बैंक टू इशू अ बैंकर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट और टू मेक द पेमेंट ऑफ द अमाउंट्स लाइन टू द क्रेडिट ऑफ द एस्क्रो अकाउंट। देन अगर एस्क्रो अकाउंट आपका बैंक गारंटी के फॉर्म में, तो वो जो बैंक गारंटी होगी वो ऑब्वियसली मैनेजर के फेवर में होगी एंड उसको वैलिड रखा जाएगा थ्रू आउट द ऑफर पीरियड एंड फॉर एन एडिशनल पीरियड ऑफ 30 डेज, जैसे ही आपका पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर कंप्लीट हो जाता है। देन एस्क्रो अकाउंट अगर सिक्योरिटीज के फॉर्म में है, तो एक्वायरर शैल एम्पावर द मैनेजर टू द ओपन ऑफर की वो वैल्यू रियलाइज कर सकता है एस्क्रो अकाउंट की उन सिक्योरिटीज को बेच करके किसी और तरीके से। एंड इन द इवेंट देयर इज एनी शॉर्टफॉल इन द अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड है टू बी मेंटेन इन द एस्क्रो अकाउंट, जब आपने बेच दिया उसके बाद में, तो मैनेजर टू द ओपन ऑफर जो है वो लायबल हो जाएगा उस शॉर्टफॉल को जो है उसकी भरपाई करने के लिए बेसिकली। देन मैनेजर टू द ओपन ऑफर जो उसको रिलीज नहीं करना है एस्क्रो अकाउंट जब तक कि 30 डेज नहीं निकल जाते हैं फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर। हाँ, तब आप कर सकते हो जब आपको पैसा ट्रांसफर करना है टू द स्पेशल एस्क्रो अकाउंट जो रेगुलेशन 21 के अकॉर्डिंग जो है बनाया जाता है, तो उसमें आप डाल सकते हो यहाँ से पैसा निकाल के, बट अदरवाइज आपको रिलीज नहीं करना। देन अगर नॉन फुलफिलमेंट ऑब्लिगेशन अंडर दीज रेगुलेशंस बाय द एक्वायरर, तो बोर्ड जो है वो डायरेक्ट कर सकता है मैनेजर टू द ओपन ऑफर को कि वो फोरफीट कर ले एस्क्रो अकाउंट को, और जो भी अमाउंट्स वगैरह उसके अंदर पड़े या जो भी अमाउंट स्पेशल एस्क्रो अकाउंट में पड़े, ठीक है, उनको भी क्या कर ले, फोरफीट कर ले। उसके बाद एस्क्रो अकाउंट के अंदर जो भी आपने डिपॉजिट करवाया, कैश जो आपने डिपॉजिट करवाया, उसको रिलीज करा जाएगा, बट फॉलोइंग मैनर में रिलीज करा जाएगा। इस पे भी सेपरेट क्वेश्चन आपको जो है आ सकता है, ठीक है, इस पॉइंट पे। सो किस तरीके से उसको रिलीज करेंगे? सबसे पहले पूरा का पूरा अमाउंट एक्वायरर को दे देंगे अगर वो अपना जो ऑफर है उसको विड्रॉ कर लेता है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन नंबर 23। अगर आप विड्रॉ करते हो रेगुलेशन नंबर 23 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज सी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये क्लॉज सी है, क्लॉज सी यहाँ पर गिरा, ठीक है, जहां पर अग्रीमेंट फॉर एक्विजिशन जो है, ठीक है, वो उसके अंदर जो भी बातें लिखी है, ठीक है, उसको पूरा नहीं करा जाता और उस अग्रीमेंट को जब रिसेंड कर दिया जाता है, ठीक है, वो वाला केस है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस के अंदर मैनेजर टू द ओपन ऑफर तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक उसको कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है बोर्ड की तरफ से। देन फॉर ट्रांसफर ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 90% ऑफ द एस्क्रो अकाउंट, यानी मैक्सिमम 90% जो एस्क्रो अकाउंट में पड़ा है वो आप उठा करके ट्रांसफर कर सकते हो टू द स्पेशल एस्क्रो अकाउंट। आप एक्वायरर को दे दोगे पूरा पैसा, ठीक है, जो भी बैलेंस वगैरह बचेगा एस्क्रो अकाउंट में आफ्टर ट्रांसफर ऑफ कैश टू द स्पेशल एस्क्रो अकाउंट। कब दे देंगे? ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर्स। तो आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद 30 डेज के बाद में, जैसे ही 30 डेज खत्म हो जाएंगे, जो भी बच जाएगा, ठीक है, स्पेशल एस्क्रो में जो आपने ट्रांसफर कर दिया उसके बाद जो बच गया है वो आप एक्वायरर को दे दोगे वापस। एंटायर अमाउंट टू द एक्वायरर अपॉन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर्स अपॉन सर्टिफिकेशन बाय द मैनेजर टू द ओपन ऑफर। जहां पर भी ओपन ऑफर इज एक्सचेंज ऑफ शेयर्स का या अदर सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स का, तो आप कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हो बट आप एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, सिक्योरिटीज का, तो उस केस में पूरा का पूरा अमाउंट एक्वायरर को दे देंगे, बट इसमें एक सर्टिफिकेशन आना चाहिए मैनेजर की तरफ से। देन एंटायर अमाउंट टू द मैनेजर टू द ओपन ऑफर, पूरा का पूरा अमाउंट किसको चला जाएगा? मैनेजर टू द ओपन ऑफर को चला जाएगा अगर फोरफीचर हो जाता है ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑब्लिगेशंस। और जो भी मैनेजर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको फॉलोइंग मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो भी रजिस्टर्ड मार्केट इंटरमीडियरीज है उनके एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद में। 1/3 ऑफ द एस्क्रो अकाउंट टारगेट कंपनी को चला जाएगा, जो भी अमाउंट है, ठीक है, 1/3 अमाउंट टारगेट कंपनी को दे देंगे। उसके बाद जो 1/3 है एस्क्रो अकाउंट का वो आईपीईएफ के अंदर जाएगा, और फिर जो बचा हुआ 1/3 एस्क्रो अकाउंट का वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा प्रो राटा अमंग द शेयर होल्डर्स जिन्होंने एक्सेप्ट करा था ओपन ऑफर को। उसके बाद एंश्योर करना टू ऑब्टेन फॉलोइंग अंडरटेकिंग्स एंड ऑथराइजेशन, इसके अंदर लेटर ड्यूली ऑथराइजिंग द टारगेट कंपनी टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ एस्क्रो अकाउंट। देन उसके बाद अंडरटेकिंग टू द टारगेट कंपनी की कोई भी एक्वायर्ड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट वगैरह प्रोहिबिटेड नहीं है बाय सेबी। देन अंडरटेकिंग फ्रॉम द सेलर्स प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द टारगेट कंपनी की वो भी प्रोहिबिटेड नहीं है बाय सेबी। एंड देन अंडरटेकिंग फ्रॉम द टारगेट कंपनी कि उसने कंप्लाई करा विद द प्रोविजंस ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, और अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस या डायरेक्ट कंप्लायंस है तो वो उसको जो है बता दी गई है, ठीक है, उसके नोटिस में लेकर के आ गए। तो ये पूरा एस्क्रो अकाउंट और ये वाली चीज याद रखोगे। उसके बाद ड्यू डिलिजेंस फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर ये लिखा है कि पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है सिक्योरिटीज पब्लिक को थ्रू प्रोस्पेक्टस। पब्लिक ऑफर अगर आप देते हो तो वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और अगर लिस्टेड कंपनी का केस है, कंपनी जो कि चाहती है अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना, तो उस केस में ऑब्वियसली सेबी के रेगुलेशंस वगैरह रूल्स वगैरह भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अंदर सेबी आईसीडीआर के अंदर जो चीजें दी उससे आपको कंप्लाई करना पड़ेगा रिलेटिंग टू पब्लिक इशू, जैसे आईपीओ एफपीओ के लिए कंडीशंस वगैरह जो दी है, या फिर जो प्राइसिंग के लिए प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, मिनिमम ऑफर टू पब्लिक रिजर्वेशन वगैरह, इनसे रिलेटेड जो भी बातें करी गई आईसीडीआर में उससे आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। साथ में एलओडीआर के अंदर जो पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स की बात करी गई है उससे आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, नहीं वो पीरियोडिक डिस्क्लोजर आपको करने पड़ेंगे। प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है राइट या बोनस इशू के थ्रू या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। जो इशू ऑफ सिक्योरिटीज ड्यू डिलिजेंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फ्रॉम द लीगल स्टैंड पॉइंट कि हाँ सारी चीजों से कंप्लाई तो कराई हो आपने, बट साथ में फ्रॉम द रेप्यूटेशन एंगल ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज अगर आप फेल हो जाते हो चीजें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करने में टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर तो आपकी रेप्यूटेशन पे जो है असर पड़ सकता है। उसके बाद कोई भी नॉन कंप्लायंस अगर होता है इन रेगुलेशंस के अंदर तो उसके कारण आपको लाइबिलिटी जो है वो भी फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है, जैसे प्रोस्पेक्टस में अगर आपने मटीरियली इनकरेक्ट या मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे दिया तो उसके लिए लाइबिलिटी आपको फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पूरा इशू आप लेकर के आ रहे हो वो क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। तो जो लाइबिलिटी प्रोविजंस है, ठीक है, वो इस बात पे एम्फेसाइज करते हैं कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कर
रहे हो, मटेरियल वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है और उसी के लिए ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आप इसके अंदर लिखे होंगे। देन ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट फॉर बैंक, इसके अंदर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उसने एडवाइस करा है सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों की वो ऑब्टेन करे रेगुलर सर्टिफिकेशन बाय प्रोफेशनल ऑब्वियसली जो सीएस है रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ वेरियस स्टैट्यूटरी प्रिस्क्रिप्शंस, सभी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी डिलिजेंस रिपोर्ट जो है वो ऑब्टेन करनी है। पीसीएस ऑब्वियसली क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स जो कि आरबीआई की नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड है। उसके बाद आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, इस पे भी आपको जो है सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, कि डिलिजेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो, तो इसमें कुछ भी नहीं यार, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको इसको एड्रेस करना है टू द मैनेजर ऑफ द बैंक, देन उसके बाद आपको लिखना है कि हमने एग्जामिन कर लिया रजिस्टर रिकॉर्ड्स बुक्स पेपर्स वगैरह, ठीक है, इस कंपनी के जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर है, एज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर, अलग अलग अब आप लिख दो, कंपनीज एक्ट 2013, आरबीआई नोटिफिकेशन, देन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, प्रोविजन ऑफ वेरियस स्टैट्यूट्स जो उस पे एप्लीकेबल है, प्रोविजंस जो कि कंटेन्ड है लिस्टिंग अग्रीमेंट में, ठीक है, और उसके बाद आप लिखोगे हमारे ओपिनियन में जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, जो एग्जामिनेशन हमने करा है, जो एक्सप्लेनेशन हमको मिले, उसके बेसिस पे हम ये चीजें क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, सो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके अंदर से। मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो बोर्ड कैरी आउट कर रहे हैं और बोर्ड जो है वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड है। देन कंपनी ने अल्टर करे फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इसके रिगार्डिंग उन्होंने कंप्लाई करा विद द कंपनीज एक्ट, सेम एओए के और इसके रिगार्डिंग भी उन्होंने कंप्लाई करा विद द कंपनीज एक्ट। कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ट्रांजैक्शन विद बिजनेस एंटिटीज जिसमें डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर इंटरेस्टेड, वो एनेक्शन में दिए हुए हैं। कंपनी ने लोन्स वगैरह एडवांस करें, गारंटीज वगैरह दिए, सिक्योरिटीज वगैरह प्रोवाइड करी इतने अमाउंट के अपने डायरेक्टर को या पर्सन फर्म कंपनीज को जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, और उन्होंने कंप्लाई करा 185 के साथ ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनी ने लोन्स इन्वेस्टमेंट्स गारंटीज दिए हैं किसी और बिजनेस एंटिटी को जो एनेक्शन के अंदर दिए हुए हैं और उन्होंने कंप्लाई करा विद 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट। देन कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं करा इन द रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट अनसिक्योर्ड लोन डिबेंचर फैसिलिटीज ग्रांटेड बाय बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी उन्होंने कंप्लाई करा 73 टू 76 से। कंपनी ने क्रिएट मॉडिफाई सेटिस्फाई करे चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और कंप्लाई करा 77 टू 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट से। कंपनी हैज इंश्योर्ड ऑल इट्स सिक्योर्ड एसेट्स, कंपनी हैज डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स और कंप्लाई करा है कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के साथ, इंश्योर कर लिए अपने सारे एसेट्स। नेम ऑफ द कंपनी और उसके डायरेक्टर्स जो है वो अपीयर नहीं होता इन द डिफॉल्टर्स लिस्ट ऑफ द आरबीआई। फंड्स जो बोरो करे थे बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनको यूज करा गया बाय द कंपनी फॉर द पर्पस फॉर विच उनको बोरो करा गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख करके इसके अंदर आ सकते हो और उसके बाद लास्ट में आप जो है क्लोजर कर दोगे, इधर प्लेस डेट और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर आ जाएगा, इधर सिग्नेचर और नेम ऑफ सीएस या फर्म आ जाएगा। ठीक है, हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं बट आपको उसमें से भी आप सिलेक्टिव होकर के लिख सकते हो, एटलीस्ट 7 टू 8 पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा। काफी सिंपल सिंपल सी पॉइंट्स है, 185 186 वाला अल्टरेशन वाला, ठीक है, ये सारी चीजें लिख करके आनी है। उसके बाद में गाइडेंस ऑन डिलिजेंस रिपोर्टिंग, इसके अंदर ये लिखा है कि डिलिजेंस रिपोर्ट जो है वो हाफ ईयरली बेसिस पे बनाई जानी चाहिए। देन उसके बाद ये डेफिनेशन दिया है होल टाइम प्रैक्टिस में जो होता है सीएस, ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं आपको। देन राइट टू एक्सेस रिकॉर्ड्स एंड मेथोडोलॉजी फॉर डिलिजेंस रिपोर्टिंग, इस पे सवाल आ चुका है। इसके अंदर ये लिखा है कि पीसीएस, ठीक है, जो इशू कर रहा है डिलिजेंस रिपोर्ट, कंपनी उसको प्रोवाइड करे फुल एक्सेस एट ऑल टाइम्स टू द बुक्स पेपर्स मिनट बुक्स फॉर्म्स रिटर्न्स, ठीक है, जो उसने एप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखे हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे हो या फिर उसने कहीं और रखे हो, ठीक है, जो कि पीसीएस को लगता है कि एसेंशियल है फॉर द पर्पस ऑफ डिलिजेंस रिपोर्टिंग। देन पीसीएस जो है वो एंटाइटल्ड है, ठीक है, वो बोल सकता है ऑफिसर्स को, एजेंट्स को कंपनी के, कि वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन वगैरह उसको प्रोवाइड करे जो उसको नेसेसरी लगता है फॉर द पर्पस ऑफ डिलिजेंस रिपोर्टिंग। ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पीसीएस मैनेजमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन लेटर भी ऑब्टेन कर सकता है। ये उस केसेस में करा जाता है जहां पे डायरेक्ट वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, शो कॉज नोटिसेस रिसीव या पर्सन एंड कंसर्न्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। देन रिपोर्टिंग विद क्वालिफिकेशन, ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क वगैरह आप रेलेवेंट प्लेसेस पे मेंशन कर सकते हो अपनी रिपोर्ट में। ये जब भी आप कर रहे हो तो आपको इसको थिक टाइप में, बोल्ड में या फिर इटैलिक्स में करना चाहिए। अगर पीसीएस अनेबल है किसी भी चीज पे अपना ओपिनियन फॉर्म करने में, ठीक है, तो पीसीएस उस चीज को क्लियरली स्टेट कर देगा इस बात को कि वो अनेबल है ओपिनियन फॉर्म करने में और उसके रीजंस क्या है। अगर स्कोप ऑफ वर्क जो है वो लिमिटेशंस के कारण रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, या सर्कमस्टेंशियल लिमिटेशंस के कारण रेस्ट्रिक्टेड है, तो आपको रिपोर्ट के अंदर वो लिमिटेशन जो है वो इंडिकेट करना है। If such limitations are material so as to render the PCS incapable of expressing any opinion, PCS को state करना है that in the absence of necessary information and records, he or she is unable to report the compliance or otherwise by the company. PCS shall have due regard to the circular and clarifications जो RBI इशू करता रहता है from time to time, and ये भी recommended है कि वो जो circulars वगैरह उसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई थी उसका भी reference relevant places पे दिया जाए in the diligence report। तो ये आप इसके अंदर ध्यान रखोगे। उसके बाद में लिखा है कि प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी एंड पेनल्टी फॉर फॉल्स डिलिजेंस रिपोर्ट, इसमें बोला है कि अगर कोई भी फेलियर या लैप्स होता है पीसीएस के पार्ट पे जब वो डिलिजेंस रिपोर्ट इशू कर रहा है तो पेनल्टी तो लगेगी, बट साथ में आप जो है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के अंदर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए भी लायबल हो जाओगे, प्लस जिस भी व्यक्ति को नुकसान हुआ होगा आपकी रिपोर्ट के थ्रू, उसके नुकसान की भी भरपाई जो है वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर आ जाएगी। यही बोल रहे हैं बेसिक बात कि आपको एडर करना है द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स जब भी आप सर्विसेज वगैरह दे रहे हो। पीसीएस को जो है इंश्योर करना है कि कोई भी फील्ड रिपोर्ट के अंदर ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं है तो आप वहां पर लिख दो नन, निल या नॉट एप्लीकेबल, बट वो खाली नहीं छोड़ना आपको। एंड पीसीएस को ऑब्टेन करना है लिस्ट ऑफ स्टैट्यूट्स जो कि कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है बिफोर प्रोसीडिंग विद द असाइनमेंट फॉर द इशू ऑफ डिलिजेंस रिपोर्ट। फिर उसके बाद ये कम्युनिकेशन टू द अर्लियर इनकमिंग वाला पॉइंट आपने ऑलरेडी जो पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 9 के अंदर, तो यहाँ पर वापस से आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फेमा ड्यू डिलिजेंस के अंदर क्या क्या चीज होंगी, तो फेमा लेजिस्लेशन है व्हिच गवर्न्स द फॉरेन करेंसी इन इंडिया। ठीक है, फेमा इज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, बैलेंस द पेमेंट्स, प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फेमा ड्यू डिलिजेंस हेल्प करता है टू अवॉइड डैमेजिंग सर्कमस्टांसेस एंड इज हेल्पफुल इन एंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज।
फेमा ड्यू डिलिजेंस कवर करता है सभी टाइप के क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को, चाहे वो इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, डेट फंडिंग हो, इक्विटी कैपिटल इन्फ्यूजन हो या ट्रांसफर ऑफ शेयर हो। इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करेंसी अकाउंट ट्रांजैक्शन, सॉरी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, करेंसी ट्रांजैक्शन, regulations, master direction and circulars issued by RBI, FDI policy approvals and setting up of business through liaison office, branch office, project office, wholly owned subsidiaries, JVs, foreign institutional investors, foreign venture capital investor, non-resident of India या person of Indian origin। तो ये सब चीजें इसके अंदर जो आ जाएगी, इस पे भी पहले क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। इन फकरा ड्यू डिलिजेंस, फकरा ड्यू डिलिजेंस के अंदर फकरा लेजिस्लेशन जो है वो स्टेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग रिसीव नहीं कर सकती है फॉरेन सोर्स से जब तक कि वो रजिस्टर नहीं हो जाती अंडर दिस एक्ट, या उन्होंने स्पेशल गवर्नमेंट का अप्रूवल ना ले लिया हो फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ऑल्सो रजिस्टर्ड एनडीओ को भी कंप्लाई करना पड़ेगा पोस्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट से, अगर उनको बाहर से जो है पैसा लेना है तो। स्कोप ऑफ द एक्ट के अंदर सबसे पहले आपको बताया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब है डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर मेड बाय फॉरेन सोर्स किसी भी आर्टिकल का, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है एक्सीड नहीं कर रही है, ठीक है, 25,000 को। देन कोई भी करेंसी, चाहे वो फॉरेन हो या इंडियन, या कोई भी सिक्योरिटी वगैरह, ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटीज वगैरह, इंक्लूडिंग सारे डिबेंचर्स, बॉन्ड, शेयर्स, स्टॉक्स, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन एंड प्रायर अप्रूवल के अंदर लिखा है एक बार आपको अप्रूवल मिल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, तो एनजीओज लीगली एंटाइटल हो जाएंगे टू एक्सेप्ट द फॉरेन फंड्स। एनजीओज कैन आइदर ऑप्ट फॉर स्पेशल परमिशन, या वो लॉन्ग टर्म रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं जिसका वैलिडिटी पीरियड होता है 5 साल। एमएचए अप्रूवल मस्ट ऑलवेज बी सॉट, अगर आप स्पेशल परमिशन के थ्रू जा रहे हो तो आपको हमेशा फिर वो परमिशन लेनी पड़ेगी प्रायर टू रिसीविंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, 5 साल वाली चीज करवा लेते हो, तो उसमें आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, और रिन्यूअल के लिए जो आप अप्लाई करोगे वो 6 मंथ्स प्रायर टू द एंडिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन पीरियड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फॉरेन फंडिंग के अंदर आपको ओपन और मेंटेन करना है बैंक अकाउंट एक्सक्लूसिवली, जिसके अंदर रिसिप्ट एंड यूटिलाइजेशन होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आपको मिलेगा उसका। आपको अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, सेपरेट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे उसके लिए। जो भी रेमिटेंसेस वगैरह होंगे वो अकाउंट के अंदर आएंगे जिसका नाम होगा फकरा अकाउंट, और वो ओपन करा जाएगा इन सच ब्रांच ऑफ एसबीआई एट न्यू दिल्ली। दूसरे शेड्यूल्ड बैंक जो है, ठीक है ना, उनके साथ भी आप ओपन करवा सकते हो। फॉरेन कंट्रीब्यूशन मस्ट बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द पर्पस फॉर व्हिच दे वर रिसीव्ड, आप किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। आप उन कंट्रीब्यूशंस को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो, ट्रांसफर करना भी अलाउड नहीं है। और पर्सन, यही बात वापस से लिखी कि पर्सन एंटिटी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग दी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कुछ भी हो जाए ट्रांसफर नहीं कर सकते। ड्यू डिलिजेंस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, इसके अंदर लिखा है कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में फकरा के अंदर आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ता है, ये आपको सबमिट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसके अंदर आप ये चीजें बताते हो, सोर्स एंड मैनर इन विच इट इज रिसीव्ड, पर्पस फॉर विच इट वाज रिसीव्ड एंड मैनर ऑफ यूसेज ऑफ द कंट्रीब्यूशन। तो ये भी आपको आ सकता है, इस पे इवन क्वेश्चन जो है वो आ भी चुका है शायद एक बार, ठीक है। उसके बाद आता है एनडीए, ठीक है। एनडीए के अंदर आपको बोला है कि ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, ट्रेड सीक्रेट्स को और दूसरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन जो कि कॉमनली प्रोटेक्ट करी जाती है एनडीए की मदद से, वो आर&डी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, इनोवेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, या क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, सेल्स, मार्केटिंग प्लान्स, यूनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सब इसमें कवर हो जाएगा, इसके एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अग्रीमेंट एक्सप्लिसिटली स्पेल आउट करता है दैट द पर्सन जो रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो उस इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखेंगे और लिमिटेड पर्पस के लिए ही यूज करेंगे जिसके लिए वो प्रोवाइड करी गई है। फिर आपको प्रॉपर डेफिनेशन दी एनडीए की कि ये एक लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है जो क्रिएट करता है कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन जिसके पास कोई ट्रेड सीक्रेट है, पर्सन जिसको वो सीक्रेट जो है बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके बाद में आप लिखोगे कि ये सेफगार्ड जो है प्रोवाइड करता है, देन उसके बाद कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर कवर होती है, एंड देन उसके बाद में एक्सप्लिसिटली स्पेल आउट करता है कि जिसको भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको वो सीक्रेट रखेगा। देन उसके बाद की फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है ये, तो प्रोटेक्ट करना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो प्रॉमिस करते हैं कि हम रिलीज नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन किसी भी दूसरे पर्सन के साथ में। अगर इन्फॉर्मेशन लीक कर दी गई तो जो भी इंजर्ड पर्सन है वो क्लेम कर सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर नया प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट हेल्प करता है इन्वेंटर को कि वो अपने पेटेंट राइट्स जो उसको प्रोटेक्ट करके रख सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक डिस्क्लोजर हो जाए तो आपका जो पेटेंट है वो वॉइड हो जाता है, तो उसमें आपकी मदद हो जाएगी। देन कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट एंड एनडीएस एक्सप्रेसली ये बता देते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट है और कौन सी आप डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 की फंक्शंस हैं। देन उसके बाद कंटेंट ऑफ द एनडीए, इसके अंदर लिखा है डेफिनेशन एंड एक्सक्लूजन्स ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन स्पेल आउट की कौन-कौन सी कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल माना जाएगा, एंड ऑब्लिगेशंस फ्रॉम ऑल द इन्वॉल्वड पीपल और पार्टीज एंड टाइम पीरियड। इसके अंदर लिखा है जो भी एनडीए में पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनकी क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, इसमें एक्सक्लूजन्स भी आप बता देते हो कि क्या चीजें जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर नहीं आएगी जो डिस्क्लोज करी जा सकती हैं, प्लस आप इसमें टाइम पीरियड भी बता देते हो कि कितने टाइम के लिए सामने वाली पार्टी को चुप रहना है, यानी वो इन्फॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो ये सब आप इसके अंदर याद रखोगे। फिर उसके बाद में ये जो एनडीए का स्पेसिमेन दिया इसमें से भी उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पर्टिकुलर क्लॉजेस ड्राफ्ट करो, ठीक है। एक तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वाला क्लॉज और एक शायद एक्सेप्शन वाला क्लॉज, ठीक है, अंडरटेकिंग वाला क्लॉज उन्होंने आपको ड्राफ्ट करने के लिए दिया था, तो ये भी आपको आ सकता है। इसीलिए जो कुछ क्लॉजेस हैं जो पूछ सकते हैं वो लोग, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कोई भी इन्फॉर्मेशन व्हिच इज डिस्क्लोज्ड बाय वन पार्टी or which is otherwise communicated to or comes to the attention of the receiving party, whether such information is in writing, oral या कोई भी दूसरा फॉर्म या मीडिया, communicating or coming to the attention of the receiving party occurs prior to or during this agreement, ठीक है। तो जो भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को इन्फॉर्मेशन दे रही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में जो है दी जा रही हो, वो क्या हो जाएगी, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसके अंदर और क्या क्या चीज आ जाएंगी, इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो एग्जामिनेशन से ऑब्टेन करी है किसने, जो रिसीविंग पार्टी है, ठीक है, किस चीज का एग्जामिनेशन करके कोई भी मटेरियल वगैरह जो डिस्क्लोजिंग पार्टी ने दिया है रिसीविंग पार्टी को। देन ऑल द इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोज करी गई है बाय वन पार्टी टू एनी ऑफ द अदर पार्टीज रिलेटिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू द पर्पस। देन द फैक्ट की पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन और असेसिंग द पर्पस एंड आर डिस्कसिंग द पर्पस विद ईच अदर, ये भी डिस्क्लोज नहीं करा जाना चाहिए। टर्म्स ऑफ एनी अग्रीमेंट रीच्ड बाय द पार्टीज, नॉलेज इन्फॉर्मेशन मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस अफेयर्स ऑफ द डिस्क्लोजिंग पार्टी, ये सब भी डिस्क्लोज जो है वो नहीं करा जाएगा। ये पॉइंट्स आप जो है शॉर्ट में याद रख सकते हो जो येलो में हाइलाइटेड आपको दिख रहे हैं।
ये पूरे याद करने की जरूरत नहीं आपको। अंडरटेकिंग के अंदर क्या क्या आएगा कि रिसीविंग पार्टी अग्री करती है कि वो जो भी जानकारी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगी और डिस्क्लोज नहीं करेगी थर्ड पार्टी को, ना ही वो कॉपी करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, सर्कुलेट करने का ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट द प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ द डिस्क्लोजिंग पार्टी। देन उसके बाद वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे एक्सेस टू द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू दोज ऑफ इट्स एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स, ठीक है, उतनी ही जानकारी दी जाएगी जितनी की जरूरी है एम्प्लॉय ऑफिसर्स को। Then not to use the confidential information for any purpose other than the purpose, not to combine any part of or whole of the confidential information with any other information, not to disclose the whole or part of the confidential information to any third party without a prior written consent of the disclosing party or prior to disclosure to such third party procuring that the third party is bound by the obligations, ठीक है, of this agreement। तो आप किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करोगे, किसी भी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करोगे जब तक आप डिस्क्लोजिंग पार्टी से रिटर्न कंसेंट नहीं ले लेते। और जब आप डिस्क्लोज कर रहे हो उस थर्ड पार्टी को तो पहले ही आप थर्ड पार्टी को बता दोगे कि वो थर्ड पार्टी भी बाउंड है बाय द एनडीए अग्रीमेंट, ठीक है, सॉरी बाय द एनडीए। देन टू प्रोक्योर दैट ईच एम्प्लॉय एंड ऑफिसर to whom the confidential information is disclosed, ठीक है, वो भी bound है by the terms of this agreement, and to procure that the confidential information in its possession is stored securely and that physical access to it is controlled। ये सारी चीजें जो है इसकी तरफ अग्री करना है जो भी हमारी रिसीविंग पार्टी है उसको। एक्सेप्शंस क्या क्या, एक्सेप्शंस में कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में कवर नहीं होगी। सबसे पहले ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज एट द टाइम ऑफ डिस्क्लोजर वाज ऑलरेडी पब्लिश्ड या पब्लिकली अवेलेबल, या आफ्टर द डिस्क्लोजर पब्लिश्ड और बिकम्स अवेलेबल टू द पब्लिक अदर देन बाय ब्रीच ऑफ दिस अग्रीमेंट, इज राइटफुली इन द रिसीविंग पार्टीज पोजीशन विद राइट्स टू यूज एंड डिस्क्लोज प्रायर टू द रिसीप्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजिंग पार्टी। पहले से ही यार हमारे पास थी वो जानकारी। इज राइटफुली डिस्क्लोज टू द रिसीविंग पार्टी बाय अ थर्ड पार्टी विद राइट टू यूज एंड डिस्क्लोज। थर्ड पार्टी ने वो इंफॉर्मेशन रिसीविंग पार्टी को बताई थी और रिसीविंग पार्टी को थर्ड पार्टी ने ये अथॉरिटी भी दी थी, ये राइट्स भी दिए थे कि वो जो रिसीविंग पार्टी उसका यूज कर सकती है, उसको डिस्क्लोज कर सकती है। is independently developed by or for the receiving party without reference or access to the confidential information to disclose करी गई इस agreement के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उन्होंने खुद से बनाई है वो इन्फॉर्मेशन, खुद से ऑब्टेन करी है अगर, ठीक है, तो वो भी पॉइंट इसके अंदर कवर हो जाएगा, वो जानकारी भी वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल नहीं मानी जाएगी। और सेकंड इसका पॉइंट है कि रिसीविंग पार्टी शेल नॉट इन ब्रीच ऑफ क्लॉज 2, ठीक है, अब हम नहीं मानेंगे कि रिसीविंग पार्टी ने ब्रीच करा क्लॉज 2 का जो अभी ऊपर पढ़ा हमने, ठीक है, उसका ब्रीच करा, ऐसा नहीं मानेंगे अगर वो ये डेमोंस्ट्रेट कर दे कि जो डिस्क्लोजर है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का वो सिर्फ और सिर्फ करा गया था स्टैट्यूटरी या जुडिशियल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। तो अगर लॉ की रिक्वायरमेंट और आपको डिस्क्लोज करना पड़ा तब आपने जो भी क्लॉज होगा, ठीक है, एनडीए के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द ब्रीच, वो हम नहीं मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि आपने कोई ब्रीच नहीं करा। ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये पूरा आपका जो है चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19, ठीक है। कुछ जगह है जहां पर आपको थोड़ा सा और रिवाइज करना पड़ेगा, तो आप बार-बार अगर देखते हो, ठीक है, पीछे करके आप बार-बार उसको सुन भी लोगे अगर तो भी आपका काम हो जाएगा। स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 20, इसके अंदर आपको सबसे पहले दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंसेस। इसमें सबसे पहले दिया है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पनिशमेंट, तो फाइन, पेनल्टी या इंप्रिजनमेंट, इसमें से कोई भी चीज जो है वो इंपोज करी जा सकती है, कॉम्बिनेशन भी इंपोज करा जा सकता है। ये सब कैटेगरीज है। ऑफेंसेस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ओनली, फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, या विद पेनल्टी ओनली। उसके बाद ऑफेंसेस को ब्रॉडली कैटेगराइज करा गया 3 कैटेगरीज में। दोस पनिशेबल मैंडेटरीली विद इम्प्रिजनमेंट, दोस वेयर इम्प्रिजनमेंट माइट बी ऑर्डर्ड एंड वेयर देयर इज नो स्कोप ऑफ इम्प्रिजनमेंट। देन कॉग्निजिबिलिटी के बेसिस पे कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर कॉग्निजेबल है तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, और अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट। डिपेंडिंग ऑन बेलेबिलिटी, इसके अंदर बेलेबल है या नहीं है, या जिसमें जुडिशियल कस्टडी चाहिए होती है नहीं चाहिए होती है। फिर ये कैटेगरीज ऑफ डिफॉल्ट और कंप्लायंसेस दी है, नॉन कंप्लायंसेस आप एक बार जो है पढ़ सकते हो। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसके अंदर आपको ये चार्ट की मदद से जो है इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले बोले अगर वायलेशन होता है, ठीक है, एंड दैट वायलेशन कम्स टू द नोटिस ऑफ आरओसी, तो आरओसी शो कॉज नोटिस इशू करेगा कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को। और कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट अब दो चीजें होंगी, या तो वो रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, या फिर वो रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो सीधे यहाँ पर फिर से आरओसी एक बार नोटिस देगा डायरेक्टर्स को एज ऑफिसर्स, और उनको बोलेगा कि आप क्या करो, रिप्लाई कर दो, ठीक है, जो आपने रिप्लाई नहीं करा है वो आप रिप्लाई कर दो। बीच में आने एक और बार नोटिस दे रहे, एक और चांस दे रहे कि आप रिप्लाई कर दो, या अप्रोच करो आरडी एनसीएलटी को फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। अगर आप कंपाउंडिंग करने में फेल हो जाते हो या जो भी रिप्लाई मांगा है वो देने में फेल हो जाते हो तो आरओसी जो है वो प्रोसीड करेगा टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर, ठीक है। एक दूसरा सिनेरियो क्या था कि जहां पर आप रिप्लाई दे रहे हो, जहां पर भी आप रिप्लाई देते हो वहां पर अगर रिप्लाई आरओसी को जो दिया है वो कन्विंस कर देता है, यानी आरओसी कन्विंस्ड है रिप्लाई से, तो प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी जाएंगी। अगर आरओसी कन्विंस्ड नहीं है रिप्लाई से तो सेम वही जो भी हमने पढ़ा वही प्रोसेस फिर से फॉलो रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 सिनेरियो बनेंगे जहां पर रिप्लाई नहीं दिया या जहां पर रिप्लाई दिया है बट हम कन्विंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो ये पॉइंट्स दिए हुए नीचे जितने भी सारे, ठीक है, कंपाउंडिंग से रिलेटेड, ये सब ऑलरेडी 441 वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी आरसीडी के अंदर जो है कवर आप कर चुके हो, तो आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन डीलिंग विद द कंप्लेंट बाय आरओसी एसएफआईओ स्पेशल कोर्ट, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि आरओसी एसएफआईओ जो है वो फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट अगर उनको लगता है कि यार कंपनी ने डिफॉल्ट करा है, ठीक है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को लेकर किसी भी और लॉ को लेकर के। अब जब वो कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो कंप्लेंट फाइल होगी 190 के अंदर, ठीक है। एसएफआईओ जो कंप्लेंट फाइल करेगा, ठीक है, वो करता है 212 के अकॉर्डिंग, यानी वहां पर उसको पावर मिली हुई है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। जो एसएफआईओ की कंप्लेंट होती है उसको पुलिस रिपोर्ट ट्रीट करा जाता है। जो आरओसी की कंप्लेंट होती है उसको प्राइवेट कंप्लेंट ट्रीट करा जाता है, वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होती, उसको प्राइवेट कंप्लेंट जो है ट्रीट करा जाता है। तो ये आप लिख करके आओगे। देन आरओसी की जो भी कंप्लेंट होती है उसको प्री ट्रायल एविडेंस का जो प्रोसीजर है उससे गो थ्रू करना पड़ता है, बट एसएफआईओ के केस में इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे ही कंप्लेंट रिसीव होती है बाय द मैजिस्ट्रेट, पावर है उसके पास कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट,
ठीक है 190 के अंदर, और फिर ऑब्वियसली 200 टू 204 के जो प्रोसीजर है, ठीक है सीआरपीसी के अंदर जो 200 और 204 है उसके बीच में जो भी सेक्शंस वगैरह के अंदर प्रोसीजर लिखे हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे बताया, ठीक है ये वही है प्री ट्रायल एविडेंस वाले, ठीक है। सो आरओसी की जो भी कंप्लेंट होगी वो गो थ्रू करेगी 200 टू 204 से, जो एसएफआईओ वाली है, ठीक है उसके अंदर सीधे 204 पे आ जाते हैं। तो 200 के अंदर क्या होता है, मैजिस्ट्रेट हैज टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट ऑन ओथ, और बाकी विटनेसेस का भी, ठीक है बिकॉज कई बार फ्रिवलेस कंप्लेंट्स फाइल हो जाती है तो वेरीफाई करना जरूरी है। देन उसके बाद 202 के अंदर जो है इंक्वायरी कर सकता है मैजिस्ट्रेट, खुद से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है पुलिस से। आगे लिखा है कि अगर मैजिस्ट्रेट को कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं मिलते हैं, कोई प्राइमा फेसी केस उसको लगता है कि नहीं बनता है, तो वो डिसमिस कर देगा कंप्लेंट को 203 के अंदर। लेकिन अगर उसको सफिशिएंट ग्राउंड वगैरह लगता है तो वो प्रोसेस करेगा उसको 204 के अंदर। तो 200 टू 203 में आप कर रहे हो, ठीक है जब आरओसी की कंप्लेंट है। बाकी अगर एसएफआईओ की तो सीधे 204 में चीजें जो है स्टार्ट हो जाती है। तो आगे ये लिखा है कि जो कंप्लेंट फाइल करी एसएफआईओ ने, इट डज नॉट हैव टू पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ 200 टू 203। जो कंप्लेंट फाइल करी एसएफआईओ ने उसको पुलिस रिपोर्ट माना जाता है और डायरेक्टली हम प्रोसीड करते हैं 204 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज इसके बाद क्या होता है, सीधे समन और वारंट्स वगैरह इशू करना। ये यहाँ पर टेबल फॉर्म के अंदर भी आपको दिया हुआ है सेम बात, ठीक है तो ये आप एक बार देख सकते हो। उसके बाद डिफरेंस क्या होता है बिटवीन फाइन एंड पेनल्टी, इसमें बोला फाइन जो है वो इम्पोज करा जा सकता है ओनली बाय एनसीएलटी या कोर्ट ऑफ लॉ, बट पेनल्टी जो है वो इम्पोज करी जा सकती है इवन बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो फाइन हम इम्पोज करते हैं इसमें प्रोसिक्यूशन रिक्वायर होता है, बट पेनल्टी के केस में एडजुडिकेशन होता है। पेनल्टीज या लाइबिलिटीज, पेनल्टीज जो है वो लाइबिलिटीज है लेकिन फाइन्स जो है वो पनिशमेंट्स है। पेनल्टी को इम्पोज करा जाता है सिविल ऑब्लिगेशन के केस में, फाइन को करा जाता है क्रिमिनल या फिर क्वाजी क्रिमिनल ऑफेंसेस के केस में, ठीक है तो ये पॉइंट्स आप याद रखोगे डिफरेंस के। उसके बाद में कंपाउंडिंग आप पूरा पढ़ चुके हो आरसीडी के अंदर, तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी इसको करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें वहां पर कवर हो चुकी है, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस वाले पॉइंट्स भी आरसीडी के अंदर दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया था, इसके थ्रू जो भी चेंजेस आए वो थोड़ा सा आपको देखना है। सबसे पहला है ओमिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, तो कुछ ऑफेंसेस ऐसे जिनको ओमिट कर दिया गया, ठीक है जैसे नॉन कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स ऑफ द एनसीएलटी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट या रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये सब अगर आपने नहीं भी करा तो भी जो है चलेगा, ठीक है ना, अब ये ऑफेंसेस की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद रिमूविंग द इम्प्रिजनमेंट एंड सब्जेक्टिंग द ऑफेंसेस टू फाइन अलोन, तो इसमें क्या कर रहे हैं हमने रिमूव कर दिया है इम्प्रिजनमेंट फॉर सर्टेन लिस्टेड ऑफेंसेस व्हाइल रिटेनिंग द क्रिमिनल लायबिलिटी टू पे द फाइन ओनली, ठीक है तो सिर्फ फाइन पे करना है आपको, इम्प्रिजनमेंट जो है उन केसेस में नहीं होगा। रीकैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेंसेस में बोला है कि इसके अंदर रिमूव कर दिया गया इंपोजिशन ऑफ पेनल कॉन्सिक्वेंसेस इन केस ऑफ माइन्यूट या टेक्निकल डिफॉल्ट्स, ठीक है छोटे मोटे जो भी होते हैं, ठीक है ना जिनको आसानी से सही करा जा सकता है, उसके अंदर अब आपके ऊपर कोई पेनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे। मॉनेटरी पेनल्टी वगैरह जो है वो लगाई जा सकती है इन हाउस एडजुडिकेशन मैकेनिज्म की मदद से, क्रिमिनल कोर्ट्स के पास जो है जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है सो ये इसके अंदर आप याद रखोगे। देन उसके बाद एक्सटेंडेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ 446 बी, इसके अंदर क्या होता है 446 बी में ये स्मॉल कंपनी ओपीसीज के लिए था, तो अब इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं टू प्रोड्यूसर कंपनीज आल्सो, ठीक है। और जो भी स्टार्टअप वगैरह कंपनी है, ठीक है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगी, प्रोड्यूसर कंपनी स्टार्टअप कंपनी उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें सीधे सीधे जो भी प्रिस्क्राइब पेनल्टी का अमाउंट होता है वो 1/2 हो जाता है इन कंपनीज के लिए, ठीक है तो इसमें आप लायबल होते हो टू अ पेनल्टी व्हिच विल नॉट बी मोर देन 1/2 ऑफ द पेनल्टी जो स्पेसिफाइड है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीस अगर कंपनी का केस है, और 1 लाख रुपीस इन केस ऑफ ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट या एनी अदर पर्सन। ये इसका बेनिफिट है कि पेनल्टी का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है, और यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट कितना है कंपनी के केस में 2 लाख रुपए, या अगर कोई और है तो 1 लाख रुपीस, ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑफेंसेस फॉर व्हिच अल्टरनेट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड, इसके अंदर ये लिखा है कि एक अल्टरनेट फ्रेमवर्क या मैकेनिज्म जो है लेकर के आए फॉर द सुपरविजन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस, जैसे नॉन कंप्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ आरटी डायरेक्टिंग द चेंज ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, अगर आपने उससे कंप्लाई नहीं करा तो क्रिमिनल फाइन लगाने की जगह, ठीक है क्रिमिनल फाइन लगाने की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद ही अपने आप से आपको अलॉट कर देगी नया नेम, और डायरेक्ट कर देगी रजिस्ट्रार को कि वो नया नाम जो है वो एंटर कर लिया जाए, ठीक है जो भी रजिस्टर है उसके अंदर, और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको नए नाम से क्या कर दिया जाएगा, इशू कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम फाइन नहीं लगा रहे, बट जो आपने कंप्लायंस नहीं करी ऑर्डर के साथ, हम फोर्सफुली आपको क्या करवाएंगे, फिर कंप्लायंस करवाएंगे। तो खुद से अगर आप नहीं करते हो इससे डायरेक्टिंग द चेंज ऑफ नेम से कंप्लाई, तो हम खुद ही नया क्या कर देंगे, नाम अलॉट कर देंगे। तो ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखो, तो ये हेडिंग्स आप ध्यान रखो यार, ठीक है ना, ये जो बोल्ड में हेडिंग्स है, ओमिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, रिमूविंग इम्प्रिजनमेंट एंड सब्जेक्टिंग द ऑफेंसेस टू फाइन अलोन, recategorization of offenses, extended applicability of section 446b and offenses for which alternate mechanism is provided। उसके बाद में एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ऑफ सीवी दिया आपको, इसके अंदर सिविल या क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो कर सकते हैं, तो उसमें क्या क्या करेंगे, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स करेंगे जिसके कारण आपके ऊपर जो है मैक्सिमम मॉनेटरी पेनल्टी हो सकती है 25 करोड़ या 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट व्हिचएवर इज हायर। इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स जिसके कारण आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल या सस्पेंड करा जा सकता है। इन प्रोसीडिंग्स बिफोर द बोर्ड, इसमें लिखा है पावर ऑफ इशूइंग द डायरेक्शंस, ठीक है बोर्ड के पास में, बट उसने डेलीगेट कर दिया डब्ल्यूटीएम को एंड होल टाइम मेंबर को। आफ्टर मेकिंग और कॉजिंग टू बी मेड एन इंक्वायरी, बोर्ड अगर सेटिस्फाइड है कि जरूरी है मेजर्स लेना, तो डब्ल्यूटीएम जो है वो इशू कर सकता है डायरेक्शन जो भी उसको एप्रोप्रिएट लगता है। इस पे अभी लास्ट टाइम ही क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इसमें लिखा है सिविल प्रोसीडिंग्स के अलावा सीबी जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर सकती है, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करके बिफोर द सीबी स्पेशल कोर्ट, एंड जिसके कारण इंप्रिजनमेंट आपको फेस करना पड़ सकता है अप टू 10 इयर्स का, और एंड फाइन अप टू 25 करोड़। जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, ठीक है जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आ जाती है तो एविडेंस एक्ट और जो सीआरपीसी है वो भी इस केस में क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेटलमेंट कंपाउंडिंग में लिखा है कि प्रायर टू द इनिशिएशन या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या पेंडिंग एन अपील, एंटिटी क्या कर सकती है, सेटल करवा सकती है, कंपाउंड करवा सकती है प्रोसीडिंग को, ठीक है सेटलमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग या कंपाउंडिंग के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। इससे क्या होता है यार, जल्दी से जल्दी केस आपका डिस्पोज ऑफ हो जाता है, रिसोर्सेज जो है वो बचती है।
ठीक है, जो भी केस है वो सेटल हो सकता है बिटवीन सेबी एंड अ पर्सन हु मे प्राइमा फेसी बी फाउंड टू हैव वायलेटेड द सिक्योरिटीज लॉस और अगेंस्ट हुम एडमिनिस्ट्रेटिव या सिविल एक्शन वाज कमेंस्ड फॉर सच वायलेशन। रिकवरी आपको पता है कि अगर एक पर्सन फेल हो जाता है टू पे द पेनल्टी जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने लगाई, या फेल हो जाता है टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन ऑफ सेबी फॉर रिफंड ऑफ मनी या डिस्गॉर्जमेंट, या फेल हो जाता है टू पे एनी फीस व्हिच इज ड्यू टू सेबी, तो रिकवर उसको जो है करा जा सकता है। अलग अलग तरीके हैं रिकवर करने के, ठीक है, वो आप ऑलरेडी आरसीडी में भी एक बार पढ़ चुके हो। देन उसके बाद कंसेंट ऑर्डर भी आप पढ़ चुके हो आरसीडी के अंदर। आपको सिर्फ ये सर्कुलर जो आया था इसके कुछ सेलिंग फीचर्स को ध्यान रखना है। इसमें लिखा है कि कुछ डिफॉल्ट्स जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रंट रनिंग, ओपन ऑफर ना दे पाना, रिड्रेस ना करना इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस को, ठीक है, या ऐसे ऑफेंसेस डिफॉल्ट जो कि फॉल करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इनको कंसेंट प्रोसेस से हमने एक्सक्लूड कर रखा है। इनको लेकर के कंसेंट ऑर्डर पास नहीं होगा। कोई भी कंसेंट एप्लीकेशन जो है, ठीक है, वो पास नहीं करी जाएगी वायलेशन के लिए अगर आपने वायलेशन कमिट करा है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एनी कंसेंट ऑर्डर। तो एक बार आप ले चुके ऑलरेडी कंसेंट ऑर्डर, फिर उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर आप फिर से वायलेशन कर देते हो, तो उसके लिए कंसेंट ऑर्डर पास नहीं होगा। प्लस एप्लीकेंट जिसने ऑलरेडी 2 से ज्यादा बार कंसेंट ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया है, ऐसा एप्लीकेंट जिसने ऑलरेडी 2 से ज्यादा बार कंसेंट ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता है कंसेंट एप्लीकेशन के लिए। कब तक नहीं कर सकता? 3 सालों तक फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट ऑर्डर, यानी 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड हो गया। देन नो कंसेंट एप्लीकेशन वाज टू बी एंटरटेन बाय सेबी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन। अगर ये इनिशिएट कर दिए गए तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपकी वो एप्लीकेशन को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स जो पेंडिंग है सेबी के सामने, कोई भी कंसेंट एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर नहीं करी जाएगी अगर आप उसको फाइल करते हो, ठीक है, आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द शो कॉज नोटिस। तो 60 डेज के अंदर अंदर आपको करना है शो कॉज नोटिस जब से आपको मिल गया, ठीक है। ये उन केसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो पेंडिंग है बिफोर द ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट। तो उन केसेस में 60 डेज के बाद भी अगर करोगे तो भी एंटरटेन करा जा सकता है। देन कंसेंट टर्म्स को लेकर के यहाँ पर एक बात बोली कि कंसेंट टर्म्स डिटरमाइन होगी इन टर्म्स ऑफ द गाइडलाइंस, और उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स दिए जिनको कंसीडर करा जाएगा जब कंसेंट टर्म्स डिटरमाइन करें। तो इसमें एक सेपरेट क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। मिनिमम बेंचमार्क अमाउंट जो है हर एक कैटेगरी ऑफ डिफॉल्ट के लिए डिसाइड करा गया। बेंचमार्क अमाउंट जो है उसको कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। जो बेंचमार्क अमाउंट हम सेट कर रहे हैं वो बेंचमार्क अमाउंट को हम सेट करेंगे कीपिंग इन माइंड द पेनल्टी इंपोज्ड बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड द ऑर्डर पास बाय फुल टाइम मेंबर। एडिशनल अमाउंट्स फॉर प्रीवियस डिफॉल्ट या ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेंट भी देखा जाएगा। इन वेटेज दिया जाएगा टू द स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, ग्रेविटी ऑफ द डिफॉल्ट, वायलेशन या वॉल्यूम, ट्रेडेड, प्राइस इंपैक्ट, ये सारी चीजों को भी वेट दिया जाएगा जब हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स हो गए एक तरीके से, पैरामीटर्स हो गए, ठीक है, जिसपे आपको सवाल आ सकता है अलग से। देन कंसेंट टर्म्स आल्सो इंक्लूडेड अदर डायरेक्टिव जैसे डिसगॉर्जमेंट ऑफ द इल गॉटन प्रॉफिट्स, यानी कंसेंट ऑर्डर तो हम पास कर ही रहे हैं बट उसके अंदर हम डिसगॉर्जमेंट करने का भी आपको बोल सकते हैं। देन एचपीएसी या जो पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर है, ठीक है, वो फैक्ट्स वगैरह, सर्कमस्टांसेस वगैरह को कंसीडर करने के बाद, ग्रेविटी ऑफ द चार्जेस को कंसीडर करने के बाद में ये सारी चीजें कर सकता है। या तो सेटलमेंट अमाउंट जो है उसको एनहांस कर सकता है, ठीक है, ऑब्वियसली कब करेगा, सीरियस केसेस अगर है तब करेगा। या रिड्यूस कर सकता है सेटलमेंट अमाउंट को अगर सेटलमेंट अमाउंट जो लगाया गया है, ठीक है, वो मैच नहीं होता है विद द वायलेशन, तो आपने बहुत ही ज्यादा लगा दिया, डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट लगा दिया आपने। या रिफ्यूज कर सकता है टू कंसीडर द केस अंडर द कंसेंट प्रोसेस। एचपीएससी के अंदर कौन होता है, चेयरमैन, ठीक है, और 3 और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। इंटरनल कमेटी के अंदर चीफ जनरल मैनेजर होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए केस के साथ में, और डिवीजन चीफ्स होते हैं ऑफ द कंसर्न ऑपरेशनल डिपार्टमेंट एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली टू असिस्ट द एचपीएससी, ठीक है, एचपीएससी की मदद करने के लिए। देन इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द कंसेंट एप्लीकेशन, कोई भी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन जो है सेम डिफॉल्ट के लिए आप दोबारा से फाइल नहीं कर पाओगे किसी भी स्टेज पे। इन सेबी को डिस्पोज ऑफ करना है कंसेंट एप्लीकेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंसेंट एप्लीकेशन। उसके बाद ये जो सेटलमेंट प्रोसीडिंग रेगुलेशंस वगैरह की बातें, ये सब आरसीडी के अंदर आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, तो ये आपको यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना लिमिटेशन पीरियड जो है सेटलमेंट एप्लीकेशन को लेकर के उसमें अमेंडमेंट आई हुई है, तो आई होप कि वो आपने आरसीडी में कर ली होगी। देन उसके बाद इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ सेटलमेंट, तो पहले यार ये सारे ऑफेंसेस जो है, ठीक है, ये सारे डिफॉल्ट जो इनको लेकर के सेटलमेंट नहीं होता था, इनसाइडर ट्रेडिंग, फेलियर टू मेक ओपन ऑफर, डिफॉल्ट या मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है, डिफॉल्ट या मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस, फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, नॉन कंप्लायंस ऑफ नोटिस या समन, ठीक है। लेकिन अब नई जो रिजाइन में नए नए जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सभी डिफॉल्ट्स को सेटल करा जा सकता है। ये सारे के सारे डिफॉल्ट सेटल हो सकते हैं एक्सेप्ट वो डिफॉल्ट्स जो सेबी को लगता है कि उनका मार्केट वाइड इंपैक्ट है या उन्होंने नुकसान पहुंचाया है ज्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को या अफेक्ट करा इंटीग्रिटी ऑफ द मार्केट को, इनको ऑब्वियसली सेटल नहीं करेंगे। बट जो भी है पहले हम मना करते थे कि यार इनका सेटलमेंट नहीं होगा इन ऑफेंसेस का, अब ये भी सेटल हो सकता है। उसके बाद में आगे आप आ जाओ एडजुडिकेशन एट सेबी में, ठीक है। एडजुडिकेशन एट सेबी में लिखा है सेबी के पास अगर ग्राउंड है टू बिलीव कि ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करे गए हैं इन द मैनर डेट्रीमेंटल टू इन्वेस्टर या सिक्योरिटीज मार्केट, या इंटरमीडिएट या किसी भी पर्सन है जो एसोसिएटेड है मार्केट के साथ, उसने वॉयलेट करे प्रोविजंस, ठीक है, या सेबी एक्ट के, लॉस के, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस के, तो बोर्ड जो है वो क्या कर सकता है, कभी भी ऑर्डर पास कर सकता है राइटिंग में और डायरेक्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को जो स्पेसिफाइड है उस ऑर्डर में कि वो इन्वेस्टिगेशन करे इन द अफेयर्स ऑफ सच इंटरमीडिएट या पर्सन जो एसोसिएटेड है सिक्योरिटीज मार्केट के साथ, और रिपोर्ट जो है वो सबमिट करे सेबी को। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कॉल कर सकती है ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी सभी बुक्स, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, ठीक है, और अपनी कस्टडी में उसको रख सकती है 6 महीने तक। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो है वो एग्जामिन कर सकती है ओथ पे मैनेजर को, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफिसर, अदर एम्प्लॉय ऑफ एन इंटरमीडिएट या पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ हिज बिजनेस एंड मे एडमिनिस्टर एन ओथ अकॉर्डिंगली, ओथ पे भी उसको एग्जामिन कर सकते हैं। इन इस पर्पस के लिए मे रिक्वायर एनी ऑफ दोस पर्संस टू अपीयर बिफोर इट पर्सनली, इन पर्सन भी बुला सकते हैं उनको। अगर एक पर्सन फेल हो जाता है बिना कोई रीजनेबल कॉज के या रिफ्यूज कर देता है फॉर सच एक्शन, ठीक है, यानी ये जो ऊपर बातें हो रही है, ठीक है, तो वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीस और विद बोथ
and also with a further fine which may extend to 5 lakh rupees for every day after the first during which failure या refusal continues. Then उसके बाद investigating authority authorization ले सकती है, ठीक है, by making an application to the magistrate or judge किस चीज को लेकर के, सीजर को लेकर के और बुक्स रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट्स, और जैसे ही एप्लीकेशन आएगी मैजिस्ट्रेट या जज जो है वो ऑथराइज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को कि आप एंटर कर सकते हो प्लेस पे जहां पर भी वो बुक्स वगैरह सारी चीजें रखी हुई है, सर्च कर सकते हो आप उस जगह को और सीज कर सकते हो जो भी आपको नेसेसरी बुक्स वगैरह पेपर्स वगैरह लगते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्डर है ये मैजिस्ट्रेट पास नहीं करेंगे, यानी ऑथराइजेशन ऑफ सीजर जो है ये नहीं पास करेंगे किसी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी या पब्लिक कंपनी के केस में जो अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करवाना चाहती है, जब तक कि वो कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंसेज अंडर सेबी एक्ट, ये आरसीडी के अंदर पूरा पढ़ चुके हो, ये रिकवरी का तरीका है कि कैसे होगा, ये सब आरसीडी में दिया हुआ है, ठीक है। 12A वाले जो पॉइंट्स है ये सभी आरसीडी के अंदर दिए हुए हैं, एंड आई होप कि आपने कवर करें ये सारी चीजें, बिकॉज अगर यहाँ पर भी ये चीज दी है तो आरसीडी के अंदर जो भी एक्सप्लेनेशन उनका दिया उसको लेकर के क्वेश्चन डीडी के अंदर भी आ सकता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये कवर करके जाओ। कंपोजिशन वहां पर दिया है, पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी ये सब वहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, पेनल्टी सारी दी हुई है वहां पर, पेनल्टी भी वहीं से करना है आपको। देन उसके बाद में जो पॉइंट आता है वो है आपका नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सीबी एलओडीआर, ठीक है। इसके अंदर आपको जो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया है ये ध्यान देना है। इसके अंदर लिखा है कि अगर एक लिस्टेड एंटिटी नॉन कंप्लायंट है विद द प्रोविजन ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशंस, तो उसकी जो स्क्रिप्ट है लिस्टेड एंटिटी की उसको जेड कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जहां पर जो ट्रेड होगा वो सिर्फ ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पे होगा, और उसके लिए ये बिलो प्रोसीजर जो है फॉलो करा जाएगा, ठीक है। इसके अंदर पहले दिया लिस्टेड एंटिटी ने अगर डिफॉल्ट करा तो इन एडिशन टू इम्पोजिंग फाइन जो भी उसकी स्क्रिप्ट है उसको हम जेड कैटेगरी में डाल देंगे, जहां पे होगा सिर्फ काम ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज 7 डेज का प्रायर पब्लिक नोटिस देंगे इन्वेस्टर्स को बिफोर मूविंग द स्क्रिप्ट टू जेड कैटेगरी, या जब वो स्क्रिप्ट को मूव कर रहे हैं आउट ऑफ द जेड कैटेगरी, ठीक है ना। जेड कैटेगरी में जब आप डाल रहे हो तब भी आपको बताना है, जब जेड कैटेगरी से आप निकाल रहे हो तब भी आपको बताना है। साथ ही में जब आप नोटिस इशू कर रहे हो तो आपको इंटीमेशन देना है जो आपका दूसरा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे उस एंटिटी की सिक्योरिटीज जो है वो लिस्टेड है। उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वापस से स्क्रिप्ट लिस्टेड एंटिटी की जेड कैटेगरी से निकाल लेगा, ठीक है, मूव बैक द स्क्रिप्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी फ्रॉम जेड कैटेगरी टू द नॉर्मल ट्रेडिंग कैटेगरी, प्रोवाइडेड कि वो जो एंटिटी है वो कंप्लाई कर दे रिस्पेक्टिव प्रोविजन से और पे कर दे फाइन का अमाउंट, ठीक है। जब हम वापस से नॉर्मल कैटेगरी में डालेंगे तब भी क्या करेंगे, जो अदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उसको इंटीमेशन देंगे, ठीक है। तो आपको जो ये पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना, इसके किसी भी पार्ट पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे ए वाला जो ये पॉइंट है इस पे पूछ लेंगे कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है अगर किसी स्क्रिप्ट को हमको जेड कैटेगरी में डालना है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको उसके अंदर लिख करके आने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है बी वाला उसमें लिखा है सस्पेंड कर सकते हैं ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ सच लिस्टेड एंटिटी बाय फॉलोइंग द बिलो प्रोसीजर, इस पे भी सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बोले बिफोर सस्पेंडिंग द ट्रेडिंग, ठीक है, जो कंसर्न रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वो सेंड करेगा एक रिटर्न इंटीमेशन नॉन कंप्लायंट लिस्टेड एंटिटी को, और उस लिस्टेड एंटिटी को हम क्या बोलेंगे कि यार आप कंप्लाई कर लो विद द रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट और अपना जो भी फाइन बनता है वो पे कर दो 21 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। जब हम इंटीमेशन इशू कर रहे हैं तो वो जो इंटीमेशन हमको हम इशू करेंगे उसके बारे में हमको इन्फॉर्म करना है जो दूसरा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी, ठीक है, जिससे कि जो डेट ऑफ सस्पेंशन होगी हमारी वो यूनिफॉर्म रहे अक्रॉस ऑल द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी सेम डे पर ही सस्पेंशन हो दोनों जगह पर, ठीक है। साथ ही में पब्लिक नोटिस भी देना है वेबसाइट के ऊपर जो कि प्रपोज कर रहा है पॉसिबल सस्पेंशन ऑफ द ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ द नॉन कंप्लायंट लिस्टेड एंटिटी। उसके बाद नॉन कंप्लायंट लिस्टेड एंटिटी अगर कंप्लाई कर देती है रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट्स और फाइन भी पे कर देती है 2 वर्किंग डेज बिफोर द प्रपोज डेट ऑफ सस्पेंशन, तो जो ट्रेडिंग है उसके शेयर में वो सस्पेंड नहीं करी जाएगी, और जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वो पब्लिक नोटिस दे देगा कि यार कंपनी ने कंप्लायंस कर दिया है। जब वो नोटिस हम इशू कर रहे हैं तब हमको इंटीमेशन देना है दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को भी। ये साथ ही में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वो इंटीमेट करेगा डिपॉजिटरीज को कि आप अनफ्रीज कर दो एंटायर शेयर होल्डिंग प्रमोटर ग्रुप की, ठीक है। और ये इमीडिएटली अनफ्रीज नहीं होगा, ठीक है, इमीडिएटली अनफ्रीज नहीं करे जाएंगे, बट आफ्टर 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लायंस, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लायंस अनफ्रीज करे जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन केस ऑफ फेलियर टू कंप्लाई और पे द फाइन सस्पेंड कर देंगे, ठीक है, एंटायर शेयर होल्डिंग प्रमोटर ग्रुप की इस केस में फ्रीज करके ही रखी जाएंगी। व्हाइल सस्पेंडिंग द ट्रेडिंग, ठीक है, इन द शेयर्स ऑफ नॉन कंप्लायंट एंटिटी इंटीमेशन दिया जाएगा सस्पेंशन का दूसरे स्टॉक एक्सचेंज को, जिससे क्या हो यार डेट जो है वो यूनिफॉर्म रहे अक्रॉस ऑल द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आफ्टर 15 डेज ऑफ सस्पेंशन ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ नॉन कंप्लायंट एंटिटी को अलाउ करा जा सकता है ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस। तो देखो सस्पेंशन के बाद में भी इमीडिएटली हम ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस अलाउ नहीं करेंगे, 15 दिन की गैप रहेगी, 15 दिन के बाद हम अलाउ करेंगे, आपको ध्यान रखना। कब करेंगे, ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ एवरी वीक फॉर 6 मंथ्स। एंड इसके रिगार्डिंग बोला है कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को इंस्ट्रक्शन देना है अपने ट्रेडिंग मेंबर्स को to obtain confirmation from the clients before accepting an order for the purchase of shares of non-compliant listed entity on trade for trade। इसे उनको बता देना है कि सिर्फ ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पे ही होगा। Then recognized stock exchange shall put in place a system जो कि एक caution message जो है पब्लिश करेगा, और वो caution message क्या होगा, trading in shares of the name of the listed entities presently under suspension and on trade to trade basis and trading stop हो जाएगी completely and compulsorily delisting initiate करी जा सकती है, ठीक है, जो भी listed entity का नाम है अगर वो compliant नहीं होती है by this date। तो ये आपको एक caution message जो है वो बता देना है, पब्लिक को पता होना चाहिए, ठीक है, जब वो खरीद रहे हैं। देन क्राइटेरिया क्या होगा सस्पेंड करने का, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप फेल हो जाते हो कंप्लाई करने में विद रिस्पेक्ट टू बोथ कंपोजिशन इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ वुमन डायरेक्टर फॉर 2 consecutive quarters,
in constitution of audit committee for 2 consecutive quarters, yeah, in submission of corporate governance compliance report for 2 consecutive quarters, submission of shareholding pattern for 2 consecutive quarters, submission of financial results for 2 consecutive quarters, submission of annual report for 2 consecutive financial years, एंड रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर्स एंड कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट देने में फेल हो गए फॉर 2 consecutive quarters, या आपको नोटिस मिलता है सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, ऑफ दैट एंटिटी बाय एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो कहीं और अगर उसको सस्पेंड करा जा रहा है किसी और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा अगर उसको सस्पेंड करा जा रहा है, तो आपको भी उसको क्या करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये केसेस हैं जब सस्पेंशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है सेपरेटली। देन उसके बाद अगर नॉन कंप्लाइंट लिस्टेड एंटिटी कंप्लाई कर देती है, ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट से आफ्टर द डेट ऑफ सस्पेंशन और पे कर देती है एप्लीकेबल फाइन, तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज रिवोक करेगा सस्पेंशन को बाय फॉलोइंग द बिलो प्रोसीजर। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है अलग से। इसमें बोले नॉन कंप्लाइंट लिस्टेड एंटिटी जब ये सारी चीज कर देगी, जो भी रिक्वायरमेंट उसको पूरा कर देगी, तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ कंप्लायंस एक पब्लिक नोटिस देगा, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्म करेगा कि हाँ भी कंप्लायंस कर दिया लिस्टेड एंटिटी ने, और जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वो रिवोक कर देगा सस्पेंशन को ऑफ ट्रेडिंग ऑफ इट्स शेयर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 days। तो यहाँ पर इमीडिएट रिवोकेशन नहीं होगा सस्पेंशन का, 7 दिन बाद होगा, ये आप ध्यान रखोगे। देन व्हाइल इशूइंग द सेड नोटिस, इंटीमेशन देना है हमको दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को भी, जैसे ही रिवोकेशन हो जाएगा सस्पेंशन का, ट्रेडिंग परमिट कर दी जाएगी ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पे ही, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days। तो 7 दिन तक ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पे चलेगा, और उसके बाद में जहां 7 दिन खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम आपको नॉर्मल ट्रेडिंग कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। सो इमीडिएटली नॉर्मल ट्रेडिंग कैटेगरी में आप नहीं आओगे, जैसे ही सस्पेंशन रिवोक होगा 7 दिन तक पहले ट्रेड फॉर ट्रेड में आप रहोगे, उसके बाद नॉर्मल ट्रेडिंग कैटेगरी में जाओगे, ध्यान रखना है। देन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंटीमेट करेगा डिपॉजिटरीज को कि वो अनफ्रीज कर दे जो भी शेयर होल्डिंग वगैरह, बट ये अनफ्रीजिंग होगी आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ द सस्पेंशन। 3 महीने का गैप होगा, उसके बाद जाकर के चीजें जो है वो अनफ्रीज करी जाएंगी। लास्ट में लिखा अगर नॉन कंप्लाइंट लिस्टेड एंटिटी फेल हो जाती है कंप्लाई करने में, या फेल हो जाती है टू पे द एप्लीकेबल फाइन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, 6 महीने तक आप कुछ भी नहीं करते, तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इनिशिएट करेगा प्रोसेस ऑफ कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑफ द नॉन कंप्लाइंट लिस्टेड एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द डीलिस्टिंग रेगुलेशन, और जो भी आपके सकरा के प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है। उसके बाद फेमा से रिलेटेड कंपाउंडिंग की बात करिए, ये भी आप आरसीडी में कर चुके हो चैप्टर नंबर 7 के अंदर। इसमें लिखा है एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग, जिस भी पर्सन ने कॉन्ट्रावेन करा है प्रोविजन फेमा का एक्सेप्ट सेक्शन 3A, वो अप्लाई करेगा आरबीआई के पास, और जिसने 3A वाला करा है वो किसके पास अप्लाई करेगा, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट के पास, ठीक है। कब आप कर सकते हो यार, जब आपको पता चल जाए कि आपसे गलत काम हो गया। अब या तो आपको किसी और से पता चलेगा, किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से, ऑडिटर से, ठीक है, किसी भी दूसरे तरीके से, या फिर आप खुद से पता कर लोगे कि यार हाँ कुछ ना कुछ हमसे गलती हो गई है, कॉन्ट्रावेंशन हो गया, तो जहां से भी पता चले आप जो इसके बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना है आपको, एप्लीकेशन जिसमें सब डिटेल्स होनी चाहिए एप्लीकेंट की, नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, फैक्ट्स ऑफ द केसेस, डिटेल्स ऑफ इरेगुलरिटीज, अंडरटेकिंग की एप्लीकेंट इन्वेस्टिगेशन जो है फेस नहीं कर रहा है, ठीक है, इज नॉट अंडर एन इन्वेस्टिगेशन बाय एनी एजेंसी, चाहे वो डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट हो या सीबीआई हो, एंड मैंडेट एंड द डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट, ठीक है, ये 4 चीज आपको देनी है, तो इस पे भी क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन अंडर फेमा रेगुलेशन, अब यहाँ पर आपको ये पूरा लिस्ट दी हुई है, ठीक है, किन किन ऑफेंसेस को कंपाउंड करा जा सकता है, तो आपको जो है जो भी 7-8 हैं, ठीक है ना, जो भी आप कर सकते हो वो एक बार लास्ट में देख करके चले जाना है, अभी से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप मॉर्निंग में एग्जाम देने जा रहे हो उसके 2 घंटे पहले, ठीक है, आप ये सारी चीजें जो है देख करके जा सकते हो। इसमें भी सारे नहीं देखने, 7-8 देखने हैं बस, कि अगर पूछ लेते हैं वो लोग तो आप कुछ पॉइंट्स को लेकर के आ जाओ इसके अंदर। उसके बाद में आगे अगर आप देखो, इसमें लिखा है क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है, प्रोसेस क्या होगी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन की, तो सबसे पहले स्क्रूटनी होगी एप्लीकेशन की, वेरीफाई करने के लिए कि सारी डिटेल्स वगैरह सही है या नहीं है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन आप देते हो विद इनकम्प्लीट डिटेल्स, या आपने उसमें कॉन्ट्रावेंशन ही एडमिट नहीं करा है, तो उस एप्लीकेशन को रिटर्न कर दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन पे रिजर्व बैंक एग्जामिन करेगी और डिसाइड करेगी कि कॉन्ट्रावेंशन आखिर किस नेचर का है, टेक्निकल नेचर का है, मटेरियल नेचर का है, सेंसिटिव इन नेचर है, ठीक है। अगर टेक्निकल इन नेचर है तो आपको कॉशनरी एडवाइस दी जाएगी और छोड़ दिया जाएगा। अगर मटेरियल है तो कंपाउंड करा जाएगा, ठीक है, इम्पोजिंग एन अमाउंट आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द कॉन्ट्रावेनर टू अपीयर बिफोर द कंपाउंडिंग अथॉरिटी फॉर अ पर्सनल हियरिंग। और अगर सेंसिटिव इन नेचर है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। सेंसिटिव इन नेचर वाले कौन से कॉन्ट्रावेंशन होते हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, टेरर फाइनेंसिंग है, या जो अफेक्ट करते हैं सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सब सेंसिटिव में आ जाएंगे। तो बहुत ही आसान सा यार, ये भी कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, बस ये देखना नेचर कौन सा है, फिर नेचर के अकॉर्डिंग आप बता दो कि क्या वो करेंगे। फिर उसके बाद पर्सनल हियरिंग के अंदर लिखा है कि मैंडेटरी नहीं है अटेंड करना पर्सनल, अटेंड दी पर्सनल हियरिंग, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। अगर एक पर्सन ऑप्ट करता है नॉट टू अटेंड द पर्सनल हियरिंग, तो वो अपनी प्रेफरेंस इंडिकेट कर देगा राइटिंग में। एप्लीकेशन जो है वो डिस्पोज ऑफ करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड, ठीक है, तो अगर आप पर्सनल हियरिंग अटेंड नहीं कर रहे तो फिर कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स उसकी मदद से। इट में ऑल्सो बी नोटेड कि अपेयरिंग फॉर या ऑप्टिंग आउट ऑफ द पर्सनल हियरिंग, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा अमाउंट जो लगाया जाएगा उसके ऊपर, तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपेयर हो गए तो अमाउंट कम हो जाएगा, अपेयर नहीं हुए तो अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। Then compounding authority passes an order indicating the details of contravention and provision of FEMA, ठीक है, जो भी ऑर्डर पास होगा उसमें सब डिटेल्स वगैरह होंगे। Sum payable for compounding the contravention is indicated in the compounding order and the contravention is compounded by the payment of the अमाउंट इम्पोज। जैसे ही वो सम हमको मिल जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, एक सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है, कौन देगा, आरबीआई एक सर्टिफिकेट दे देगी इंडिकेटिंग कि एप्लीकेंट ने कंप्लाई कर दिया विद द ऑर्डर पास बाय द कंपाउंडिंग अथॉरिटी। अगर नॉन पेमेंट है अमाउंट का जो इंडिकेट करा गया कंपाउंडिंग ऑर्डर में विद इन 15 days ऑफ द ऑर्डर,
तो हम ऐसा मान लेंगे कि आपने कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन कभी फाइल करी ही नहीं थी, और जो भी केस वगैरह है फिर वो किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रेफर कर दिया जाएगा, जो डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट है उसको रेफर कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है नीचे, कंपनी सेक्रेटरी किस तरीके से नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट कर सकता है, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट की मदद से, सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न की मदद से, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की मदद से, कंप्लायंस एंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट की मदद से। ये जो मैनर ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस है मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 19 के अंदर कवर करवा चुका हूँ, ठीक है, कि जब भी क्वालिफिकेशन एडवर्ड्स मार्क वगैरह आप देते हो बोल्ड टाइप और इटैलिक्स में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ओपिनियन तो आप जो है वो क्लियरली मेंशन कर दो उसके अंदर कि आप नहीं कर पा रहे हो, लिमिटेशंस लगे हुए हैं तो, ठीक है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो यहाँ से वापस दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये सेक्शन वाइज ऑफेंस और कॉन्सिक्वेंसेस आपको दिए हैं, ठीक है। मेरा सजेशन आपको ये है कि ये भी आप लास्ट में करोगे, ठीक है, और आपको अपनी इंस्टिंक्ट के बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट लगते हैं इसके अंदर से वो आप देख करके चले जाओ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको एक और लिस्ट दी हुई है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की, वो आप जरूर देख करके जाओ, बिकॉज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन कौन से ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, है ना। तो वो आप एक बार जो है लिस्ट ये वाली जो दी हुई है आपको, ये आप एक बार जरूर देख करके चले जाओगे, जितने आप इसके अंदर से याद रख सकते हो 7-8, ठीक है, वो आपको लिख करके आने हैं। तो ये आपका पूरा है चैप्टर नंबर 20। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो पीयर रिव्यू का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17। इसके अंदर सबसे पहले दिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू के अंदर उन्होंने सबसे पहले दिया टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड प्रॉपर सिस्टम। इसमें लिखा है कि जो भी प्रोफेशनल असाइनमेंट्स वगैरह कैरी आउट करे जा रहे हैं वो टेक्निकल स्टैंडर्ड से कंप्लाई करके कैरी आउट करे जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने लेट डाउन करें, प्लस जो भी पीयू है उसके पास में प्रॉपर सिस्टम्स वगैरह होने चाहिए फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क जो वो परफॉर्म करते हैं। सेकंड, एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी। इसके अंदर लिखा है कि पीयर रिव्यू जो है वो हम क्यों कर रहे हैं, जिससे मेंटेनेंस हो सके, एनहांसमेंट हो सके जो क्वालिटी ऑफ अटेस्टेशन और ऑडिट सर्विस है, एंड टू प्रोवाइड गाइडेंस मेंबर्स को कि वो इंप्रूव कर सके अपनी परफॉर्मेंस और अदर कर सके वेरियस स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स से। आगे लिखा है कि रिव्यू जो है, ठीक है ना, उसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो एरियाज जहां पे प्रैक्टिसिंग मेंबर को गाइडेंस की जरूरत है इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ हिज और परफॉर्मेंस, एंड अदर करने के लिए द वेरियस रिक्वायरमेंट्स जो कि एप्लीकेबल है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। देन लास्ट में पीयर रिव्यू प्रोसेस एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मेंबर। इसमें लिखा है कि गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क ऑफ द पीयर रिव्यू प्रोसेस इन द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मेंबर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू। तो ये जो है ये अगर आप नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, ठीक है, बट ये जो दो है ये आपको जरूर लिख के आने हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। उसके बाद में पीयर रिव्यू डेफिनेशन इसके अंदर बोला है कि जो पीयर रिव्यू है वो एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन किस चीज का है, सिस्टम का और अप्रोच का, ऑफ द पीयू बाय अनदर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा इसको करने का, ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफाइंग द एरियाज जहां पे मेंबर को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड एडहेरेंस टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस टेक्निकल स्टैंडर्ड। फोकस इसके अंदर हमारा है कंटीन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर। ये चीज आपको जो है डेफिनेशन अगर आती है तो लिख के आना है। साथ ही में आप ये भी लिख सकते हो कि पीयर रिव्यू क्या करता है, एग्जामिन करता है कि प्रैक्टिस यूनिट जो उसके पास एडिक्वेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है या नहीं है टू कंप्लाई विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ऑफ आईसीएसआई एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस या वर्क जो वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में रैशनले ऑफ पीयर रिव्यू जो इसके अंदर ये चीज आपको मेंशन करके आनी है कि पेरियोडिकली इवैल्यूएट करना क्वालिटी को, सफिशिएंसी ऑफ सिस्टम को, प्रोसीजर को एंड प्रैक्टिसेस को, जिससे कि एक्सीलेंस जो है वो परफॉर्मेंस के अंदर मेंटेन करा जा सके। यानी कि अल्टीमेटली हम ये बोल रहे हैं कि टॉप नॉच जो सर्विसेज है, ठीक है, वो डिलीवर करी जा सके। ये मेन हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इसको अचीव करने के लिए हम पेरियोडिकली क्या कर रहे हैं, क्वालिटी इवैल्यूएट कर रहे हैं, सफिशिएंसी ऑफ सिस्टम देख रहे हैं, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस जो है देख रहे हैं। उसके बाद अथॉरिटी फॉर पीयर रिव्यू, इसके अंदर लिखा है कि काउंसिल ने इशू करा है गाइडलाइंस फॉर पीयर रिव्यू ऑफ अटेस्टेशन एंड ऑडिट सर्विस बाय पीसीएस। ये जो गाइडलाइंस है ये सर्व करती है एज अ मैकेनिज्म, ठीक है, किस चीज के लिए, फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल वर्क ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये जो गाइडलाइंस है ये क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है, एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज एंड गाइड द मेंबर्स इन अ मैनर, जैसे काउंसिल को सही लगता है कि किस तरीके से वो और बेहतर कर सकते हैं। Then to provide guidance in relation to statutory power and obligations with respect to the parties जो involved है peer review में, प्रिस्क्राइब करना स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू एंड प्रोसीजर्स जो अडॉप्ट करे जाएंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू, एंड एस्टैब्लिश करना एक्सपेक्टेड कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू। तो ये चीज जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, इस पे आपको सवाल बन करके आ सकता है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या पीयर रिव्यू के, अभी हमने ऊपर पढ़ी लिए हैं, ठीक है, वही बात दोबारा से लिखिए। एंश्योर दैट इन कैरिंग आउट देयर सर्विसेज पीसीएस ने कंप्लाई करा विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो इंस्टीट्यूट ने लेट डाउन करें, और उसके पास प्रॉपर सिस्टम्स वगैरह हैं फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस या वर्क जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। Peer review directed है towards maintenance as well as enhancement of quality of attestation services and guidance provide करना members को to improve their performance and other to various statutory and other regulatory requirements। तो ये जो है वही सेम पॉइंट्स है, दोबारा से एक जगह से ही आप कर सकते हो, दोबारा करने की जरूरत है। उसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं पीयर रिव्यू के, तो सबसे पहले कंफर्ट प्रोवाइड करता है पीयू को, किस चीज का, क्या उन्होंने अदर करा है टू वेरियस स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्री एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अगर डेफिशिएंसीज पता चलती हैं, ठीक है, तो करेक्टिव मेजर्स वगैरह सजेस्ट करे जाते हैं, और पीयू के पास में एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उन डेफिशिएंसीज को करेक्ट कर सकते हैं, जिससे उनका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या होगा, एनहांस होगा। देन पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट अगर इशू कर दिया जाता है प्रैक्टिस यूनिट के फेवर में, तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है इन द आईज ऑफ द जनरल पब्लिक। देन चाइनीज वॉल एग्जिस्ट करती है बिटवीन पीयर रिव्यू प्रोसेस एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, बिकॉज आपने कोई नॉन कंप्लायंस करा ही नहीं, आप सारी चीजों से कंप्लाई कर रहे हो, सारी चीजों से, ये तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आप फेस नहीं करोगे। क्लाइंट्स जो है पीयू के, उनको बेनिफिट मिलता है फ्रॉम नोइंग कि पीयू इज पीरियडिकली रिव्यूड बाय आईसीएसआई। एंड फर्दर मोर और बेनिफिट्स क्या है, एडिशनल लिमिट आपको मिल जाती है 5 सेक्रेटरियल ऑडिट्स की पर पार्टनर पीसीएस, ठीक है, जो भी पीयर रिव्यूड होते हैं उनके लिए, और एडिशनल लिमिट 5 एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट की इंडिविजुअली पर पार्टनर इन केस यूनिट हैज बीन पीयर रिव्यू। तो ये आपको बेनिफिट्स इसके अंदर याद रखने हैं। उसके बाद में आपको ये बताया हुआ इन्होंने टेबल फॉर्मेट में कि कौन ये वाली सर्विसेज दे सकता है, तो सारी कंपनीज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अप्रैल 1 2023 से
सारी कंपनीज के रिस्पेक्ट में ये जो सर्विसेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ पीयर रिव्यूड जो फर्म है, ठीक है, या पीयर रिव्यूड जो भी है पीसीएस, ठीक है, वही जो है दे सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता, ठीक है, सारी की सारी कंपनीज के लिए, चाहे वो लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, कोई भी कंपनी हो, ये सर्विसेज अगर देंगे तो पीयर रिव्यू वाली दे पाएंगे। कौन कौन सी है? सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर शेड्यूल 5 क्लॉज ई ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, हाफ ईयरली शेयर कैपिटल रिकंसिलिएशन सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 40 सब रेगुलेशन नंबर 9, क्वार्टरली शेयर कैपिटल रिकंसिलिएशन सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन नंबर 76। तो ये आप याद रखिए। उसके बाद इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये सिर्फ पीयर रिव्यू वाले कर सकते हैं। डिलिजेंस रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट अंडर सेबी डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स रेगुलेशन 2021, डिलिजेंस रिपोर्ट फॉर बैंक्स इन केस ऑफ कंसोर्टियम लेंडिंग या मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट, ये सारा काम सिर्फ कौन कर सकता है? पीयर रिव्यू वाले कर सकते हैं। ना उसके बाद में पीसीएस जो उसको मैंडेटरीली अपना पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन करना है जब वो साइनिंग या सर्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर जितनी भी चीजें दी है उनको, तो ये आप याद रखोगे। उसके बाद स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू के अंदर दिया है क्या क्या चीजें जो कौन कौन सी सर्विसेज, अटेस्टेशन और ऑडिट सर्विसेज जिसकी हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी ऑडिट और अटेस्टेशन की सर्विसेज है जो इसके अंदर कवर होती है? एनुअल रिटर्न का सर्टिफिकेशन या साइनिंग, certificates issued under regulation 40 sub regulation 9 of CB LODR, secretarial audit report, annual secretarial compliance report, internal audit reports issued under clause 76 of SEBI depository and participants regulation 2018, certificate issued under regulation number 56, ठीक है, अगर आपको रेगुलेशन याद नहीं होती है तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। compliance certificates issued under clause E of schedule 5 of CB LODR, internal audit of registrar and share transfer agent, internal audit of credit rating agencies, issuance of internal audit certificate for operations of depository participants and half yearly bank ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ये सारा काम जो है पीयर रिव्यू के अंदर आ जाएगा, ये सारी चीजें चेक करी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे ये जो आपको चीज दी है ये वही है जो भी हमने टेबल में पढ़ा है, ठीक है, सेम चीज है जो टेबल में आपने पढ़ा है, तो यहाँ से पढ़ने की दोबारा से जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशंस फॉर पीयर रिव्यू के अंदर लिखा है कि एमपैनल होने के लिए एज अ पीयर रिव्यूअर आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? बी अ मेंबर विद एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज अ सीएस, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये एक्सपीरियंस जो है ये आपका प्रैक्टिसिंग का होना चाहिए, ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में थे और एम्प्लॉयमेंट का भी आपके पास में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप जो है एमपैनल करे जा सकते हो, बात आगे लिखी हुई है, तो ये आपको ध्यान देना है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन करेंटली आप होल्ड कर रहे हो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू बाय द इंस्टीट्यूट, जब आप अप्लाई कर रहे हो एमपैनल होने के लिए तब आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, बट जब एक्सपीरियंस वाली बात आ रही है तब चाहे वो प्रैक्टिसिंग के तौर पे हो या एम्प्लॉय के तौर पे हो, दोनों ही चलेंगे। Then further to be empaneled as peer reviewer, member shall not have, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? Disciplinary action proceedings pending against him during the past 3 years initiated by government regulatory body or statutory body and being convicted by competent court whether within or outside India, ठीक है, दोनों यहाँ पे कवर है, चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर की जो कोर्ट है अगर उसने आपको कन्विक्ट करा है, ठीक है, किसी भी ऑफेंस के लिए जिसमें इन्वॉल्व है मॉरल टर्पिट्यूड एंड विच इज पनिशेबल विद ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट। देन रिव्यूअर का अप्रोच कैसा होना चाहिए? अप्रोच ऑफ द रिव्यूअर जो है वो कर्टियस, प्रोफेशनल, हेल्पफुल होना चाहिए थ्रू आउट द रिव्यू प्रोसेस, वो एप्रिशिएटिव होना चाहिए गुड प्रैक्टिसेस व्हाइल सजेस्टिंग द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, उसको अडॉप्ट करना है कोलैबोरेटिव अप्रोच प्रैक्टिस यूनिट के साथ में ड्यूरिंग द रिव्यू प्रोसेस एंड शुड एंश्योर मिनिमम डिसरप्शन टू द प्रैक्टिस यूनिट ड्यूरिंग द पीयर रिव्यू, he should be able to provide practical insightful comments in a discussion mode as a peer during the review process, try and give value addition to the PU and not merely adopt a tick box approach, and in determining the issues which are subjective, purpose is not to replace PU का opinion with the opinion of the reviewer but to verify the process जो follow करी गई in exercise of judgment by the practice unit, ठीक है, verification of the process will include verification of working papers maintained by the practice unit, तो ये सारी चीजें जो ध्यान में रखना है। अप्रोच पे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीजें लिख करके आनी है। एक्सपेक्टेड क्वालिटीज ऑफ रिव्यूअर के अंदर लिखा है कि रिव्यूअर जो है should be well acquainted with the technical aspects of the attestation services, know the provisions of code of conduct of ICSI, studied various cases, decided on code of conduct of ICSI, get himself herself acquainted with the decision of various courts on cases relating to deficiency in service, be aware of the relevant provisions of the act, ठीक है, चाहे वो CS एक्ट हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, एविडेंस एक्ट हो, आईपीसी हो, have studied the technical standards like secretarial standards, guidance notes, notifications and guidelines जो issue करी है by the council of ICSI, be aware of evolving standards and best practices in the field, be good at drafting written and spoken English, display professional and courteous behavior while on peer review visit, understand his limitations and be clear about what is outside the scope of peer review। देन पीयर रिव्यू की प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको दिया है कि जो रिव्यू है वो किस चीज पे फोकस करेगा? कंप्लायंस विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स पे, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग पे, ऑफिस सिस्टम प्रोसीजर पे विद रिगार्ड टू कंप्लायंस ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर स्टाफ कंसर्न इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। देन टर्म टेक्निकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चीजें आती है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो इशू करे आईसीएसआई ने, कंप्लायंस ऑफ द गाइडेंस नोट्स जो इशू करे आईसीएसआई ने विच आर एप्लीकेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक एंगेजमेंट जिनको आप रिव्यू कर रहे हो, कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ वेरियस रेलेवेंट स्टैट्यूट्स और रेगुलेशंस विच आर एप्लीकेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स बीइंग रिव्यू एंड नोटिफिकेशन डायरेक्शंस जो इशू करे काउंसिल ने ऑफ आईसीएसआई, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। शॉर्ट में अगर बोले तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट, प्रोविजंस, अलग अलग स्टैट्यूट्स और रेगुलेशंस के, और नोटिफिकेशन और डायरेक्शन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ गाइडलाइंस ऑन पीयर रिव्यू पे यहाँ पर लिखा है कि गाइडलाइंस पीयर रिव्यू की अप्लाई होंगी टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जब पीयर रिव्यू इज मैंडेटेड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट या रेगुलेटर, जब पीयर रिव्यू इज रिक्वेस्टेड वॉलंटरीली बाय द पीयू, या पीयर रिव्यू इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सिलेक्शन, या अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ आईसीएसआई, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, काउंसिल ऑफ आईसीएसआई, द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑन एनी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट टू लॉ मे रिक्वायर अ पीयर रिव्यू टू बी कंडक्टेड ऑफ एनी प्रैक्टिस यूनिट। पीयर रिव्यू इज सेड टू बी मैंडेटेड जब काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट या कोई भी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट टू लॉ रिक्वायर्स अ पीयर रिव्यू टू बी कंडक्टेड, ठीक है, जो ये वाला पॉइंट था, ठीक है, ए वाला पॉइंट मैंडेटेड कब होगा?
Then a peer review is said to be requested when a PU requests the peer review board to have itself peer reviewed on a voluntary basis. खुद जाकर के कर रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हमको रिव्यू करवाना है. Peer review is said to be conducted when a peer review is undertaken based on random selection initiated by the peer review board. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये तो इन्होंने गलती से लिख दिया, peer review प्रोसेस आगे. Peer review board खुद चुनता है, ठीक है, कि किस फर्म का जो है peer review करना है, रैंडम सिलेक्शन करता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद आगे आ जाओ आप एम्पैनलमेंट के ऊपर. एम्पैनलमेंट ऑफ पीयर रिव्यूअर के ऊपर लिखा है कि पीयर रिव्यू बोर्ड हैज बीन एम्पावर्ड टू मेंटेन अ पैनल ऑफ रिव्यूअर्स. ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या है तो ये तो हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, दोनों पॉइंट्स जो आगे पढ़े थे हमने, क्वालिफिकेशन वाला और डिस्क्वालिफिकेशन वाला. उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट है बोर्ड एग्जामिन करेगा क्वालिटी ऑफ द रिपोर्ट जो सबमिट करी जाएगी और उसके पास में पावर है रिमूव करने का रिव्यूअर को फ्रॉम द पैनल ऑफ पीयर रिव्यूअर अगर जो रिपोर्ट उसने दी है वो फेल हो जाती है टू मैच द डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स. सिटिंग मेंबर्स जो है काउंसिल के, रीजनल काउंसिल के, सिटिंग ऑफिस बियरर्स जो है मैनेजिंग कमिटी के ऑफ द चैप्टर ऑफ द आईसीएसआई, वो पीयर रिव्यूअर के तौर पे एक्ट नहीं कर सकते जब तक वो अपना ऑफिस खाली नहीं कर देते या छोड़ नहीं देते. ठीक है, जो भी एम्प्लॉयमेंट में अगर आप थे फॉर अ डिकेड, ठीक है, वो भी एम्पैनलमेंट जो है ले सकता है, उसको भी काउंट करा जाएगा टुवर्ड्स दी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. बस कंडीशन क्या है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो तब आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर एम्पैनलमेंट. देन बोर्ड ने प्रिस्क्राइब करा फॉर्मेट फॉर इनवाइटिंग द एप्लीकेशन. ठीक है, इसका पर्पस क्या है, कोलेक्ट करना इंफॉर्मेशन ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ मेंबर, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रैक्टिस एरियाज, जिससे बोर्ड को समझ आता है, ठीक है, वो असेस कर पाते हैं कि कोर कॉम्पिटेंस क्या है एप्लीकेंट की फॉर द एम्पैनलमेंट एज रिव्यूअर. एंड लास्ट में कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करी जा सकती है आईसीएसआई की वेबसाइट से. ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इसके अंदर बोला है कि जो प्रोसेस है पीयर रिव्यू की उसके अंदर रिक्वायर है हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी ऑन द पार्ट ऑफ पीयर रिव्यूअर एंड जो भी उसको ऑथराइज्ड उसका जो भी असिस्टेंट होगा. ठीक है, दोनों के पार्ट पे हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए. जो उसको असिस्ट करेंगे, जो उसको असिस्ट करेगा बेसिकली ड्यूरिंग द रिव्यू, उसके पार्ट पे भी और पीयर रिव्यूअर के पार्ट पे भी. बोर्ड ने प्रिस्क्राइब करा स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इस पर्पस के लिए बिफोर एक्सेप्टिंग टू अंडरटेक अ पीयर रिव्यू. रिव्यूअर जो है, ठीक है, जो भी उसका ऑथराइज्ड असिस्टेंट है उसको क्या करना है, उसको साइन करना है ये स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और भेजना है पीयर रिव्यू बोर्ड को. ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इसको रिन्यू करा जाएगा हर साल. दोस पर्सन जो साइन करते हैं इस स्टेटमेंट को वो खुद को सब्जेक्ट करते हैं टू द सीक्रेसी प्रोविजन इन चीजों को लेके. दे शैल एट ऑल टाइम्स आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट प्रिजर्व एंड ऐड इन प्रिजर्विंग सीक्रेसी विद रिगार्ड टू एनी मैटर जो उनको पता चलता है इन द परफॉर्मेंस और इन असिस्टिंग इन द परफॉर्मेंस ऑफ एनी फंक्शन. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड कंडक्ट ऑफ पीयर रिव्यू. शैल नॉट एट एनी टाइम कम्युनिकेट एनी सच मैटर टू एनी अदर पर्सन, किसी और को बताना नहीं है. एंड शैल नॉट एट एनी टाइम परमिट एनी अदर पर्सन टू हैव एनी एक्सेस टू एनी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट या एनी अदर मटेरियल. ठीक है, जो कि उनके पोजीशन में उनके कंट्रोल में है. ठीक है, नॉन कंप्लायंस अगर करते हो आप सीक्रेसी प्रोविजन से तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा. स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी फिल करा जाएगा बाय द पर्सन जो कि रिस्पांसिबल है फॉर द कंडक्ट ऑफ पीयर रिव्यू, साथ ही में जो उसको असिस्ट करेंगे, तो दोनों को करना है ये चीज. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस पे भी केस स्टडी बन सकती है. ठीक है, उसके बाद में मेथोडोलॉजी टू बी फॉलोड बाय रिव्यूअर. क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है रिव्यूअर को, तो ऑफसाइट रिव्यू. ऑफसाइट रिव्यू में क्या हो रहा है, स्टडी कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को जो पीयू ने दी है क्वेश्चनर के थ्रू. ठीक है, इसकी मदद से हम ऑब्जर्वेशंस वगैरह जो एक लेते हैं अबाउट द पॉसिबल एरियाज जहां पे इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल. ठीक है, टू नोट अदर एस्पेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड इन पर्सनल मीटिंग विद PU. Then on-site review में verification करेंगे information का given by the PU. Test check in respect of attestation assignments handled by PU. Interaction with the staff and trainees of PU should be part of the peer review. And calling for the records in respect of client maintained by PU to verify whether proper system and procedures have been followed. ये सारी चीजें on-site में करी जाएगी. Compliance with peer review guideline में लिखा है practice unit are required to comply with the provisions of peer review guidelines. इसमें सबसे पहले access to records और documents. इसमें लिखा है कोई भी person, ठीक है, जिसके ऊपर ये clause apply होता है, ठीक है, और जिसको लेकर के रिव्यूअर के पास में रीजनेबल बिलीफ है कि उस पर्सन के पोजीशन में या कंट्रोल में कोई भी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट वगैरह है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है जो रेलेवेंट हो सकती है पीयर रिव्यू के लिए, तो वो जो पर्सन है शैल प्रोड्यूस टू द रिव्यूअर या अलाउ हिम और हर एक्सेस टू एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफाइड है बाय द रिव्यूअर और एनी अदर रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट, ठीक है, व्हिच इज ऑफ अ क्लास या डिस्क्रिप्शन जो स्पेसिफाई करे जो उसके पास पोजीशन में या कंट्रोल में, जो कि ऑब्वियसली रिव्यूअर को चाहिए बेसिकली. ठीक है, जो भी वो उससे मांग रहा है या उसके पोजीशन या कंट्रोल में, रिव्यूअर रीजनेबली बिलीव कि ये जो भी जानकारी है क्या है रेलेवेंट है. ठीक है, और कितने टाइम में आपको देना पड़ेगा, जितने टाइम में रिव्यूअर ने आपको बोला है देने के लिए. जितना टाइम रिव्यूअर जो है स्पेसिफाई करेगा विद इन सच टाइम एज द रिव्यूअर में रीजनेबली रिक्वायर, उतने टाइम में आपको वो जो डॉक्यूमेंट है या जो भी आपके पास में रिकॉर्ड्स वगैरह है वो आपको उसके सामने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. Then if so required by the reviewer, allow and provide him such explanation of further particulars in respect of anything produced as the reviewer shall specify. जिन भी चीजों को लेकर के वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता है या फर्दर पर्टिकुलर्स मांगता है वो भी आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे. एंड प्रोवाइड टू द रिव्यूअर ऑल द असिस्टेंस इन कनेक्शन विद द पीयर रिव्यू. ठीक है, जो कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ये आपको जो इसके अंदर ध्यान रखना है. उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया है कि जहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन या मैटर रेलेवेंट टू द प्रैक्टिस यूनिट इज रिकॉर्डेड अदरवाइज देन इन अ लेजिबल फॉर्म, तो आपको वो चीज रिव्यूअर को दोबारा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा उस चीज को. ठीक है, लेजिबल फॉर्म के अंदर, और अगर वो किसी और लैंग्वेज में था तो आपको उसका ट्रांसलेशन भी देना पड़ेगा इंग्लिश में. ठीक है, ऑल्सो इट डिपेंड्स कि यार किसी और लैंग्वेज में, बट पीयर रिव्यूअर इज कंफर्टेबल विद इट तो कोई दिक्कत नहीं. अगर वो ट्रांसलेशन रिक्वेस्ट करता है रिव्यूअर तो आपको प्रोवाइड करना है. ठीक है, then practice unit shall ensure कि reviewer is given access to all the documents relevant to his review no matter which office of the practice unit these documents may be available in. यानी documents जहां पर भी रखें, जिस भी ऑफिस में रखें, ठीक है, उस सब चीजों का आपको क्या करना है, एक्सेस प्रोवाइड करना है पीयर रिव्यूअर को. ठीक है,
उसके बाद लास्ट, प्रैक्टिस यूनिट shall allow the reviewer to inspect, examine or take any abstract या extract from the engagement record or copy therefrom which may be required by the reviewer। ठीक है, तो प्रैक्टिस यूनिट अलाउ करेगा रिव्यूअर को कि वो इंस्पेक्ट एग्जामिन कर सकता है या एक्सट्रैक्ट वगैरह ले सकता है जो भी एंगेजमेंट रिकॉर्ड वगैरह है उसमें से, अगर उसको जरूरत लगती है तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, इस पे आपको क्वेश्चन बन करके आ सकता है। ठीक है, इसमें जो एक सेकंड वाला पॉइंट लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट, वो ये है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज पर्सन जो हम बोल रहे थे उसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, इंडिविजुअल पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, सोल प्रोप्राइटर ऑफ द पीयू टू व्हिच द पर्टिकुलर रिव्यू रिलेट्स, और एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय और हुज सर्विसेज आर एंगेज्ड बाय सच यूनिट। तो ये सब पर्सन के अंदर अगर ये सारे लोग आ रहे हैं तो ये सारे लोग, ठीक है, किस चीज के लिए जो है बाउंड हो जाएंगे, एक्सेस देने के लिए टू रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट पे सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेपरेट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ पीयर रिव्यू, उसके अंदर लिखा है कि कॉस्ट ऑफ पीयर रिव्यू जो है, ठीक है, फॉर द रिव्यूअर और क्वालिफाइड असिस्टेंट को डिसाइड करी जाएगी बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और बॉन्ड करी जाएगी बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट। सेकंड रिव्यू अगर आप करते हो तो सेम रेट अप्लाई होगा जो पहले रिव्यू में अप्लाई हुआ था। ईच ऑफ द ब्रांच ऑफिस अंडर रिव्यू वुड बी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीयर रिव्यू। ठीक है, सबको सेपरेट ट्रीट करेंगे। इफ अ कंपनी आर कंसर्न रिक्वेस्ट द बोर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ पीयर रिव्यू ऑफ इट्स सेक्रेटेरियल ऑडिटर, अगर कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है, कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारा जो सेक्रेटेरियल ऑडिटर है उसका पीयर रिव्यू करवा दो, ठीक है, तो उस केस में बोर्ड ऑब्वियसली इस रिक्वेस्ट को कंसीडर करेगा, लेकिन इसमें कॉस्ट जो होगी पीयर रिव्यू की वो कौन करेगा, जो वो कंपनी या कंसर्न है जो रिक्वेस्ट कर रही है। देन काउंसिल या गवर्नमेंट या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी अगर रिक्वेस्ट करती है बोर्ड को फॉर द कंडक्ट ऑफ पीयर रिव्यू ऑफ एनी प्रैक्टिसिंग यूनिट, द बोर्ड शैल टेक ड्यू कॉग्निजेंस ऑफ सच रिक्वेस्ट, और इस केस में कॉस्ट कौन बियर करेगा, इस केस में कॉस्ट बियर करेगा जो प्रैक्टिस यूनिट है जिसको लेकर के रिक्वेस्ट करी जा रही है। काउंसिल या गवर्नमेंट नहीं करेंगे, रेगुलेटरी बॉडी बियर नहीं करेगी। इन कॉस्ट ऑफ पीयर रिव्यू शैल बी पेड बाय द प्रैक्टिस यूनिट विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस फ्रॉम द पीयर रिव्यूअर। कितने टाइम में कर देना है, 30 डेज के अंदर अंदर जब से इनवॉइस मिल गया। पीरियोडिसिटी ऑफ पीयर रिव्यू में लिखा है कि मैंडेटरीली कैरी आउट करा जाएगा एटलीस्ट वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 5 इयर्स। जो वैलिडिटी होगी पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट की वो होगी 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अगर बोर्ड डिसाइड करता है अदरवाइज तो वो शॉर्टर इंटरवल्स पे भी पीयर रिव्यू करवा सकता है। एंड इन केस पीयर रिव्यू हो जाती है एक फर्म, ठीक है, या प्रैक्टिस यूनिट पीयर रिव्यूड हो जाती है विद इन 2 इयर्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, तो उस केस में जो भी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैलिडिटी होगी ओनली 2 इयर्स। ठीक है, फिर वापस से करवाना पड़ेगा। उसके बाद आगे फिर वही 5 साल वाली चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। बट अगर 2 साल के अंदर अंदर ही आपका पीयर रिव्यू हो जाता है तो जो पहली बार आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस केस में उसकी वैलिडिटी होगी 2 साल। रिव्यू फ्रेमवर्क के अंदर ये चीज लिखी कि अदर करो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को प्लस रिकमेंडेशंस देना उनको फॉर द इंप्रूवमेंट। रिपोर्टिंग जो है इसके अंदर लिखा है ये सेंट्रल एलिमेंट है। ठीक है, जो आपका पीयर रिव्यू की पूरी प्रोसेस है कि प्रोफेशनल जजमेंट प्रोवाइड करना, दिस इज द सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है, रिपोर्ट जो है पीयर रिव्यूअर देता है, इसमें वो क्या करता है, जैसे ही उसका ऑन साइट रिव्यू खत्म हो जाता है वो एक फाइनल रिपोर्ट बोर्ड को देने के पहले एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देता है किसको, प्रैक्टिस यूनिट को। रिव्यूअर रिपोर्ट करेगा ऑन द एरियाज वेयर सिस्टम एंड प्रोसीजर हैज बीन फाउंड टू बी डेफिशिएंट, जहां पर भी डेफिशिएंसी लगी है, नॉन कंप्लायंस लगी है, उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, प्लस इन अराइविंग एट दिस कंक्लूजन रिव्यूअर को जो है ऑब्वियसली एंश्योर करना है कि वो एग्जामिन करे मटेरियलिटी ऑफ द नॉन कंप्लायंस एंड डेफिशिएंसी, कितनी बार ऐसा हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ ओकेजन जब नॉन कंप्लायंस जो है वो हुई है और ओवरऑल इंपैक्ट उसका क्या है क्वालिटी ऑफ अटेस्टेशन सर्विस के ऊपर जो पीयू ने रेंडर करी है। देन उसके बाद क्वेश्चनर फॉर प्रैक्टिस यूनिट, इसके अंदर ये लिखा है कि हर एक प्रैक्टिस यूनिट जो है वो प्रोवाइड करेगी सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीयू टू द रिव्यूअर। ठीक है, किसकी मदद से करेंगे, क्वेश्चनर की मदद से। तो क्वेश्चनर विद द आंसर्स प्रोवाइडेड दे वुड एनेबल द रिव्यूअर टू मेक अ फेयर असेसमेंट ऑफ द की कंट्रोल एरियाज जो पीयू के हैं एंड डिग्री ऑफ रिलायंस जो कि प्लेस करना है ऑन द इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय पीयू। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यस और नो जो है वो करना होता है बस। ठीक है, सम ऑफ द क्वेश्चंस में भी मे रिक्वायर अ लिटिल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़े। इन केस कोई क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, पीयू के लिए, तो वो रिप्लाई कर देंगे बाय राइटिंग नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, अलोंग विद द रीजंस फॉर द सेम। देन अगली चीज है कि जो क्वेश्चनर है वो एक्ट करता है एज अ गाइडेंस टू द पीयू एज टू द बेसिक इंटरनल कंट्रोल मेजर जो कि हर एक प्रैक्टिस यूनिट के पास होने चाहिए। ठीक है, तो उनको पता चल जाता है जब वो क्वेश्चनर के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चनर के अंदर जो क्वेश्चंस फ्रेम करेगा वो इस तरीके से करेगा कि आपको पता चल जाए कि यार इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है इस फॉर्म के अंदर। तो जब आप यस नो करके भेजोगे तो रिस्पॉन्सेस को देख करके हमको समझ में आ जाएगा कि बेसिक जो भी इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, वो है या नहीं है, या अगर वो है तो वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। देन नॉन एग्जिस्टेंस अगर है इंटरनल कंट्रोल मेजर का, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीयू फेल हो गया है, ठीक है, इन एनी एस्पेक्ट रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ सर्विस। स्टिल इट इज डिजायरेबल दैट पीयू हैज इन प्लेस ऑल द इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म। अगर कुछ नहीं भी है आप नॉट एप्लीकेबल कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके यहाँ पे गड़बड़ी चली रही है। इट माइट बी पॉसिबल दैट यू डोंट नीड दैट कंट्रोल, ठीक है, तो वो चीज भी हो सकती है। तो ये चीज है कि आप नहीं है तो ऐसा नहीं मानेंगे, अज्यूम नहीं करेंगे कि आप फेल ही हो गए पूरी तरीके से, ठीक है, क्वालिटी देने में। बट ऑब्वियसली डिजायरेबल है कि यार बेसिक जो इंटरनल कंट्रोल की चीजें हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक जो है ध्यान रखना है आपको। और फिर उसके बाद में ऑल द रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चन जो है वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे बाय द रिव्यूअर एंड हिज टीम एंड नो इन्फॉर्मेशन कंटेंट देयरइन वुड बी शेयर्ड विद एनी थर्ड पार्टी। ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होगी। साथ में ये भी बोले कि रिव्यूअर प्लेसेस अ ग्रेट डील ऑफ रिलायंस ऑन द रिस्पॉन्सेज जो प्रोवाइड करता है पीयू क्वेश्चनर के अंदर, तो इसलिए पीयू को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, जब वो आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस उनको बहुत ध्यान से आंसर करना है। ठीक है, ये आप पूरा क्वेश्चनर में याद रखोगे। फिर रिव्यू प्रोसेस पे आ जाते हैं। रिव्यू प्रोसेस के अंदर प्रिपरेशन, इसमें सबसे पहले क्या होगा, प्रैक्टिस यूनिट को नोटिफाई करा जाएगा राइटिंग में अबाउट एन इंपेंडिंग पीयर रिव्यू एंड उनको क्वेश्चनर भेजा जाएगा फॉर कंप्लीशन। पीयू इज रिक्वायर्ड टू सेंड द ड्यूली फिल्ड क्वेश्चनर टू द बोर्ड। रिटर्न ऑफ कंप्लीटेड क्वेश्चनर कब तक करना है आपको, 15 डेज के अंदर अंदर ऑफ द नोटिफिकेशन। इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज करा जाएगा, ठीक है, जो क्वेश्चनर में आप इन्फॉर्मेशन दोगे उसको यूज करा जाएगा फॉर प्लानिंग ऑफ द रिव्यू। इन एडिशन प्रैक्टिस यूनिट विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द कंप्लीट लिस्ट ऑफ देयर अटेस्टेशन सर्विस क्लाइंट्स फॉर द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच रिव्यू इज बीइंग डन। साथ में प्रैक्टिस यूनिट को जितने भी उन्होंने अटेस्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करे थे उस पूरी लिस्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा।
देन बोर्ड जो है वो सेंड करेगा पैनल ऑफ 3 सजेस्टेड नेम्स ऑफ रिव्यूअर्स, ठीक है, 3 नाम भेजेंगे अलॉन्ग विद देयर ब्रीफ प्रोफाइल्स। प्रैक्टिस यूनिट को अपनी चॉइस कम्युनिकेट करनी है विद इन 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पैनल बाय द बोर्ड। इन केस प्रैक्टिस यूनिट किसी ऐसे पीयर रिव्यूअर को चाहती है जो उसके स्टेट या रीजन के बाहर का हो, ठीक है, और जो बोर्ड ने 3 नाम दिए उसमें ऐसा कोई भी नहीं है, तो प्रैक्टिस यूनिट को एक स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है बोर्ड को टू प्रोवाइड द नेम ऑफ रिव्यूअर्स जो कि आउटसाइड द स्टेट और रीजन हो जहां पे प्रैक्टिस यूनिट का प्लेस ऑफ बिजनेस है। एंड बोर्ड विल सेंड एन असाइनमेंट लेटर। एक बार सब हो गया तो उसके बाद फाइनली बोर्ड क्या करेगा, एक असाइनमेंट लेटर जो है वो भेज देगा टू द सिलेक्टेड रिव्यूअर फॉर हिज और हर कंसेंट। देन उसके बाद प्लानिंग के ऊपर आ जाते हैं। प्लानिंग में जैसे एक्सेप्टेंस होगा पीयर रिव्यू का बाय द सिलेक्टेड रिव्यूअर, पीयू जो उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। Reviewer may also require the PU to provide any other information the reviewer considers necessary to facilitate the selection of a sample of attestation service engagements which are representative of the PU's client portfolio for review। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सैंपल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद सैंपल ऑफ अटेस्टेशन सर्विस एंगेजमेंट में लिखा है फ्रॉम द कंप्लीट अटेस्टेशन सर्विस क्लाइंट लिस्ट, एक इनिशियल सैंपल जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है, पीयू को नोटिफाई कर दिया जाएगा जो भी सिलेक्शन हमने करा होगा इन राइटिंग अबाउट 2 वीक्स इन एडवांस, रिक्वेस्टिंग द रेलेवेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द सिलेक्टेड अटेस्टेशन सर्विसेज क्लाइंट्स टू बी मेड अवेलेबल फॉर रिव्यू। ठीक है, 2 वीक्स इन एडवांस बता देंगे और जो भी हमने सिलेक्ट करे होंगे सैंपल में जिन जिन भी अटेस्टेशन सर्विसेज को, उन अटेस्टेशन सर्विसेज के रिस्पेक्ट में जो भी रेलेवेंट रिकॉर्ड है वो हम उनसे क्या करेंगे, मंगवा लेंगे। Then at the execution stage, initial sample may be reduced to a smaller actual sample for review। जो आपने initial sample बनाया है, ठीक है, उसको आप और कम कर सकते हो, ठीक है, और उसको कंसाइज जो है वो कर सकते हो, एक छोटा आप एक्चुअल सैंपल क्रिएट करोगे जिससे आप ऑन साइट जाकर के रिव्यू कर सको। हाउएवर अगर रिव्यूअर कंसिडर्स कि जो एक्चुअल सैंपल उन्होंने बनाया, स्मॉलर एक्चुअल सैंपल जो भी उन्होंने बनाया वो फेयरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है चीजों को, तो फिर वो और फर्दर सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है कि एक्चुअल सैंपल फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है पीयू के अटेस्टेशन सर्विस एंगेजमेंट्स का, तो वो और फर्दर सिलेक्शन कर सकते हैं, आप इसको ध्यान रखोगे। कंफर्मेशन ऑफ विजिट के अंदर लिखा है कंसल्टेशन विद द पीयू, डेट जो है वो सेट करी जाएगी ऑन साइट रिव्यू के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे आप जिससे कि इनकन्वीनियंस ना हो पीयू को। ठीक है, ऑन साइट रिव्यू की डेट इस तरीके से अरेंज होना चाहिए म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू कि जो ओवरऑल रिव्यू है वो आपका कंक्लूड हो जाए विद इन 60 डेज ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद एग्जीक्यूशन के ऊपर लिखा है ऑन साइट रिव्यू करेंगे सबसे पहले। सो ऑन साइट रिव्यू में पीयर रिव्यू विजिट जो है कंडक्ट करेगा एट द पीयूज हेड ऑफिस और अदर ऑफिशियली नोटेड या रिकॉर्डेड प्लेस ऑफ ऑफिस। कंप्लीट ऑन साइट रिव्यू ऑफ पीयू में टेक 1 or 2 full days depending upon the size of the PU and scope of the peer review based on the assumption that PU concerned has made all the necessary information and documentation available to the reviewer for his review। किसी भी हालत में ऑन साइट रिव्यू जो है वो 3 वर्किंग डेज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनिशियल मीटिंग होगी। इनिशियल मीटिंग में क्या हो रहा है, इनिशियल मीटिंग हेल्ड करी जाएगी रिव्यूअर के बीच में, सोल प्रोप्राइटर पार्टनर के बीच में ऑफ द पीयू, ठीक है, जिसको डेजिग्नेट करा गया टू डील विद द रिव्यू। प्राइमरी पर्पस इस मीटिंग का क्या है, प्राइमरी पर्पस इस मीटिंग का है टू डिस्कस द एजेंडा ऑफ द पीयर विजिट एंड कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ द रिस्पॉन्सेज जो कि क्वेश्चनर में दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन जो है सिस्टम का इन द क्वेश्चनर वो फुली एक्सप्लेन हो सकता है ना करे, रेलेवेंट प्रोसीजर्स को और पॉलिसीज को जो पीयू ने अडॉप्ट करें, तो इस इनिशियल मीटिंग में वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी हमको उस चीज को समझने के लिए चाहिए सिस्टम या प्रोसेसेस को, वो भी हम सीख कर लेंगे। ठीक है, रिव्यूअर के पास में पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ द सिस्टम एंड वो इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो एक प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन कर सके विद रिस्पेक्ट टू एडिक्वेसी एट द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, एडिक्वेसी ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये मीटिंग जैसी आपकी खत्म हो रही है, आपको सारी सिस्टम के बारे में सब कुछ समझ में आ गया है और प्रिलिमिनरीली आप प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन कर सको, ठीक है, कि वो जो सिस्टम है वो कितना एडिक्वेट है, वो कितना सफिशिएंट है। During the meeting, decision can also be taken on the evaluation method and the person in the office जिनको इंटरव्यू करा जाएगा एंड जो अवेलेबल होंगे टू असिस्ट द रिव्यूअर, इस चीज को लेके भी इनिशियल मीटिंग में डिस्कशन करा जा सकता है। कंप्लायंस रिव्यू जनरल कंट्रोल्स का इसके अंदर लिखा है रिव्यूअर कैरी आउट करेगा कंप्लायंस रिव्यू ऑफ द जनरल कंट्रोल एंड इवैल्यूएट करेगा डिग्री ऑफ रिलायंस जो प्लेस करना है उनके ऊपर, किस हद तक रिलाई करना है कंट्रोल्स के ऊपर बेसिकली, बिकॉज इससे ही अफेक्ट होता है अटेस्टेशन सर्विस एंगेजमेंट जो हमको रिव्यू करनी है, कितना ज्यादा बड़ा सैंपल क्रिएट करना है वो इसी बात पे डिपेंड करेगा हम कितना रिलाई कर रहे हैं कंट्रोल्स के ऊपर। तो 5 की कंट्रोल्स कौन से, इंडिपेंडेंस, मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड्स, आउटसाइड कंसल्टेशन, स्टाफ सुपरविजन एंड डेवलपमेंट एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। Practice units are expected to address each of the 5 key control areas। ठीक है, in each key control area supplementary questions और methods को कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, टू एंश्योर कि कंट्रोल्स जो है वो उसी तरीके से आपने मेंटेन करें जैसे कि एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और उसी तरीके से इंस्टॉल और ऑपरेट करे गए जैसा कि एक्सपेक्टेड है। सारे क्वेश्चंस क्वेश्चनायर के में नॉट नेसेसरीली बी रेलेवेंट टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रैक्टिस यूनिट, उनके साइज, नेचर, टाइप ऑफ प्रैक्टिस के कारण, लेकिन प्रैक्टिस यूनिट शुड स्टिल असेस देयर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू असर्टेन कि वो एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे ऑब्जेक्टिव्स अंडर द 5 की कंट्रोल एरियाज एंड रिव्यूअर शुड इवैल्यूएट दीस जनरल कंट्रोल टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रैक्टिस यूनिट। देन सिलेक्शन ऑफ अटेस्टेशन सर्विस एंगेजमेंट्स टू बी रिव्यूड, इसमें लिखा है नंबर ऑफ अटेस्टेशन सर्विस एंगेजमेंट्स टू बी रिव्यूड, कितने आपको रिव्यू करने को इस बात पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ प्रैक्टिसिंग मेंबर्स कितने इन्वॉल्व थे अटेस्टेशन सर्विस एंगेजमेंट में, डिग्री ऑफ रिलायंस जो आपने प्लेस करा है जनरल क्वालिटी कंट्रोल पे एंड टोटल नंबर ऑफ अटेस्टेशन सर्विसेज जो कि अंडरटेक करी गई है बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू। एंगेजमेंट्स जो रिव्यू करे जाएंगे वो हम बैलेंस सैंपल क्रिएट करके करेंगे फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज। अकॉर्डिंगली रिव्यूअर को कंसीडर करना है कि जो एक्चुअल सैंपल है, ठीक है, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ऑफ द पीयूज अटेस्टेशन सर्विसेज क्लाइंट पोर्टफोलियो, तो वो फर्दर सिलेक्शन जो है करे फ्रॉम द इनिशियल सैंपल या फ्रॉम द कंप्लीट अटेस्टेशन सर्विस क्लाइंट लिस्ट। ठीक है, ये उसको एंश्योर करना है।
then reviewer should not undertake peer review of attestation engagements which have been the subject matter of disciplinary proceedings, nor should PU influence the reviewer to select such engagements for peer review. जिनको लेके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है उसको हम रिव्यू नहीं करेंगे और ना ही प्रैक्टिस यूनिट हमको फोर्स कर सकता है कि यार आप इसको रिव्यू करो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर लिखा है रिव्यूअर अडॉप्ट कर सकता है कंप्लायंस अप्रोच या सब्सटेंटिव अप्रोच, ठीक है, रिव्यू करने के लिए जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है विद रिस्पेक्ट टू अटेस्टेशन सर्विस एंगेजमेंट। Compliance approach कब होगा? Compliance approach is to assess whether the proper control procedures have been established by the PU to ensure that the attestation services are being performed in accordance with the technical standard. Practice unit should have procedure and documentation which are sufficient to cover each of the key areas. अगर मेंबर्स की स्मॉलर प्रैक्टिस है तो उस केस में अगर उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव लगते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उसको टेलर कर सकते हैं अपने अटेस्टेशन सर्विसेज डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग, जिससे उनके सर्कमस्टांसेस को वो चीज सूट करे, ठीक है। एंड अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप टेलर करते हो, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स को, तो आपको जस्टिफिकेशन जरूर दे देना इस चीज का किसको, रिव्यूअर को। एंड अगर साइज ऑफ द पीयू स्मॉल या मीडियम है, ठीक है, तो उस केस में कंप्लायंस अप्रोच एप्रोप्रिएट नहीं होगी। इस केस में रिव्यूअर को चूज करना चाहिए सब्सटेंटिव अप्रोच फॉर द कंडक्ट ऑफ रिव्यू। ये आप ध्यान रखोगे, अगर साइज पीयू की स्मॉल या मीडियम है तो वहां पे कंप्लायंस अप्रोच जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, सब्सटेंटिव अप्रोच वहां पर ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगी। सब्सटेंटिव अप्रोच में लिखा है सब्सटेंटिव अप्रोच विल बी एम्प्लॉयड अगर रिव्यूअर चूजेस नॉट टू प्लेस रिलायंस ऑन द प्रैक्टिस यूनिट जनरल कंट्रोल्स एंड इज ऑफ द ओपिनियन की स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लायंस इज नॉट सैटिस्फैक्टरी या नॉट एप्रोप्रिएट इन केस ऑफ स्पेसिफिक पीयू जिसको सिलेक्ट करा गया फॉर पीयर रिव्यू। ये अप्रोच के अंदर आप क्या करते हो, रिव्यू करते हो अटेस्टेशन वर्किंग पेपर्स का इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वेदर द अटेस्टेशन वर्क हैज बीन कैरीड आउट एज पर द नॉर्म्स जो कि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में बताए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा याद रखना है पीयर रिव्यू की प्रोसेस के अंदर सारी चीजें। अब वापस से ये प्रोसेस आपको दी हुई है, ठीक है, सारे वही पॉइंट्स हैं, तो ये दोबारा से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो एक एडिशनल पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम, रिपोर्टिंग वाला, ठीक है। रिपोर्टिंग वाले के अंदर आपको सबसे पहले ये दिया हुआ है कि रिपोर्ट में सबसे पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा रिव्यूअर। तो एट द एंड ऑफ एन ऑन-साइट रिव्यू रिव्यूअर जो है वो बिफोर मेकिंग हिज रिपोर्ट टू द बोर्ड कम्युनिकेट करेगा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू द पीयू। रिव्यूअर को रिपोर्ट करना है ऑन एरियाज जहां पे सिस्टम या प्रोसीजर में डेफिशिएंसी आपको मिली है और जहां पर भी आपको नॉन कंप्लायंसेस वगैरह मिले हैं। पीयू शैल मेक द सबमिशन या रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द रिव्यूअर कंसर्निंग द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को लेकर के पीयू के जो भी सबमिशन या रिप्रेजेंटेशन है वो कब तक दे देने रिव्यूअर को, 15 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट जो है रिव्यूअर की जाएगी, किसको जाएगी, बोर्ड को जाएगी फाइनल रिपोर्ट अलॉन्ग विद कॉपी टू द प्रैक्टिस यूनिट। तो एक कॉपी प्रैक्टिस यूनिट को भी दे देंगे और एक बोर्ड के पास चली जाएगी। इसमें फाइंडिंग्स वगैरह जो भी हमारी उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। फाइनल रिपोर्ट को एग्जामिन इंस्पेक्ट करेगा बोर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लायंस विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, बाय द रिव्यू प्रैक्टिस यूनिट। फाइनल रिपोर्ट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द रिव्यूअर बाय द बोर्ड, ठीक है। मॉडल फॉर्म वगैरह जो है, ठीक है ना, उसमें आपको फाइनल रिपोर्ट कम्युनिकेट करनी है। एक मॉडल बना करके दिया उन्होंने कि फाइनल रिपोर्ट इस तरीके की होनी चाहिए। देन उसके बाद बोर्ड जो है, ठीक है, वो अगर उसको सही लगता है कि यार सारी चीजें सही है तो वो क्या करेगा, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दे देगा किसको, प्रैक्टिस यूनिट को, ठीक है। उसके बाद में बोर्ड जो है या फिर वो क्या कर सकता है, ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, एक तो सिनेरियो हो गया कि यार उन्होंने सबमिट कर दिया, सब कुछ हो गया, अब हमको लग रहा है सब सही है तो हम पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दे देंगे। दूसरा, बोर्ड हैविंग रिगार्ड टू द रिपोर्ट एंड एनी सबमिशंस या रिप्रेजेंटेशंस अटैच्ड टू इट may make recommendations to the PU concerned regarding the application by it of technical standards। कब ऐसा करेंगे, तब हम उनको recommendations देंगे with respect to the application of the technical standards जब हमको लगता है कि review is related to a firm, ठीक है, जहां पर भी review firm से related है, any one or more or all of the partners in the firm may fail to observe, maintain or apply technical standards। In case review is related to a member practicing on his own account, the member may have failed to observe, maintain, apply the technical standards, ठीक है। इस केस में इंस्ट्रक्शंस इशू करे जाएंगे रिव्यूअर को टू कैरी आउट within such period as may be specified in the instruction further peer review with respect to the practice unit and specify in the instruction the matter जिसको लेकर के वो further review आपको carry out करना है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखने पॉइंट्स। बोर्ड विल मेक रिकमेंडेशंस टू द पीयू जहां पर भी बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ द रिव्यूअर इट अपीयर्स की प्रैक्टिस यूनिट हैज सेटिस्फाइड ऑल द की कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जो कि बोर्ड ने डिटरमाइन या प्रिस्क्राइब करे इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस या एडहेरेंस टू द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, लेकिन अभी भी फर्दर इंप्रूवमेंट जो है वो करे जा सकते हैं टू द इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। And based on the report of the reviewer, it appears that the practice unit has satisfied the major key control objectives, but अभी भी कोई weakness जो है वो exist करती है। Practice unit is expected to consider the recommendations for rectifying the weakness, जो भी inform करी जाएगी by the board, and take all the necessary actions to ensure कि सारे key control areas को address करा जाए। फॉलो अप रिव्यू जो है वो भी करा जाएगा जहां पर प्रैक्टिस यूनिट इज नॉट सेटिस्फाइड द बोर्ड की सारे की कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स मेंटेन करे गए, ठीक है। वेयर इन द व्यू ऑफ द बोर्ड डेफिशिएंसीज आर लाइकली टू मटेरियली अफेक्ट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द एंगेजमेंट्स ऑफ द पीयू। इस केसेस में बोर्ड जो है वो क्या करेगा, रिकमेंडेशंस देगा, ठीक है, व्हिच इज एक्सपेक्ट्स कि यार पीयू जो है इंप्लीमेंट करे इन ऑर्डर टू एंश्योर मेंटेनेंस ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड। इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीस रिकमेंडेशंस विल बी एग्जामिन्ड ड्यूरिंग द फॉलो अप रिव्यू। Reviewer shall not communicate any report unless the examination of such report and related records has been made by him, her or by a partner या employee of his or her firm, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, रिपोर्टिंग इंक्लूड करके पूरा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपको दिया ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर। इसके अंदर बोला है कि रिव्यूअर को वेरीफाई करना है whether the PU has adequate office system and procedure in place, however the extent and scale of these systems vary कर सकते हैं यार from one PU to another depending on their size और वो सारी चीज, ठीक है, साइज स्केल ऑफ ऑपरेशंस वो सब आ जाएगा इसके अंदर। रिव्यूअर को पर्टिकुलरली एग्जामिन करना है ये सारे एस्पेक्ट्स को, ठीक है, रिव्यू के दौरान। whether the practice unit has a document management system, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएगी, फाइलिंग सिस्टम, रिकॉर्ड
स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, एंड वेदर द एलोकेशन ऑफ अटेस्टेशन असाइनमेंट्स ट्रेनीज के बीच में जो आप करते हो, ठीक है, वो उनकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रख के आप कर रहे हो नहीं कर रहे, असाइनमेंट्स को प्रॉपर्ली कैरी आउट करा जा रहा है नहीं करा जा रहा, एंड जो अटेस्टेशन सर्विस कैरी आउट करी गई है उसको वेरीफाई करा जाता है नहीं करा जाता बाय द प्रोप्राइटर पार्टनर ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट का क्वालिफाइड असिस्टेंट इन द ऑफिस ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट बिफोर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, तो काम तो कर दिया, वो लोग साइन करने वाले हैं, ठीक है, तो वो साइन करने के पहले उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई करते हैं या नहीं करते हैं। Then उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ द अप्रेंटिस ट्रेनी एंड अदर स्टाफ इन द ऑफिस ऑफ पीयू इज वेरी एसेंशियल, क्यों, क्वालिटी ऑफ द अटेस्टेशन सर्विसेज के लिए, तो इस कॉन्टेक्स्ट में पीयर रिव्यूअर को क्या क्या चीजें एग्जामिन करनी है, अप्रेंटिस ट्रेनीज जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग डायरी मेंटेन करते या नहीं करते टू रिकॉर्ड द वर्क डन एवरी डे, एंड द डायरी इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द प्रोप्राइटर पार्टनर क्वालिफाइड असिस्टेंट ऑफ द पीयू periodically, whether any staff induction process is in place, whether the staff are periodically encouraged to attend any training program or any other capacity building program including in-house mechanism for their professional development, whether the office of the PU is equipped with a library or reference material relating to professional services, and overall decor या appearance office का satisfactory है या नहीं है, ठीक है, इस पे obviously आपको क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और भी आगे भी आ सकते हैं। देन रेफरल ऑफ डिस्प्यूट एंड अपील, इसके अंदर ये लिखा है सबसे पहले लिमिटेशन पीरियड क्या है फॉर रेफरल ऑफ डिस्प्यूट, तो जहां पर भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है पावर ऑफ रिव्यूअर को लेकर के, आप प्रोसेस या कंक्लूजन को लेकर के, ठीक है, आफ्टर द रिव्यू और या किसी भी दूसरे मैटर को लेकर के जो रिव्यू से रिलेटेड है, तो पीयू रिव्यूअर और बोथ में रेफर द डिस्प्यूट इन राइटिंग टू द बोर्ड, एंड वो जो रेफरल है वो उनको करना है विद इन 2 months ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इशू इन डिस्प्यूट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड इन दिस रिगार्ड। जहां पर भी डिस्प्यूट आप रेफर करोगे, बोर्ड को डिसाइड करना है उस डिस्प्यूट को 6 महीने के अंदर अंदर ऑफ द रेफरेंस, एंड कम्युनिकेट करना है अपना डिसीजन जो भी पार्टीज हैं उनको। बोर्ड इशू करेगा डायरेक्शंस रिलेटिंग टू द मैटर इन डिस्प्यूट टू सच पीयू या रिव्यू कंसर्न एंड रिक्वायर सच यूनिट या रिव्यूअर टू कंप्लाई विद देम विद इन 30 days एंड सेंड अ रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ द सेट कंप्लायंस विद इन 15 days ऑफ सच कंप्लायंस। Then where either of the parties are dissatisfied with the decision of the board, वो रेफर कर सकते हैं मैटर को टू द काउंसिल विद इन 2 months इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखोगे, इस चीज से रिलेटेड पॉइंट्स हैं ये जो रेफरल ऑफ डिस्प्यूट है और अपील करना टू द काउंसिल अगर आप बोर्ड के डिसीजन से खुश नहीं हो। उसके बाद क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ये क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के अंदर जो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है सेक्शन 29A एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, इसमें लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बनाएगी जिसके अंदर चेयरपर्सन होगा और 4 और लोग होंगे, चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स उनको अपॉइंट करा जाएगा फ्रॉम अमंग द पर्सन ऑफ एमिनेंस जो और जिनके पास में एक्सपीरियंस होगा इन द फील्ड ऑफ लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटेंसी। 2 मेंबर्स बोर्ड के नॉमिनेट करे जाएंगे बाय द काउंसिल एंड बाकी के 2 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट करे जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फंक्शंस क्या होंगे, तो फंक्शंस में लिखा है सबसे पहले रिकमेंडेशंस देना काउंसिल को विद रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, रिव्यू करना क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड करी गई है बाय द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग सेक्रेटरियल ऑडिट सर्विस, एंड टू गाइड द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड एडहेरेंस टू वेरियस स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद 29C में लिखा है कि बोर्ड की जो भी मीटिंग्स वगैरह होंगी, ठीक है, और जो भी प्लेस वगैरह होगा, टाइम होगा, ये सब जो है स्पेसिफाइड होगा, एंड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी चेयरपर्सन मेंबर की या उनके जो भी अलाउंसेस वगैरह होंगे वो भी स्पेसिफाइड होंगे। एक्सपेंडिचर जो भी होगा बोर्ड का वो किसको उठाना है, जो काउंसिल इंस्टीट्यूट की उसको उठाना है। इसके बाद गाइडेंस मैनुअल ऑन क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड अटेस्टेशन सर्विस, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव बताया आपको पहले मैनुअल का, टू गाइड द सीएस टू एस्टैब्लिश पॉलिसी प्रोसीजर एंड सिस्टम टू मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी इन द असाइनमेंट अंडरटेकन बाय देम, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो प्रोवाइड करे रीजनेबल एश्योरेंस की फर्म और उसके पर्सनल कंप्लाई कर रहे हैं टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स से एंड एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स से, एंड रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द फर्म या एंगेजमेंट पार्टनर वो एप्रोप्रिएट है एज पर द सर्कमस्टांसेस। गाइडेंस मैनुअल जो क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड अटेस्टेशन सर्विस पे ये क्रिएट करा गया, ठीक है, ये किससे डील कर रहा है, ये डील कर रहा है विद द फर्म्स रिस्पांसिबिलिटीज फॉर इट्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट्स एंड रिव्यूज एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। तो क्या रिस्पांसिबिलिटी है आखिर आपकी उस सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के, वो भी आपको बता रहा है। उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल की बात करिए, ठीक है, दोनों चीज आ जाती है किसमें, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। अब क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर क्या आता है, क्वालिटी एश्योरेंस इंक्लूड्स गाइडलाइन फॉर प्रैक्टिस एंड प्रिवेंशन, ठीक है, तो आपको क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल कि दोनों के ऊपर नोट लिखने को आ सकता है या ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो भी आपको नोट ही लिखना है। तो क्वालिटी एश्योरेंस का मेन फोकस है प्लानिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड अग्रीइंग ऑन अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जो कि जरूरी है टू एश्योर क्वालिटी व्हिच आर इशूड बाय वेरियस रेगुलेटर्स ऑन टाइम टू टाइम, जैसे कि इंस्ट्रक्शन किट इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्म्स। नॉर्मली जो क्वालिटी एश्योरेंस गाइडलाइन है वो प्रोवाइड करती है डूज एंड डोंट्स, इंस्ट्रक्शंस, वेरिफिकेशन मेथोडोलॉजी, पॉसिबल एरर्स एंड डिफेक्ट अलोंग विद द रेमेडियल एक्शन जो उसके लिए आप ले सकते हो। पर्पस जो है, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस का वो है टू प्रिवेंट द डिफेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द सिस्टम। सो अगर इसको ध्यान में रख करके हम क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस इज अ प्रोएक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड इट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ टूल ऑफ रिस्क मिटिगेशन। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स आपको इसके अंदर ध्यान रखने हैं कि इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले, देन उसके बाद में एग्जांपल इंस्ट्रक्शन किट वाला, ठीक है, ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डूज डोंट्स, इंस्ट्रक्शन, वेरिफिकेशन मेथोडोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। पर्पस क्या है और क्या है ये, तो प्रोएक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस
एंड टूल ऑफ रिस्क मिटिगेशन। देन उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, इसमें लिखा है क्वालिटी कंट्रोल कैन बी रेफर्ड एज द एग्जामिनेशन ऑफ आउटपुट, जो फाइनल आपका आउटपुट है वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपने सेट करा था कि इस क्वालिटी का होना चाहिए, उस क्वालिटी का है या नहीं है, तो आप एग्जामिन कर रहे हो आउटपुट का इसके अंदर, ठीक है। जैसे टाइम इन्वॉल्व, नंबर ऑफ रीसबमिशंस, डेफिशिएंसी, कॉस्ट, मैन पावर, एक्सपर्टीज एंगेज। क्यूसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं आउटपुट का इन कन्फर्मेंस टू द डिजायर्ड क्वालिटी लेवल, जो हम चाहते थे अचीव करना। दिस मींस टू चेक द डिलीवरी अगेंस्ट द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ध्यान रखोगे आप। उसके बाद आईसीएसआई का गाइडेंस मैनुअल आपको दिया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ के चले जाते हैं, बट इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते हैं, ठीक है, वो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर जो है ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रोप्राइटर ऑफ द एंटिटी या पार्टनर ऑफ द फर्म शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी मेंटेनेंस एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। जिसको लेकर के रिकमेंडेड फीचर्स क्या क्या है, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उसको लेकर के क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले उनको कम्युनिकेशन करना है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर का सभी टीम मेंबर्स को। एस्टैब्लिश करना एक प्रोसेस जो एनकरेज करेगी पर्सनल को कि वो कम्युनिकेट कर सके उनके व्यूज और कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल मैटर्स। क्लियरली एस्टैब्लिश करना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोप्राइटर ऑफ द एंटिटी के और पार्टनर्स ऑफ द फर्म के और दूसरे सीनियर पर्सनल की विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल। प्रमोशन ऑफ एन इंटरनल कल्चर ऑफ क्वालिटी, demonstration of the firm's overriding commitment to quality, addressing the performance evaluation, compensation and promotion, ensuring possession of appropriate qualification, experience and ability and authority of those जिनको की responsibility हमने दी है for quality control। क्या हमने responsibility तो दे दी, बट उनके पास में appropriate qualification, experience, ability और authority है, जिससे वो जो responsibility हमने उसको उनको दी है, ठीक है, उसको discharge कर पाएंगे। देन उसके बाद ये एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, ठीक है। ऊपर वाले जो पॉइंट्स है ना, वही के वही आपको लिखने हैं, बस डॉक्यूमेंटिंग लगाना है। जैसे डॉक्यूमेंटिंग क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटिंग सर्कुलेटिंग पॉलिसी प्रोसीजर वेयर बाय इंडिविजुअल एम्प्लॉइज पर्सनल कैन कम्युनिकेट देयर व्यूज या कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल मैटर। डॉक्यूमेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर या अदर सीनियर पर्सनल फॉर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। जो ऊपर वाले पॉइंट्स है उसमें आगे डॉक्यूमेंटिंग लगा देना है। डॉक्यूमेंटिंग सर्कुलेटिंग रेलेवेंट प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर क्वालिटी कंट्रोल, डॉक्यूमेंटिंग द फर्म्स रिक्वायरमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, अथॉरिटी, जिनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। देन उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है 8 वाला, फर्म और उसके पार्टनर या टीम लीडर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द असाइनमेंट शुड असिस्ट द इंडिपेंडेंस। जो भी फर्म पार्टनर टीम लीडर रिस्पॉन्सिबल असाइनमेंट के लिए, उसको असिस्ट करना चाहिए इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स जो अप्लाई होती है उस असाइनमेंट के केस में। इसको लेकर के क्या क्या पॉलिसी इश्यूज है, सबसे पहले पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो है वो बनाया जाना चाहिए टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस कि फर्म और उसके पर्सनल, ठीक है, या बाकी सारे लोग भी दे आर सब्जेक्ट टू द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, पूरे सब पर्सनल जो भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, स्टाफ वगैरह जो भी काम कर रहा है, ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस पॉलिसीज क्या है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप जो कि थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं इंडिपेंडेंस को। पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू एंश्योर कंप्लायंस विद द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। रिक्वायरमेंट फॉर द पर्सनल टू प्रॉम्प्टली नोटिफाई द फर्म ऑफ सर्कमस्टांसेस या रिलेशनशिप जो क्रिएट करे थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस, जिससे कि एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। Processes in place to evaluate the appropriateness of undertaking non-assurance services for audit clients. Then policies concerning fees and pricing, disciplinary procedures regarding non-compliance with the independence policies and procedure, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आप इसके अंदर से कर सकते हो इंडिपेंडेंस को लेकर के। इंटीग्रिटी के अंदर ये लिखा है कि इंटीग्रिटी के रिस्पेक्ट में ये फॉलोइंग एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे क्लाइंट को लेकर के, ठीक है। क्लाइंट की इंटीग्रिटी क्या है, अगर वो चेक करना है आपको तो आप क्या क्या चीजें देखोगे। तो आइडेंटिटी, बिजनेस रेपुटेशन एंड एटीट्यूड कैसा है, जो भी ओनर्स हैं या जो भी केएमपी वगैरह है। नेचर ऑफ द क्लाइंट्स ऑपरेशन इंक्लूडिंग इट्स बिजनेस प्रैक्टिस। एटीट्यूड कैसा है मैनेजमेंट का टुवर्ड्स द कंप्लायंस ऑफ वेरियस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और इंटरनल ऑडिट। लिमिटेशंस सजेस्टेड या इम्पोज्ड ऑन द स्कोप ऑफ वर्क। रीजंस फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म, ठीक है। तो ये सब देखा जाएगा इंटीग्रिटी चेक करने के लिए। देन उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में बोला है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जरूरी है फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट टू द एथिकल प्रिंसिपल्स। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, तो पर्सनल को अवेयर करना ऑफ द फर्म्स एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग पर्सनल विद द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, हेल्पिंग द पर्सनल अंडरस्टैंड एडवांसमेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी, एक्सप्लेनिंग द पर्सनल इन क्लियर टर्म्स कि अगर फेल होते हो आप कंप्लाई करने में विद द फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर तो उसके कारण आपको डिसिप्लिनरी एक्शन फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद इवैल्यूएट अगर करना है परफॉर्मेंस, ठीक है, तो इवैल्यूएट करने के लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स जो है वो देखे जाएंगे। सबसे पहले ओवरऑल क्वालिटी हर एक असाइनमेंट की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो आपने दिया था एंगेजमेंट पार्टनर को। एंगेजमेंट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी थ्रू द यूज ऑफ मैनुअल या सॉफ्टवेयर टूल्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। देन सुपरविजन क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्किंग किस तरीके से करी गई ओवरऑल, ठीक है, एंगेजमेंट के दौरान। रिव्यू बाय मोर एक्सपीरियंस पर्सनल इंक्लूडिंग द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ वर्क परफॉर्म बाय लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स, तो जो लेस एक्सपीरियंस वालों ने काम करा है उसको ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले लोग रिव्यू करें। And policy and procedure for the assembly of final engagement files on a timely basis after the reports have been finalized। एक बार रिपोर्ट्स वगैरह सब फाइनलाइज हो गई उसके बाद में जो भी फाइल्स होती हैं, ठीक है, उनको अरेंज करना ऑर्गेनाइज मैनर में, ठीक है ना, तो वो कितने टाइमली बेसिस में हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी जब आपको इवैल्यूएट करना है कि यार परफॉर्मेंस किस तरीके की है।
देन मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉइज एंड परफॉर्मेंस प्रोसीजर, इसके अंदर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे स्कोप और कंटेंट ऑफ द फर्म्स मॉनिटरिंग प्रोग्राम, determine करेंगे मॉनिटरिंग प्रोसीजर जो कि नेसेसरी है टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म्स अदर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, determine करना ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिपेयर करना इंस्ट्रक्शंस एंड रिव्यू प्रोग्राम्स फॉर यूज इन कंडक्टिंग द मॉनिटरिंग एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड करना गाइडलाइंस फॉर द एक्सटेंट ऑफ वर्क एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट्स फॉर रिव्यू। ठीक है, देन उसके बाद एस्टैब्लिश करना फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ मॉनिटरिंग एक्टिविटीज एंड एस्टैब्लिश करना प्रोसीजर टू रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट जो अराइज हो सकते हैं बिटवीन द रिव्यूअर एंड एंगेजमेंट या मैनेजमेंट पर्सनल। तो ये सारी चीजें जो आप ध्यान रखोगे जब आपको मॉनिटर करना है एम्प्लॉय और परफॉर्मेंस प्रोसीजर को। ठीक है, इन सब पे क्वेश्चन बन करके आ सकता है, आपको पहले भी आए हुए हैं क्वेश्चन। रिपोर्टिंग एंड करेक्टिव मेजर में लिखा है कि रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जनरल फाइंडिंग्स एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट पर्सनल के साथ, डिस्कस करेंगे फाइंडिंग्स ऑन द सिलेक्टेड एंगेजमेंट्स विद द एंगेजमेंट मैनेजमेंट पर्सनल, रिपोर्ट करेंगे जनरल सिलेक्टेड एंगेजमेंट फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस देंगे टू द फर्म्स मैनेजमेंट टुगेदर विद द करेक्टिव एक्शन जो कि लिए जा सकते हैं, प्लान करे जा सकते हैं, determine that planned corrective actions were taken, ये इंश्योर करना कि जो भी प्लान कर गए थे वो एक्चुअली में इंप्लीमेंट भी करे गए हैं, and determine the need for modification of quality control policies and procedure in view of the results of monitoring activities and other relevant matters। देन उसके बाद स्टैब्लिश करना है प्रोसीजर्स फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स एंड फॉर देयर अप्रूवल एज क्लाइंट्स। तो इसमें क्या क्या प्रोसीजर इंक्लूड करेंगे, ऑब्टेन एंड रिव्यू द एप्लीकेबल सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स, एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिटर्न मिनट्स बुक एंड आरओसी रिटर्न्स या हाँ आरओसी रिटर्न्स वगैरह रिगार्डिंग द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। ठीक है, तो उनसे ये जानकारी ले लेंगे सारी। इंक्वायर करेंगे थर्ड पार्टी से, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट एंड इट्स मैनेजमेंट जिसका की बियरिंग हो सकता है ऑन इवैल्यूएटिंग द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। कम्युनिकेट करेंगे आउटगोइंग कंपनी सेक्रेटरी के साथ। कंसिडर करेंगे सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर हो सकता है कि हमको स्पेशल अटेंशन जो है वो देना पड़े बिकॉज ऑफ द अनयूजुअल रिस्क जो कि एग्जिस्ट करती है उसके अंदर असाइनमेंट के अंदर। इवैल्यूएट करेंगे फर्म का इंडिपेंडेंस और उसका एबिलिटी टू सर्व द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। ठीक है, फर्म की खुद की इंडिपेंडेंस क्या है और क्या वो सर्व कर पाएंगे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को। एंड डिटरमाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट वुड नॉट वायलेट द कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ये इंश्योर करना कि अगर हम क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे हमारा जो प्रोफेशनल एथिक्स का कोड है वो वायलेट नहीं होगा। तो ये भी आपको सवाल आ सकता है यार। ठीक है, ये मेरे को और ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जो होगा उसको आप कैसे इवैल्यूएट करोगे जब आपको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद में ये प्री कंडीशंस वाला जो पॉइंट है बीच के कुछ चैप्टर्स है वहां पर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट वो इस चैप्टर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद अग्रीमेंट ऑन एंगेजमेंट टर्म्स, उसके अंदर क्या क्या होता है ये ऑलरेडी आगे दिया हुआ है। ठीक है, एंगेजमेंट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर तो यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। क्राइटेरिया फॉर डिक्लाइनिंग विड्रॉइंग भी आगे वाले चैप्टर्स में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। तो इतने ही पॉइंट्स जो आपको करने हैं। अगर आपने ये पहले नहीं करे तो मेरा सजेशन आपको सिर्फ ये है कि आप जो मैंने अभी बोला है ना बस उसको एक दो बार सुन लेना तो भी आप लिख पाओगे। ठीक है, तो ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है कि यार ये तो मैंने पहले करा ही नहीं है, मैंने तो छोड़ दिया था। ठीक है, अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो कि बाकी सारा आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, जो भी इस चैप्टर का पोर्शन है, फिर जो ये गाइडेंस मैनुअल के अंदर जो भी बातें लिखी हुई हैं इसको आप लास्ट में एक बार इसी वीडियो से, ठीक है, 2-3 बार भी अगर सुन लोगे आगे पीछे करके तो भी जो है काम आपका हो जाएगा। ठीक है, आप लिख लोगे एग्जाम के अंदर। फिर ये सब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का आपको ये दिया हुआ है टेम्पलेट वगैरह, बट ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये है आपका पूरा चैप्टर नंबर 17।